हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हेलो हाँ जी, तो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करिए। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले अभी हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पार्ट्स में करने वाले हैं, दैट इज़ एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न। 3 पार्ट्स में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग का रहेगा वो हमारा पहला पार्ट, दैट इज़ एंशियंट हिस्ट्री रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, अगर सारी चीज़ें प्रॉपर हैं एकदम तो। सर, करंट अफेयर मैगज़ीन और आई बी सी आई ओ, करंट अफेयर का मैगज़ीन बन रहा है। ठीक है, आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। ओके सर, बिना ब्रेक के ख़त्म कर दीजिएगा, बिल्कुल इसमें कोई ब्रेक वेक नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने बस बाकी सब्जेक्ट्स में बताया था आपको स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज़ द न्यू चेंज ऑफ पैटर्न जो उस सब्जेक्ट में देखने को मिला है। जैसे अगर मैं बात करूँ एशियन हिस्ट्री में, तो क्या नया चेंज ऑफ पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, सिर्फ अगर मैं पूरी हिस्ट्री की बात करूँ, सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री की ना बात करके मैं पूरी अगर हिस्ट्री की बात करूँ, तो यहाँ पर जो चेंज देखने को मिला है दैट इज़ कि मेडिवल हिस्ट्री जो है, ठीक है, मेडिवल थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आए एज़ कम्पेयर टू एंशियंट। एंड देन मॉडर्न, थोड़ा सा मॉडर्न से क्वेश्चंस कम हो चुके हैं, जैसा कि ये मैं आपको बता रहा हूँ जो सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम में जैसी चीज़ें आई हैं उस बेसिस पे। ठीक है, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो चाहे स्टेनो, उसके बेसिस पे। तो मेडिवल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, एंड दैट टू वो भी स्पेसिफिक टॉपिक से, जैसे दिल्ली सल्तनत वगैरह से, एंड देन एंशियंट से, एंड देन मॉडर्न से। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बैक ऑफ द माइंड में रख के चलूँगा कि भाई किस पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बने, तो जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो जैसे आपका वैदिक एज से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा इसी से बने हैं, मतलब ऐसा वैदिक एज से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद टेम्पल जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर, उससे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, वैदिक एज हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, एंड थोड़ा बहुत जो आपका ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, उससे क्वेश्चंस बने। और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास, जिसके पास फैट मैन है, उसमें दी हुई हैं। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो उन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी ओवरऑल हम कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री का यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टोन एज पढ़ेंगे। अच्छा, स्टोन एज क्या है? तो पहली बात तो ये कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको हम अगर देखें तो
या फिर हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हिस्ट्री है क्या, तो हिस्ट्री है एक्चुअल में जो रिटर्न हमें, एक सेकंड रुको, जहाँ जो हमें रिटर्न एविडेंसेस के बारे में जहाँ से पता चलता है, जहाँ पे कुछ लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, उसको हम हिस्ट्री में काउंट करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टोन एज की, तो स्टोन एज को हम हिस्ट्री का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो स्टोन एज को क्या मानते हैं, स्टोन एज को स्टोन एज मानते हैं। स्टोन एज है क्या, तो स्टोन एज वो है जहाँ पे लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे, ठीक है। देखो सिंपल ये है कि एक होता है हमारा प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्री, ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल जो टाइम है, और ये जो डिवीजन है दैट इज स्टोन एज, ठीक है। एंड देन उसके बाद ब्रॉन्ज एज एंड देन आयरन एज, 3 एज में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो स्टोन एज पढ़ते हैं जहाँ पे ह्यूमन स्टोन्स का यूज़ करते थे, देन हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज एज के बारे में, ठीक है, एंड देन हम पढ़ेंगे आयरन एज के बारे में। अभी जब टीसीएस एग्ज़ाम लेता था तो एक क्वेश्चन बना था यहाँ पे, एंड दैट वाज कि ये क्लासिफिकेशन दिया किसने था, जो क्लासिफिकेशन है स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज का, ये दिया किसने था। इट वाज गिवन बाय सीजे थॉमसन, ठीक है। किसने दिया था ये क्लासिफिकेशन, सीजे थॉमसन। तो अगर कभी पूछ लेता हूँ तो स्टोन एज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। स्टोन एज में हमें 3 एजेस पढ़नी है, पीलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। पीलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। पीलियोलिथिक का मतलब है, पीलियो का मतलब है ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन। उसी तरह मीज़ो की अगर बात करेंगे तो मीज़ो का मतलब है मिडिल और लिथिक का मतलब है स्टोन, ठीक है। एंड सिमिलर गोज यहाँ पे, नियो का मतलब है न्यू एंड लिथिक का मतलब है स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब ये बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, कैसे हमने बोल दिया ये ओल्ड है, ये मिडिल है, ये न्यू है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे, अगर मैं स्टोन एज बोल रहा हूँ तो स्टोन एज का मतलब ये है कि वो सबसे पहले टाइम पीरियड, जहाँ से सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने कल ही ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था, याद हो अगर आपको तो, प्लेस्टोसीन एरा, होलोसीन एरा, याद है आपको, कुछ याद आ रहा है। तो पीलियोलिथिक जो है, सबसे पहले जो ह्यूमंस हमें देखने को मिले, जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो पीलियोलिथिक से स्टार्ट होती है, वो पीलियोलिथिक से स्टार्ट होती है, ठीक है। देन वो मीजोलिथिक में आते हैं जहाँ पे लोग स्टोन्स का भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अलग टाइप का। देन नियोलिथिक में थोड़ा अलग टाइप का स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पीलियोलिथिक को देखते हैं, ठीक है। पीलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। वैसे तो अगर मैं बात करूँ पीलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है, तो जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, मैं मान लेता हूँ 5 लाख BC। अब BC का मतलब क्या होता है, BC का मतलब आपको पता होगा कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले की बात कर रहे होते हैं हम। जैसे अगर मैं 5 लाख BC बोलता हूँ तो उसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 5 लाख साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 1000 BC बात कर रहा हूँ मतलब उसका, उनके जन्म से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 5 लाख BC में अगर यहाँ पर रख दूँ, या फिर जब से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तब से लेकर रफली आप ये मान के चलो 10,000 BC, ठीक है, 10,000 BC, इसको हम रखते हैं पीलियोलिथिक में। अब पीलियोलिथिक को भी हम फर्दर वैसे डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं बात करूं पीलियोलिथिक को, तो पीलियोलिथिक को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, एक तो लोअर पीलियोलिथिक बोलते हैं, ठीक है। देन हम बोलते हैं एक मिडिल पीलियोलिथिक, एंड फिर आता है हमारा अपर पीलियोलिथिक, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं पीलियोलिथिक का, लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है। इसमें भी फर्दर वही टाइम पीरियड का ही खेल होता है। यहाँ 5 लाख से 50,000, यहाँ 50,000 से 40,000 और यहाँ 40,000 से लगभग 10,000 BC, ठीक है। अब उतना ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कभी पूछा है नहीं ना, तो पहले पूछा था ना, अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा एग्ज़ाम को ध्यान में रख के चलूँगा। अब यहाँ पर जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ है वो थोड़ी सी साइट्स हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो, और दूसरी चीज़ कि मिडिल जो स्टोन एज है यहाँ पे फ्लेक्स का यूज़ होता था, फ्लेक टेक्नोलॉजी। अब फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो फ्लेक कुछ इस तरह से होते हैं जो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो थोड़ा बहुत। तो फ्लेक इस तरह से होते हैं कि भाई जैसे बड़े बड़े पत्थर का यूज़ होता था पहले, फिर उन्होंने क्या किया, पत्थर में पत्थर मार के थोड़ा सा उसको शार्पी बनाया, शार्पी एज बनाया, तो उसी को हम फ्लेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो अगर पूछ लेगा तो फ्लेक टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, मिडिल पीलियोलिथिक में है, सिंपल, ठीक है। अब साइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो साइट्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो ये सोन वैली है, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक दिखाई नहीं गई है, ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत पड़ता है, यहाँ पे आपकी सोन वैली, ठीक है, ये सोन वैली। देन उत्तर प्रदेश में आपकी पड़ेगी बेलन वैली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आती है आपकी बेलन वैली। ये सब आपकी पीलियोलिथिक साइट है। एंड ये जो मैं सोन वैली और बेलन वैली की बात करूँ, ये लोअर या फिर अर्ली पीलियोलिथिक में आती हैं ये, ठीक है। पहलगाम जहाँ पर अभी अटैक हुआ कश्मीर में, ठीक है, वो
ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये पटने आपको दिख रहा होगा, पटने में ही सबसे पहले जो है ऑस्ट्रिच के एविडेंस मिलते हैं यहीं पे, ठीक है। ऑस्ट्रिच एविडेंस सबसे पहले पटने महाराष्ट्र से ही मिलते हैं। समझ में आई बात आपको। देन यहाँ पर आपको एक दिख रही होगी भीमबेटका। ये भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। सबसे पहली जो भारत में रॉक कट केव पेंटिंग्स मिली, ये गुफा में पेंटिंग्स मिली, वो भीमबेटका ही में मिली। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका, ठीक है। तो भीमबेटका ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आपका। क्लियर है यहाँ तक? वैसे तो और भी हैं साइट, जैसे कि इनाम गांव हो गया, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। डिडवाना आप देख पाओगे, ये डिडवाना राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? पीलियोलिथिक साइट, जहाँ से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज के लोग रहते थे, ठीक है। क्लियर है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस तरह से यहाँ पर जैसे फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, तो यहाँ पर लोग फ्लिंट स्टोन का यूज़ करने लगे थे, ठीक है। फ्लिंट स्टोन मतलब थोड़ा सा और पतला स्टोन अब यहाँ पे यूज़ होता था। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो अपर पिलोलिथिक है, इट कोइंसाइडेड विद द होलोसीन एरा। होलोसीन का मतलब होता है द वार्मर फेस, प्लेस्टोसीन मतलब होता है आइस एज। तो आइस एज मतलब जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर हुआ करता था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और यहीं पे ध्यान रखना एवोल्यूशन होता है मॉडर्न मैन का, ठीक है। यहीं से मतलब एक तरह से जो होमोसेपियंस हैं वो यहीं से एक तरह से इवॉल्व हो गए थे पूरी तरीके से होमोसेपियंस क्या है? तो एवोल्यूशन, पूरा मैन का जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें जो आखिरी प्रजाति जो हम लोग हैं वो होमोसेपियंस है, ठीक है। होमोसेपियंस हैं, मतलब इससे पहले होते थे नेदरलैंडियंस, उससे पहले तो होमो, उससे पहले तो था होमो इरेक्टस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसको हम पीरियड ऑफ होमोसेपियंस बोलते हैं, जो अपर पिलोलिथिक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्लियर है। वैसे होमो इरेक्टस जो है, जो मतलब होमो सेपियन से पहले हुआ करता था, उसका यहाँ पे जो ये हथनोरा करके जगह पड़ती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक स्कल भी मिलता है। स्कल मतलब जो खोपड़ी होती है वो भी यहीं से मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे जैसे भीमबेटका की रॉक कट केव पेंटिंग है, तो भीमबेटका, ये जो भीमबेटका है, इसकी डिस्कवरी करी किसने थी? तो ये ध्यान रखना, इसकी डिस्कवरी करी थी वीएस वाकांकर ने। वीएस वाकांकर ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ओके। अब आते हैं मीजोलिथिक एज में। मीजोलिथिक का मतलब क्या है? मिडिल स्टोन एज है। टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो वही लगभग, देखो टाइम पीरियड अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। मैं पहले ही बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली तो कहीं पे भी नहीं ना कि भाई ये मीजोलिथिक का मतलब मीजोलिथिक एज होगी, इस टाइम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन रफली एक टाइम पीरियड कंसिडर कर लिया जाता है। हमें ये देखना होता है कि एग्जामिनेशन में हमारा क्या पूछा गया है। तो जैसे एसएससी की अगर बात करें तो वो 12,000 से 10,000 अभी तक जो माना है उसने, जो पहले वेंडर था उसमें, ठीक है। लेकिन आप रफली आप वही कंसिडर कर सकते हो 12,000 से लेके लगभग मैं बोल सकता हूँ 12,000 से लगभग 8,000 तक या 7,000 तक, ठीक है। 12,000 से लेके 7,000 BC तक। लेकिन मैं आपको बता दूं जो अभी तक एसएससी ने कंसिडर किया वो 12,000 से 10,000 कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर बात करें मीजोलिथिक एज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हमें मीजोलिथिक साइट्स देखने को मिली हैं। तो जैसे डिडवाना राजस्थान है, बागोर है राजस्थान में, ठीक है। और गुजरात में है आपकी दो, एक तो है लंगनाज, ठीक है, लंगनाज है, और महसाना पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। लंगनाज है और यहाँ पर महसाना है, ठीक है। भीमबेटका भी आती है इसमें, ध्यान रखें। भीमबेटका पिलियोलिथिक में भी था और यहाँ मीजोलिथिक में भी आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका और आदमगढ़ जो आपके मध्य प्रदेश में है। देन ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको चौपानी मान मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ये बेलन वैली के पास पड़ता है ये, ठीक है। और ये हुंसगी आपका कर्नाटक में, नेवासा महाराष्ट्र में। हुंसगी ध्यान रखना है कर्नाटक में, और एक यहाँ यहीं पे पड़ता है संगनाकल्लू, ठीक है। क्या पड़ता है? संगनाकल्लू। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि मीजोलिथिक एज से मिडिल स्टोन एज से एसोसिएटेड है। देन अगर बात करेंगे न्यूलिथिक की, न्यूलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन एज, और इसके टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो जहाँ से आपका ख़त्म होता है दैट इज़ लगभग वही 7,000 BC से लेके 1000 BC। ध्यान रखना BC में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये टाइम कम होता है, यानी कि जीसस के जन्म से 7,000 साल पहले से लेके 1,000 साल पहले तक, ठीक है। अब यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पर अब लोग पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ करने लगे थे, ठीक है।
पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ करते थे अभी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूलिथिक। तो वही है कि कैसे अलग है पीलियोलिथिक मीज़ो से, कैसे अलग है कि मीज़ो में बहुत ही माइक्रोलिथ, मीज़ोलिथिक में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने को मिला दैट वाज माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब बहुत ही छोटे पत्थर का भी यहाँ पे इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था मीज़ोलिथिक में अगर बात करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रोलिथ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन यूज़ होने लगा था, यानी स्टोन को पॉलिश करने लगे थे। साथ ही साथ अब ये पॉटरी का इस्तेमाल कर दिए थे, पॉटरी मिलती है यहाँ से, हमें ये पता चलता है कि डेफिनेटली ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर सरप्लस होता है, ऐसा तो है नहीं कि जितना प्रोड्यूस हुआ सारा खा लोगे, उसको स्टोर भी करना है। तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, आज तो जैसे हम बात करें पॉटरी घर में रखते हैं तो थोड़ा सा सजाने के लिए भी चीज़ों को रखते हैं ना, सजावट के लिए, बट उस टाइम पे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसको रखा जाता था। और किस तरह की पॉटरी हुआ करती थी, तो कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी इसको बोलते हैं, जहाँ पर ऊपर मतलब जैसे पॉटरी होती है, ठीक है, पॉटरी होती है तो उसके ऊपर कुछ ऐसे कढ़ाई टाइप, कढ़ाई इन द सेंस मतलब कुछ बना हुआ टाइप है, ठीक है, कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि एक तो इम्पॉर्टेंट ये कि पॉलिश्ड स्टोन्स का यूज़ करने लगे थे, एग्रीकल्चर का यूज़ स्टार्ट कर दिया था, और इस कैसे ये पॉटरी वगैरह भी सबसे पहले उसकी एविडेंस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्लियर है? साइट्स अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट्स हैं। मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान पड़ेगा, ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे जो है हमें घर भी कैसे मतलब इस तरह से बर्न्ट ब्रिक्स का तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इस तरह से वॉल्स वगैरह बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था और वहाँ पर ये रहना स्टार्ट कर दिए थे। साथ ही साथ यहाँ से हमें क्रॉप्स के एविडेंस भी मिलते हैं, ठीक है, क्रॉप्स के एविडेंस भी मिलते हैं, जैसे वीट, बार्ले, इन सब के एविडेंस भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। बुरजा होम, बिल्कुल बुरजा होम पे भी आ रहा है। न्यू बैच कब आएगा? आ जाएगा वो भी, ठीक है, चिंता मत करो, मतलब सीजीएल के बाद आएगा वो, ठीक है, जो न्यू बैच है। तो मेहरगढ़ में समझ में आपको कि क्रॉप्स, अब क्रॉप्स कौन कौन सी, ये क्वेश्चन पूछता है। जैसे बार्ले हो गया आपका, और कॉटन हो गया, ठीक है, वीट हो गया, इन सब के एविडेंसेस यहाँ से हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। ओके, जैसे चिरांद आप देख रहे हो, चिरांद पटना में, ठीक है, ये पटना में पड़ती है। यहाँ पता है क्या मिलता है? यहाँ से हमें बोन टूल्स मिलते हैं, यानी कि अभी ये लोग जो थे, जैसे पीलियोलिथिक में अगर बात करें, जैसे न्यूलिथिक में अगर बात करेंगे तो ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे, बट इसमें पीलियोलिथिक और मीजोलिथिक में क्या करते थे? ये हंटर एंड गैदरर्स थे। क्या थे ये? हंटर्स, मेनली हंटर्स थे ये। यहाँ पे क्या हुए? हंटर्स एंड फूड गैदरर भी बन गए, फूड को गैदर करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मतलब हंटर तो थे ही प्लस फूड गैदरिंग इन्होंने स्टार्ट करी। तो हंटर फूड गैदरर से अब क्या बन गए थे लोग? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे। तो हंटिंग कैसे करते थे? तो हंटिंग वही है कि कुछ ऐसे अपने वही जो स्टोन के इस तरह से बनाते थे और उसी से मारते थे और वो करते थे। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे? भी ये बोन्स के टूल्स बनाने लगे, बोन्स के, ठीक है, यानी कि हड्डियों के। और सिर्फ ऐसा नहीं चिरांद से ही हमें मिलता है, चिरांद आपको ये पटना में पड़ता है, बल्कि हमें यहाँ से दैट इज़ कुछ कश्मीर में भी हमें साइट्स देखने को मिली, जहाँ से जैसे बुरजा होम अगर बात करें, बुरजा होम लिखा है, बुरजा होम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक तरह का ट्री होता है, ठीक है, तो वहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है बुरजा होम, जो श्रीनगर के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। श्रीनगर के वेस्ट में लोकेटेड है बुरजा होम, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट खासियत जो हमें पूछेगा डिस्टिंक्टिवली, वो ये है कि यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनको बरी किया गया विद द मास्टर, डॉग्स बरीड विद ह्यूमंस, ठीक है, बरीड विद ह्यूमंस कर दो या फिर बरीड विद देयर मास्टर्स कर दो, बात एक ही है, ठीक है, इंसानों के साथ यहाँ पर बरी किया गया इनको। प्लस यहाँ पे लेक साइड पिट्स मिली। लेक साइड पिट्स का मतलब है कि लेक के किनारे गड्ढे मिले। अब ये गड्ढे क्यों होते थे? रहते थे वो गड्ढे में, क्यों? और लेक के किनारे क्यों रहते थे? बिकॉज मछली वछली सब आराम से वहाँ पे मिल जाती थी। अब जैसे कि आज भी आप देखो यूपी बिहार, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नदी के किनारे हमेशा पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज एग्रीकल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी का लेने देना बिल्कुल होता है, उससे हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती है। तो उसी तरह लेक साइड पेट्स में रहते थे। मेहरगढ़ में गड्ढे में नहीं रहते थे, वो इस तरह से वॉल बना के रहते थे, ये लोग खोद के रहते थे गड्ढे में, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें टूल्स जो है बोन के बने हुए दिखाई देते हैं। यहीं पर एक और ही साइट है कश्मीर में ही, एंड दैट इज कॉल्ड एज गुफकराल। गुफ का मतलब गुफा, एक सेकेंड, ठीक है,
गुफ का मतलब गुफा, और क्राल मतलब केव ऑफ पॉटर इसको बोलते हैं। गुफ क्राल की अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, दैट वुड बी केव ऑफ पॉटर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको केव ऑफ पॉटर्स के नाम से जानते हैं। और ये भी आपको साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर देखने को मिलेगी जो गुफ क्राल है। ठीक है, और ये भी आपका कश्मीर में ही पड़ता है। तो बुरजा होम और गुफ क्राल, इन दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, देन हल्लूर। हल्लूर कहाँ है? तो हल्लूर है आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, ये मिलेट कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो हल्लूर के अलावा और कौन कौन सी हैं? संगना कल्लू। ठीक है, संगना कल्लू ध्यान रखना है, और मस्की ध्यान रखना है, पिकली हल ध्यान रखना है। ठीक है, पिकली हिल। तो संगना कल्लू, मस्की, पिकली हिल और हल्लूर। पय्यम पल्ली पड़ता है कहाँ पे? पय्यम पल्ली पड़ता है आपका आंध्रा में। ठीक है, पय्यम पल्ली पड़ेगा आपका यहाँ पे आंध्रा में। ठीक है, और नहीं आंध्रा में नहीं, थोड़ा साउथ में, तमिलनाडु में पड़ेगा ये। ठीक है, आंध्रा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा तमिलनाडु में। तो पय्यम पल्ली है तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आंध्रा की अगर साइट की बात करेंगे तो आंध्रा में आपको एक मिलेगी बुड्डीहल। ठीक है, बुड्डीहल मिलेगी, और उटनूर ध्यान रखना, बुड्डीहल और उटनूर, दो याद रखनी है बस आपको। क्लियर रहती चीज़? ठीक है, तो ये है हमारी स्टोन एज की अगर हम बात करें तो हमने देखा पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो स्टोन एज में। हल्लूर में मिलेट कल्टीवेशन, बिल्कुल। एफ कैट के लिए कुछ बता दीजिए सर, एफ कैट के लिए चिरकुट कब है एग्ज़ाम? सर ज़मीन के नीचे जुते हुए खेत किसे मिले? अब किसे मिले हुआ तो वो तो मुझे नहीं पता कि किसको मिले, लेकिन हाँ मिले ज़रूर, और कहाँ मिले वो हमने देखा अभी। ठीक है, अब किसको मिले, कैसे मिले, किस हालत में मिले, वो सब में नहीं याद करना है। सनातन धर्म ओल्डेस्ट रिलीजन। कृष्ण राजपूत तुम फिर शुरू हो गए? रुको, सर आपको खांसी, अच्छा खांसी से याद आया, ये गारो भी है एक यहाँ पे। ठीक है, गारो जो मेघालय में, वो भी एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, अब इसके बगल में को होता है खांसी और जयंतिया है। ठीक है, कैटल हुयुक को टर्की में है, एक प्रोटो सिटी है। मैंने जानबूझ के नहीं बताया बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ठीक है, मतलब वो पिछला वाला जो वेंडर था वो काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस करता था। ठीक है, तो इसलिए, बाकी तो प्रोटो सिटी है, मतलब एक न्यू सिटी है जो कि न्यूलिथिक साइट से कंसिडर करी जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चालकोलिथिक एज में, इसके बाद आएंगे चालकोलिथिक में। ओके, चालकोलिथिक। ठीक है, चालकोलिथिक का मतलब क्या है? कॉपर एज। चालकोलिथिक, कॉपर एज। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल जिसको कि ह्यूमंस ने स्टार्ट किया, मतलब कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। अब अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूंगा तो ये लगभग आप मान के चलो 3000 BC के आसपास। ठीक है, 3000 या फिर 3500 BC से लेके 1000 BC तक का टाइम पीरियड आप मान सकते हो चालकोलिथिक में, जहाँ पे लोग कॉपर का यूज़ करते थे। अब यहाँ पर अब हड़प्पा है, ये मतलब इंडस वाली सिविलाइजेशन, नाम तो सभी ने सुना ही होगा, इतने तो भोले नहीं होंगे तुम लोग। ठीक है, ये कुछ पता ना हो इसके बारे में तो ये ठीक है। इसी टाइम पे जब यहाँ पर हड़प्पा और इंडस वाली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था, फ्लरिश कर रहा था, तो उसी टाइम पे यहाँ पर कॉपर एज था। अब हड़प्पा को हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज। तो कहाँ से आया ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज क्या होता है? नहीं, ब्रॉन्ज होता क्या है? एलॉय होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, तो कॉपर इन्होंने लिया होगा यहाँ से, जो हमारी ये चालकोलिथिक साइट्स हैं। टिन मेनली मिलता है आपका अफगानिस्तान वाले एरिया में, तो वहाँ से मिला के, भाई कहीं से तो लिया होगा ना, कहीं से तो ले लेके मिलाया होगा। तो कॉपर एज जो है उसी टाइम पे, इनके टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी। अब जहाँ जहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो गणेश्वर, जोधपुरा कल्चर, आहर कल्चर। ये कल्चर क्या है? कल्चर है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन हड़प्पा तो सिर्फ एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले यही साइट डिस्कवर करी गई थी सिविलाइजेशन की। तो उसी तरह से जो राजस्थान में जो इस पर्टिकुलर एरिया में मिलता है उसको हम गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोल देते हैं। यहाँ आहर, बानस, गिलिंद,
अहर बानस गिलुंद कल्चर। आपको पता है बानस रिवर है यहाँ पर अरावली के वेस्ट, अरावली के ईस्ट से निकलती है, और बानस किसकी ट्रिब्यूटरी, जरा कमेंट बताओ, कल हमने देखा था। देन तुम यहाँ आओगे क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, तो कयाथा मालवा और ईरान, ठीक है, ERAN, ईरान कल्चर, कयाथा मालवा और ईरान कल्चर। और महाराष्ट्र में आओगे तो जॉर्वे कल्चर। तो गणेश्वर जोधपुरा अहर बानस गिलुंद कहाँ है साइट, ये आपकी राजस्थान में है। कयाथा और मालवा कहाँ पड़ते हैं आपके, ये आपके पड़ेंगे मध्य प्रदेश, और ईरान मध्य प्रदेश वाले में, और जॉर्वे कल्चर यहाँ पे आपका। अभी तक भी ध्यान रखना आयरन की ऐसे डिस्कवरी नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है, आयरन इज़ नॉट नोन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन अगर बात करेंगे तो ये साइट्स तो हमने देख ली हैं। अब जैसे यहाँ पूछता है कि जो जॉर्वे कल्चर है इसमें सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, जॉर्वे मतलब महाराष्ट्र में जो आपकी चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, तो लार्जेस्ट इसमें है दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद, ये चीज़ ध्यान रखना है। और क्या ये पॉटरी का यूज़ करते थे, जैसे न्यूलिथिक में पॉटरी की डिस्कवरी हो गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है इस ये लोग करते ही होंगे, ये पॉटरी की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो यहाँ पे भी पॉटरी कुछ ना कुछ तो होगी। और यहाँ की अगर पॉटरी की बात करेंगे तो किस तरह की पॉटरी थी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW जिसको बोलते हैं, ठीक है, BRW इज़ ब्लैक एंड रेड वेयर। और ये लोग अर्न बरियल को प्रैक्टिस करते थे, अर्न बरियल मतलब कलश में अस्थियों को बहाते थे, दैट इज कॉल्ड एज अर्न बरियल, ठीक है। अब आते हैं ब्रॉन्ज एज में। अब किस में आते हैं, ब्रॉन्ज एज में आते हैं। ब्रॉन्ज एज का मतलब है वही जो अभी हम बात कर रहे थे, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, दैट इज इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे लोग ब्रॉन्ज का यूज़ कर रहे थे, कांसे का यूज़ कर रहे थे, कांस्य युग बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। अभी जो कॉपर एज पढ़ रहे थे वो ताम्रपाषाण युग था। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रॉन्ज एज में जो हम इंडस वाली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, इसको नेमिंग किसने किया था, इसका नेमिंग किसके द्वारा किया गया था, एंड हु डिस्कवर्ड इट, ठीक है, नेमिंग किसने किया था एंड हु डिस्कवर्ड इट, किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो नेमिंग किया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने इसकी नेमिंग करी थी, क्यों, क्योंकि ये उस टाइम के ऐसा नहीं कि उन्होंने डिस्कवरी करी थी, ये ASI दैट इज उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके चेयरमैन यही थे उस टाइम पे, ASI के, तो इसलिए जॉन मार्शल ने इसकी नेमिंग करी थी। और जरा कमेंट में ये बताइए कि किसको हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ASI। तो डिस्कवरी किसने करी थी, हु डिस्कवर्ड, तो ध्यान रखना डिस्कवरी, तो चलो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप पहले तो ये देखो कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा हुआ है मैच्योर फेज 2600 से लेके 1900 BC। तो ये क्या है मैच्योर फेज, तो एक्चुअल में अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसमें कि मैच्योर फेज में हम जब ये बहुत ही एकदम इसके चरम सीमा पे था, फ्लरिश कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं मैच्योर फेज। जो अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 2600 से 1900, या फिर आपको जो टाइम पीरियड ओवरऑल याद रखना है, ये तो हो गया मैच्योर फेज का टाइम पीरियड 2600 से 1900, लेकिन अगर हम देखें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2500, ठीक है, से लेकर 1750 BC हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मेनली बट ये जब फ्लरिश कर रहा था तो 1900 तक फ्लरिश किया था, और ये इसका पूरा एक्सटेंट है, विस्तार है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैप में ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है आपका, ठीक है। इसके अगर एक्सटेंट की बात करें कि कहाँ कहाँ तक हमें देखने को मिला, तो अगर नॉर्दर्न मोस्ट साइट की बात करेंगे तो ये मांडा है। मांडा कहाँ पर पड़ता है, ये मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर अगर बात करेंगे सदर्न में, सबसे साउथ में, तो साउथ में दैमाबाद में जाएगा, ये महाराष्ट्र में। सबसे ईस्ट में बात करेंगे तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और सबसे वेस्ट में बात करेंगे तो सुतका गंडौर। सुतका गंडौर आप यहाँ पे देखो, ये सुतका गंडौर। अब यहीं पे एक पोर्ट है आपका लोकेटेड है, जो अभी रिसेंट में आपसे बहुत पूछ रहा है, जो नया वेंडर आया ना, भर भर के पूछ रहा है, मतलब जो भी सिलेक्शन पोस्ट का हुआ, स्टेनो का हुआ, ठीक है, मतलब कम से कम मेरे हिसाब से कम 15 से 20 बार तो पूछा ही होगा उसने क्वेश्चन ये, ठीक है, अभी जो रिसेंट में हुआ। तो ये आपका पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में, ये ईरान है, और हमने ईरान में ही पोर्ट बनाया, कौन सा, चाबाहार पोर्ट, और यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये चाबाहार पोर्ट है, और यहीं पे बनाया ग्वादार पोर्ट चाइना ने, ठीक है, चाइना ने यहाँ पर ग्वादार पोर्ट बनाया, और हमने यहाँ चाबाहार पोर्ट बनाया।
तो ये ध्यान रखना, सुत का गंडौर है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है बट बॉर्डर में है ईरान के एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये है पाकिस्तान में, क्लियर। तो इसका एक्सटेंट ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन से इंडियन स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जैसे उत्तराखंड वगैरह में नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मांडा ही है, ठीक है, मांडा। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, देखते हैं इनकी डिस्कवरी किसने करी है एंड बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो डिस्कवरी किसने करी है इसकी और कब करी है। तो ध्यान रखना इसकी डिस्कवरी दयाराम साहनी ने करी है, DR साहनी, दयाराम साहनी। कब करी है? 1921, 1921 में, ठीक है। बहुत ही एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवरी करी थी। जब ये बैठे थे तो उन्होंने देखा कि कोई एक बंदा है वो भर भर के ईंटें लिए जा रहा है, कहीं से अंदर से जाता है जंगल के अंदर और ईंटें जब उन्होंने नोटिस किया तो बहुत पुरानी ईंटें उनको लगी। जब वो अंदर गए उन्होंने जाके देखा तब पाया कि भाई ये तो पूरा मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना कोई सिविलाइजेशन यहाँ पे बसा हुआ था। तो इस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो ये है दयाराम साहनी, ठीक है, हड़प्पा 1921। और अगर हम देखें किस रिवर के बैंक के किनारे देखने को मिला तो ये रावी, ठीक है, रावी रिवर के किनारे ही है। देन अगर बात करें मोहिंजो की, दैट इज़ मोहिंजोदारो की, विच इज़ वन ऑफ द, नॉट द लार्जेस्ट बट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है, IVC साइट है। तो इस DR इसको कर दो RD, राखल दास बनर्जी, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी करी 1922, 1922 में, और इंडस रिवर के बैंक्स में ही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या डिस्कवरी हुई वो अभी हम देखेंगे मोहिंजो में। लोथल की बात करेंगे तो लोथल की डिस्कवरी किसने करी है? तो ये SR राव साहब ने, ठीक है। तो राव साहब ने इसकी डिस्कवरी करी है एंड भोगवा या फिर भोगावा रिवर के बैंक से आपको देखने को मिलेगा। कालीबंगान की अगर बात करेंगे, कालीबंगान, तो कालीबंगान ये आपका पड़ता है कहाँ पे? जैसे अगर हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों पाकिस्तान में। और ये भी पूछता है कि कौन से प्रांत में, तो जैसे हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो पंजाब पाकिस्तान में है ये, ठीक है। और अगर मोहिंजो की बात करेंगे तो ये आपका सिंध जो पड़ता है, सिंध पाकिस्तान में, वहाँ पे ये। लोथल की बात करेंगे तो ये गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगान की अगर बात करेंगे तो ये राजस्थान में है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी हमें याद नहीं रखना है बट इसमें ये ध्यान रखना है कि किस रिवर के बैंक में है, ठीक है, घग्गर। देन बनावली, तो बनावली की अगर बात करेंगे तो बनावली में भी हमें ये याद नहीं रखना किसने इसकी डिस्कवरी करी है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये है कहाँ पे, तो ये है आपका हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है बनावली में? तो बनावली में बार्ले जो होता है उसके एविडेंस मिले यहाँ पर। धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। एंड धौलावीरा में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम देखने को मिला, यानी वाटर ये लोग स्टोर करते थे उसको एग्रीकल्चर पर्पस वगैरह इन सब के लिए यूज़ करने के लिए। तो जाइंट वाटर रिजर्वायर यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर वाटर से संबंधित कुछ भी इस तरह से पूछेगा तो धौलावीरा उसका आंसर होगा। और ये गुजरात के किस आइलैंड में है पूछ लेकर, खादीर बेट आइलैंड में है, ठीक है, खादीर बेट आइलैंड में देखने को मिलता है गुजरात के ये, ठीक है। एंड अभी हम देखेंगे चलो जो सिटी हड़प्पन साइट्स थी जो भी थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। ये जो है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, सारी मतलब ऑलमोस्ट सारी हड़प्पन साइट 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करें जैसे कालीबंगान की, तो कालीबंगान में क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है? एक तो ये है कि यहाँ पर हमें आग की वेदी मिलते हैं, दैट इज़ फायर अल्टर्स मिलते हैं, जो हमें यहाँ से भी मिलते हैं। मतलब लोथल और कालीबंगान 2 ही ऐसी साइट हैं जहाँ से आपको फायर अल्टर दैट इज़ आग की वेदी देखने को मिलेंगी, ठीक है, हवन वगैरह जो भी लोग करते हों। एंड ब्लैक बैंगल्स देखने को मिले, काले कंगन, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स। और जुता हुआ खेत भी मिला है, दैट इज़ प्लोड फील्ड्स, ये हमें यहाँ से मिली है कालीबंगान से, ठीक है। और लोथल से अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ अलग से मैं लिख देता हूँ, लोथल में ध्यान रखना है, ये तो एक पहली बात तो एक एंशिएंट पोर्ट साइट है, ठीक है, एंशिएंट पोर्ट यानी कि एक प्राचीन बंदरगाह है, या फिर इसी को हम
भी बोल देते हैं, डॉक यार्ड, जहाँ पर शिप्स वगैरह डॉक होती थी, रुकती थी। क्या शिप्स उस टाइम पे यूज़ होती थी? अब शिप्स के एविडेंस तो हमें ऐसा कोई शिप बनी हुई नहीं मिली, लेकिन हाँ ये लोग शिप के बारे में ज़रूर जानते थे, क्योंकि जो उनकी सील थी, सील मतलब ये हम देखेंगे क्या होती है सील, तो उसमें सील में बने हुए हमें मिले हैं शिप्स। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग शिप्स के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, प्लस यहाँ से हमें डबल बरियल देखने को मिलता है। डबल बरियल का मतलब रहता है कि मैन और विमेन दोनों को साथ में ही बरी किया जाता था। यानी कि मान लो, अब तो ऑब्वियस बात है, जैसे आदमी की डेथ होगी तो फिर जब विमेन की होगी तो उसको वहीं पे साथ में बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे एक साइड और एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो यहाँ से किस तरह का बरियल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कॉफिन बरियल, कॉफिन बरियल जैसे है ना, कफ इस तरह से होता है वो, है ना, ताबूत टाइप होता है वो, तो कॉफिन बरियल यहाँ से मिला है। अच्छा, एक साइट है दैट इज़ राखी गढ़ी। ये आपको पता होना चाहिए राखी गढ़ी के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे राखी गढ़ी की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो घग्गर रिवर है उसके बैंक्स में देखने को मिलेगा राखी गढ़ी, और है कहाँ पर? ये हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में देखने को मिलेगा। इट इज़ दी लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ओल्डेस्ट कौन सी है? ओल्डेस्ट आईवीसी साइट कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये भिर्राना है। ये भी भिर्राना, ये भी हरियाणा में ही है, भिर्राना ओल्डेस्ट, और ये लार्जेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमें टेराकोटा के बने हुए, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा एक तरह से जैसे मिट्टी है, उसको पका दो तो वो टेराकोटा बन जाता है। ठीक है, तो टेराकोटा के जो व्हील हैं, टॉयज़ हैं, ये सब मिलते हैं हमें राखी गढ़ी से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सील है जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। सील का यूज़ करते थे, इसे ट्रेड करते थे लोग, तो जब ट्रेड करते थे तो उसमें माल में सील लगाते थे, सो दैट कि अगर ब्रोकन सील है तो मतलब उसको खोला जा चुका हुआ है। ठीक है, सिंपल जिस काम के लिए आज यूज़ होती हैं सील, तो वही है सील, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सील में कुछ एनिमल्स, ये आपका एक है ना, अगर आपने वो मोहिंजो मूवी देखी है, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की, तो उसमें दिखाया जाता है उसको सपने में आता है ये जानवर, है ना, वन हॉर्न डायनासोर्स, यूनिकॉर्न। ये पॉटरी है, ये पॉटरी है। पॉटरी किस तरह की यूज़ करते थे? ये कौन सा गेरुआ कलर है ये, तो ये ऑकरे कलर्ड पॉटरी यूज़ करते थे ये। ठीक है, एक सेकेंड, OCP इन शॉर्ट बोलते हैं इसको, ऑकरे कलर्ड पॉटरी। ठीक है, OCP। ओके, OCP मेनली ऑकरे कलर्ड पॉटरी यूज़ करते थे। कहीं कहीं पे हमें पेंटेड, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर भी मिला है। ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर, इसको हम बोलते हैं PGW। ठीक है, तो OCP एंड PGW, क्लियर। आगे बढ़े, ये क्या है? ये हैं मोदी जी और ये हैं उनकी मेलोनी जी। ठीक है, ये हड़प्पा से, सॉरी, ये हमें सब मोहनजोदारो से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? मोहनजोदारो से। ये हैं मदर गॉडेस, ये हैं मदर गॉडेस। ठीक है, ये जो मदर गॉडेस हैं, पूरा इनका ये नहीं दिखाया गया यहाँ पे, जो लेकिन जो मदर गॉडेस हैं उनके एम्ब्रियो से, उनके पेट से एक पेड़ उगता हुआ दिखाया जा रहा है। तो मतलब ये दिखाया जा रहा है कि इनको एज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी पूजा जाता था। ठीक है, ताकि उपज वगैरह ये सब अच्छा हो, इसलिए इनको पूजा जाता था। ये किसका बना हुआ हमें मिला? ये टेराकोटा का बना हुआ है। टेराकोटा मैंने अभी बताया आपको कि जो मिट्टी है उसको पका दो तो टेराकोटा है। लेकिन अगर ये मोदी जी की अगर बात करेंगे तो ये स्टेटाइट, ये जो सील बनी हुई है स्टेटाइट, स्टेटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट पत्थर होता है। ये पत्थर नहीं होता, ये मिट्टी होती है। ठीक है, ये क्या है? ये पशुपति सील है। ये पशुपति सील है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुपति जी एकदम यौगिक पॉस्चर में बैठे हुए हैं। इनको एक प्रोटो शिवा से कंपेयर किया गया है, जहाँ पर इनके अराउंड में हमें कुछ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जिनको कि हम कैसे याद करते हैं? बेटर डियर करके याद करते हैं। ठीक है, ऐसे याद करते हैं, बेटर डियर। तो 2 डियर हैं, एक इधर टूटी हुई सील मिली है हमें ये। ठीक है, तो बेटर डियर है। तो बुल, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनो। ठीक है, बुल एलिफेंट हो गया, बुल एलिफेंट, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, बुल, टाइगर, ये एलिफेंट, ये राइनो। ठीक है, ये चीज़ है। एंड ये है हमारा ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है ये, और ये त्रिभंग पॉस्चर में। इसको डांसिंग गर्ल स्टैच्यू बोलते हैं। क्या? डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, जो त्रिभंग मुद्रा में, त्रिभंग मतलब यहाँ पे नेक में एक बेंड है, हैंड में एक बेंड, और यहाँ पे नी में एक बेंड है।
तो इसको त्रिभंग बोलते हैं। IBACIO के एग्जाम में इसकी हाइट पूछ ली थी, तो 10.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, 10.5 सेंटीमीटर। इनकी बात करें दैट इज़ जो ये आपके प्रीस्ट हैं, ठीक है, जो स्टीटाइट के बने हुए प्रीस्ट किंग। कोई इनको बोलता है कि ये प्रीस्ट हैं, मतलब कि पुजारी हैं जो एकदम उसमें मुद्रा में बैठे हुए, ध्यान मुद्रा में। कोई बोलता है किंग है ये, ठीक है, राजा है ये। तो 17.5 सेंटीमीटर है। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है भाई, ये क्या पानी वानी खींच रहे हैं, क्या क्या है चल रहा है यहाँ पे? तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ, तो ये एक्चुअल में ग्रेट ग्रैंडरी है। ग्रेट ग्रैंडरी है मतलब कि विशाल अन्नागार है, जो हमें मिलता है कहाँ से? तो ग्रेट ग्रैंडरी है जो हमें मिलता है मोहनजो से। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट, अगर हम बात करूँ बिल्डिंग इन दी मोहनजोदारो, सबसे बड़ी बिल्डिंग हमें यही देखने को मिलती है मोहनजोदारो में। और मोस्ट प्रोबेबली क्या ग्रेट ग्रैंडरी, तो इसको ग्रेन स्टोर करने के लिए ही, अनाज के भंडारण के लिए यूज़ करते होंगे। ये क्या है, गेस करिए ये क्या है? देखिए लिखा है महान महास्नानागार, दैट इज द ग्रेट बाथ, यानी कि बड़े बड़े लोग नहाते थे यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पे नहाने वाला कार्यक्रम चलता था। और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है रिचुअल पर्पस से यूज़ होता हो, बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ चेंजिंग रूम टाइप बने हुए हैं यहाँ पे, तो हो सकता है उसी के लिए यूज़ होता हो। बट जिसके भी यूज़ होता हो, लेकिन बिलीव किया जाता है कि रिचुअल पर्पस से यूज़ होता होगा। रिचुअल बाथिंग, जैसे कुंभ में हम नहाने गए थे तो वो क्या था, वो रिचुअल बाथिंग तो थी। तो उसी तरह से ये ध्यान रखना, ये भी कहाँ से मिलता है, मोहनजो से ही मिलता है। ओके, क्लियर है। अब ये टाउन प्लानिंग के हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स देखने को मिलते हैं हड़प्पा से। टाउन प्लानिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये सारे टाउन्स जो थे, ऑलमोस्ट सारे टाउन्स जो थे, इनके दो पार्ट में डिवाइडेड थे। एक तो था अपर टाउन, दिस वॉज द अपर टाउन, दिस दैट इज सीटाडेल, अपर टाउन, ठीक है। और ये था लोअर टाउन। तो ये जो अपर टाउन था इसको हम सीटाडेल बोलते हैं, और जो लोअर टाउन है ये, ठीक है, सीटाडेल, ऐसी को एक्रोपोलिस बोलते हैं, एक्रोपोलिस। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे जो रूलिंग क्लास था वो रहता था लोअर टाउन में, जो आम लोग हैं वो रहते थे, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ थोड़े से ठीक ठाक वेल स्टैब्लिश लोग हैं वो अपर टाउन में रहेंगे, जो ठीक ठाक स्टैब्लिश नहीं वो लोअर टाउन में रहेंगे, सिंपल, ठीक है। फिर अगर बात करें और क्या हमें देखने को मिलता है जिससे हमें टाउन प्लानिंग के बारे में ऐसा समझ में आता है कि हाँ, ये जो था ये सिविलाइजेशन, ये कोई नॉर्मल सिविलाइजेशन नहीं बल्कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी कि शहरी लोग थे। तो कैसे हमें पता चलता है? तो पहले एविडेंस तो टाउन प्लानिंग हो गया, दूसरा मतलब अब टाउन प्लानिंग तो है, अब टाउन प्लानिंग के फीचर क्या क्या हैं? तो टाउन प्लानिंग में तो ये टाउन्स डिवाइडेड हैं, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे जो रोड्स हैं वो हमें ग्रिड पैटर्न में दिख रही हैं। ग्रिड पैटर्न का मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रही हैं, ठीक है। प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो देखने को मिल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम की भाई पानी रुक नहीं रहा है, ठीक है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना रखा है उसको। तो ये सारे कुछ एविडेंसेस है जिनसे हमें टाउन प्लानिंग के बारे में पता चलता है, जैसे ग्रिड पैटर्न, डिवीजन ऑफ टाउन, ड्रेनेज पैटर्न, इन सब के बारे में, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये दो पार्ट में इनके टाउन्स डिवाइडेड थे, एक तो सीटाडेल एंड लोअर टाउन, ये हर जगह नहीं था, एक्सेप्शंस भी थे इसमें। एक्सेप्शन दो थे, दो हैं, एक तो है हमारा सीटाडेल और दूसरा सीटाडेल, ठीक है। एक है हमारा धौलावीरा जो अभी हमने पढ़ा। सीटाडेल में क्या था, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक था हमारा चनहुदड़ो, ठीक है, और दूसरा धौलावीरा। चनहुदड़ो में क्या था, इट वॉज विदाउट सीटाडेल, इट वॉज द सिटी विदाउट सीटाडेल। इसमें हमें सीटाडेल दैट इज एक्रोपोलिस देखने को नहीं मिलता है। और धौलावीरा में अगर बात करें तो वो दो नहीं बल्कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसमें एक मिडिल टाउन भी होता है, वहाँ पे एक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख ली। ये है हड़प्पा की ग्रैंडरी जो कि रो में थी, 6 ग्रैंडरीज इन ईच रो, ठीक है, 6 ग्रैंडरी ईच रो में इस तरह से थी दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ की ग्रैंडरी में हमें सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी मिला है, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म जहाँ पर अनाज जो है पीसा जाता होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ट्रेड करते थे ये सुमेरियंस के साथ, ट्रेड विद सुमेरियंस। अब सुमेरियन कौन होते हैं? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये बताओ, क्योंकि मैंने अभी कमेंट देखे नहीं आप लोगों के।
नो डाउट। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ट्रेड विद सुमेरियंस। सुमेरियन मतलब ये जो मेसोपोटामिया है वही, ठीक है, मेसोपोटामिया को ही बोलते हैं, मेसोपोटामिया। वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती थी सुमेरिया। मेसोपोटामिया मतलब जो आज का इराक है, उनसे ट्रेड करते थे। ये हमें कैसे पता चला? ये एक्चुअल में वहाँ पे दैट इज़ मेसोपोटामिया में ही सील्स मिली हड़प्पा की, हड़प्पन सील्स मिली, तो उससे हमें पता चला अच्छा तो ये बात है, मतलब ये लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। तो वहाँ से पता चला। अब किस में ट्रेड करते थे? तो जो प्रेशियस स्टोन्स वगैरह होते थे उसमें ये लोग ट्रेड किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ग्रीन वन वाला जेडाइट स्टोन, ये जेडाइट स्टोन है, ठीक है। ध्यान रखना, एक जगह पड़ती है ब्रह्मपुत्रा वैली में, असम में, दाउजली हेडिंग, ठीक है, वहाँ से भी हमें स्टोन मिला ही है, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो ना, इसको लैपिस लजूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैपिस लजूली। एक रेड कलर का होता है जिसको कार्नेलियन बीड बोलते हैं। तो इन सब में ये लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट शेल मेकिंग इंडस्ट्री पता है इनकी कहाँ थी? शेल्स जहाँ बनाते थे, शेल मतलब, ठीक है, शेल मेकिंग इंडस्ट्री, ये मेनली तो इनका था नागेश्वर और बगलकोट में, ठीक है। नागेश्वर और ये बालाकोट में, ठीक है, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। ये हो गया आपका। और कुछ तो नहीं, ठीक है। बाकी ये चीज़ ध्यान रखना कि जब ये ट्रेड करते थे तो कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, दिलमुन और मगान, ये पोर्ट साइट्स हैं जहाँ पर ये लोग रुकते थे, ठीक है, जब इराक जाते थे, दिलमुन और मगान। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, एक सेकेंड, ये थे आपके क्या इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग स्टेशंस, ठीक है। जब ये लोग जाते थे, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया के लोग इनको किस नाम से बुलाते थे? मेलुआ बुलाते थे इनको, ठीक है, मेलुआ। तो मेलुआ कौन है? मेलुआ मेसोपोटामिया वाले नहीं हैं, हड़प्पा वाले हैं। मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा वालों को हड़प्पन नहीं बुलाते थे, वो तो हमने नाम रखा है, वो मेलुआ बुलाते थे उनको, ठीक है। तो मेलुआ मतलब हड़प्पा वाले हो गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और हमें कैसे पता चला ट्रेड के बारे में? जैसे मैंने बताया, हमें सील मिलती हैं, किसकी बनी हुई? स्टेटाइट की। स्टेटाइट क्या है? सॉफ्ट स्टोन है। और उसी से हमें बहुत सारे पता चलता है कि लोग किस किस के बारे में जानते थे। जैसे कि शिप बना हुआ था एक सील में, तो हमें पता है कि हाँ अच्छा, शिप के बारे में जानते थे। बहुत सारे एनिमल। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या ये लोग क्रोकोडाइल के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? क्रोकोडाइल, लायन, इनके बारे में जानते थे या नहीं जानते थे? ये बताओ। मेलुआ समझिए क्या होता है? कॉटन को ग्रीक में सिंडन बोला जाता है, तो वहीं से नाम सिंधु और सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, ठीक है, सिंधु नाम पड़ा। बॉस्ट्रिफोडॉन, ये इनका लिखावट थी। ये लोग जो थे ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। कौन? हड़प्पा वाले, यानी पिक्चर्स का यूज़ करते थे, जो आज तक हम डिसाइफर कर नहीं पाए, पता लगा नहीं पाए। अभी आपने सुना होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंट में बोला था, जो भी डिसाइफर करेगा ना इसको, उसको $1 मिलियन मिलेगा। $1 मिलियन समझते हो कितना होता है? कितना करोड़ होता है? बताओ जल्दी से। तो बॉस्ट्रिफोडॉन का मतलब होता है जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाए, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाए। नो 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 नो। अच्छा तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल क्रोकोडाइल के बारे में जानते थे ये लोग, क्रोकोडाइल के बारे में जानते थे, लायन के बारे में नहीं जानते थे, टाइगर के बारे में जानते थे, अभी बताया, ठीक है। ध्यान रखना है इसके बारे में। तो राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? लायन नहीं भाई, लायन के बारे में नहीं पता था। चलो, ये सूसाउर क्या है? सूसाउर ये आपका मॉडर्न डे जो ईरान है, ठीक है, वहाँ पड़ता है, ईरान में। और ये वहीं इराक में पड़ता है प्रेजेंट डे, जो मेनली इंपॉर्टेंट, ये भी ट्रेडिंग स्टेशन ही हुआ करते थे उस टाइम के, ठीक है। क्लियर है? आयरन एज पे हैं, किसी कोई डाउट तो नहीं है? पूरा जो हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है उसमें किसी कोई डाउट यहाँ तक? और ये चीज़ ध्यान रखना एक चीज़ कि इनके बारे में टाउन प्लानिंग और ये अर्बन सिविलाइज थे, यहाँ से पता चलता है कि लोग बर्नट ब्रिक्स का यूज़ करते थे, ठीक है, बर्नट ब्रिक्स का यूज़ करते थे। एंड डू दे न्यू अबाउट दी आयरन?
क्या ये आयरन के बारे में जानते थे? हाँ या ना, जल्दी बताओ। आंसर इज नो, ठीक है। नहीं तो आयरन एज ना बोल देते इसी को, अगर आयरन मिला हुआ होता तो। और क्या ये लोग कोई करेंसी का यूज़ करते थे? क्या कोई करेंसी यूज़ होती थी इस टाइम पे? हाँ या ना, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर इज नो। क्या करते थे लोग? ये लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है कि जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं, जो हमारे पास है वो तुम्हारे पास नहीं, और हम दोनों की उसकी नीड है, जो तुम्हारे पास है जो हमारे पास है, तो आओ एक्सचेंज कर लें। दैट इज़ कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, मतलब कि एक्सचेंज होता है यहाँ पर। बट इसके काफ़ी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में भी इसके बारे में पढ़ा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि दो होना चाहिए। जो मुझे, मान लो मेरे पास अगर नहीं है, गेहूँ नहीं है, और तुम्हारे पास है, तो बिल्कुल मुझे चाहिए वो। लेकिन तुम्हारे पास, तुम्हें चावल चाहिए, लेकिन मेरे पास तो चावल है ही नहीं, तो वो काम करेगा ही नहीं वो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो आयरन एज पे एंटर करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी होगी। आयरन एज मतलब हम यहाँ पर पढ़ते हैं वैदिक एज को, ठीक है, वैदिक पीरियड को। अब वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? तो पहली बात तो ये आता है आपका 1500 BC से लेके 500 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। ओके, तो उसमें से आता है ये अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। क्लियर? अर्ली वैदिक है आपका 1500 यानी 1500 से लेके 1000 BC तक, और लेटर वैदिक आता है 1000 से लेके वही लगभग 500 BC तक। याद रहेगा, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अब इसको वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं? वैदिक पीरियड इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ वेद कंपोज हुए थे, वेदों को बनाया गया था यहाँ पर, इसलिए इसको हम वैदिक एज बोलते हैं। क्लियर? अब ये थे कौन लोग? ये हड़प्पा वाले थे क्या? नहीं। तो इसके पीछे कुछ थ्योरी चलती हैं, जिसमें कि एक थ्योरी चलती है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। एक थ्योरी चलती है जिसको हम बोलते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये माना जाता है कि एक यहाँ पर जैसे इंडिया है, तो यहाँ पर कुछ सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब जो है इस तरह से यूरोप की ओर माइग्रेट कर गई, और एक जो है पार्ट यहाँ पर इंडिया की ओर आ गया, ठीक है। इसके बारे में हमें जो तुर्की में एक बोगासकाई इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है। क्या पता चलता है वहाँ से? बोगासकाई इंस्क्रिप्शन से, बोगासकाई इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है जो तुर्की में है कि हाँ इस तरह से वही लोग हैं जो यूरोप की ओर गए एक इंडिया के। और इसको लेके एक बाल गंगाधर तिलक जी ने किताब भी लिखी थी, आर्कटिक होम, ठीक है, आर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है। तो ये तिलक जी ने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो वेद कंपोज हुए थे इस टाइम पे। अर्ली वैदिक जो एज है इसको हम ऋग वैदिक एज भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो हमारा कंपोज हुआ था दैट वाज ऋग वैदिक, मतलब ऋग्वेद कंपोज हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सब डिवीजन क्या है वेदास के। तो ये चीज़ आई थिंक पता होगी कि वेद हैं कितने टोटल। तो वेद टोटल 4 हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि सब डिवीजन क्या है वेदास के, यानी वेदों को हम कितने पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं। तो एक को हम बोलते हैं संहिता, एक को हम बोलते हैं ब्राह्मण, एक होता है अरण्यक, और उपनिषद, ठीक है। संहिता क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ हाइम्स, ठीक है। जो सुक्त होते हैं, सुक्त जिनको बोलते हैं हिंदी में, उनका कलेक्शन होता है संहिता। देन ब्राह्मण की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मण में लिखी हुई है सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स जो परफॉर्म करने हैं आपको, ठीक है। क्या सैक्रिफाइस करनी, रिचुअल्स परफॉर्म करने, जिससे कि आपको एकदम वो प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अरण्य का वो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको जो परफॉर्म करने हैं, जिनको हम हर्मिट्स भी बोलते हैं,
तो उनको कैसे क्या क्या परफॉर्म करना है वो लिखा हुआ है। और उपनिषद को हम वेदांत बोलते हैं। वेदांत का मतलब होता है हर वेदों के अंत में है ये, ठीक है, हर वेदों के अंत में है ये। और ये भक्ति मार्ग के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आप भक्ति मार्ग को फॉलो करके वो ले सकते हैं जो आप ब्राह्मण जैसे जो सेक्रीफाइस और रिचुअल करके भी ले सकते हैं, वो आप को कोई सेक्रीफाइस रिचुअल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप भक्ति मार्ग को फॉलो करके भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद एक किताब है, ठीक है, जो 10 किताबों से मिलकर बनी हुई है और उन 10 किताबों को हम 10 मंडल बोलते हैं। 10 मंडल होते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो 10 मंडल हैं मतलब 10 किताबें हैं, हर मंडल में कुछ ना कुछ दिया हुआ है और कुछ हमें इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र किस मंडल में दिया हुआ है, बताइए जल्दी से। फिर पूछता है, जो अभी सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन बना है, कि भगवान जो सोम है उनके बारे में किस मंडल में दिया हुआ है। और फिर एक क्वेश्चन है कि भाई जो पुरुष सुक्ता की हाइम है वो किस में, पुरुष सुक्ता की जो हाइम है वो किस मंडल में दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में है, तो ये 3rd मंडल में, तीसरे में। भगवान सोम के बारे में जो दिया हुआ है वो 9वें मंडल में दिया हुआ है। और पुरुष सुक्ता की जो हाइम है वो 10th मंडल में दी हुई है। पुरुष सुक्ता मतलब एक कॉस्मिक मैन, कॉस्मिक मैन एक ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के इसमें बताया गया कि किस तरह से मुख से, दैट इज़ मुंह से ब्राह्मण्स निकले हैं, उनके हाथों से क्षत्रिय निकले हैं, उनके थाइज यानी उनके पैर से कौन निकला है, निकले हैं जांघों से अगर बात करेंगे वैश्य, और उनके फीट से निकले हैं शूद्र। तो ये पुरुष सुक्ता की जो हाइम है उसमें दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। तो 10 मंडल में जो 3 मंडल इंपॉर्टेंट वाले और एक तो मतलब 7वां वाला भी है जिसमें कि 10 राजन युद्ध के बारे में दिया हुआ है जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके, ऑलराइट। इसमें टोटल हाइम्स कितनी दी हुई है, तो हाइम्स इसमें दी हुई हैं आपकी कितनी, 1028, 1028 हाइम्स दी हुई हैं, ठीक है। और वर्सेस हैं 10,600, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और तो कुछ नहीं है, बाकी ये चीज़ ध्यान रखना आप कि बस हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि सोम भगवान कौन थे, तो ये मतलब प्लांट्स के गॉड थे। ही वॉज द गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के गॉड थे ये। सोमरस एक ड्रिंक भी है जो लोग पीते थे वेद को रिसाइट करते हुए, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक थी वो एक तरह की, सोमरस उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आते हैं ये 10 राजन वॉर क्या था। 10 राजन वॉर आपका ये 7th जो मंडल है ना उसमें मेंशन्ड है। 10 राजन वॉर जो हुआ था एक्चुअल में यहीं से ही, जो अभी हम आगे महाजनपद पढ़ेंगे तो यहीं से ही एक्चुअल में उनका जन्म होता है, महाजनपद और जो जनपद है सारा कुछ, ठीक है। तो यहीं से ही इनका ओरिजिन होता है। कैसे, तो 10 राजन वॉर की अगर बात करेंगे तो ये हुआ था, जो भरत ट्राइब थी, ठीक है, भरत ट्राइब थी, उसके जो किंग थे कौन थे, वो सुदास थे, ठीक है। वो लीड कर रहे थे वर्सेस कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स, कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। 10 राजा एक साइड में थे और एक साइड में थे भरत ट्राइब के लीडर सुदास। जीत किसकी हुई थी, विक्ट्री हुई थी यहाँ पर सुदास की, और यहीं से ही जो भारत नाम पड़ा और आगे महाजनपद वगैरह बने जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। देन आते हैं सामवेद पे। तो सामवेद इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक, संगीत पर आधारित ये किताब थी ये, ओके। इसमें 2 उपनिषद हमें पढ़ने होते हैं, 2 उपनिषद। उपनिषद मैंने आपको बताया हर वेद में, हर वेद के अंत में दिया हुआ, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं। वेदांग अलग होता है, वेदांत अलग होता है। तो 2 उपनिषद कौन से हैं, मतलब टोटल ध्यान रखना 108 उपनिषद हैं, 108। उसमें से ये 2 हैं जो सामवेद में जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है केन, अंडरटेकर का भाई, ठीक है, और छंदोग्य, ठीक है। 2 आपको ध्यान रखना, बाकी तो और इसमें आपको और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मंत्र, प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर्स और मंत्र इन सब का कलेक्शन है इसमें दिया हुआ यजुर्वेद में। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण का मतलब है ब्लैक और शुक्ल का मतलब होता है वाइट, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एंड एक
ब्राह्मणा, जैसे कि उपनिषद हर वेदों के अंत में है, तो उसी तरह हर वेदों में ब्राह्मण भी है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हिस्सा है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण अगर पूछ ले तो, और उपनिषद, तो उपनिषद इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कठ उपनिषद और एक है आपका बृहदरण्य का, बृहदरण्य का, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट उपनिषद, ये चीज ध्यान रखना है। ये जो कठ उपनिषद है इसमें नचिकेता और यम के बीच की स्टोरी दी हुई है इसमें, ठीक है। जो नचिकेता है और जो यम है उनके बीच की कहानी दी हुई है इसमें, उनके बीच के जो डायलॉग्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, और एक और उपनिषद है आपका, एक तो कथा है, बृहदरण्य का है, एक जबाला, ठीक है। जबाला ध्यान रखना, जबाला जो उपनिषद है ना, जो काफ़ी फेमस है, वो भी आपका इसी का पार्ट है, यजुर्वेद का। बात करते हैं अथर्ववेद में, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स टू वॉर्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स, कि भाई भूत प्रेत भगाने के लिए, भूत प्रेत भगाने के लिए इसमें क्या दिए हुए हैं, दिए हुए हैं तंत्र मंत्र की विद्याएं, जैसे कि कैसे किसी का वशीकरण करें, कैसे बिना पढ़े पास हों, ठीक है। तो उसके लिए तुम अथर्ववेद में जाओ। तो अथर्ववेद ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसके अगर उपनिषद की अगर बात करेंगे तो इसमें जैसे मुंडका उपनिषद है, मुंडका है, ठीक है, मांडुक्य है और महा है, ठीक है, महा उपनिषद। तो महा उपनिषद से ही हमने क्या लिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 की थीम थी जो इंडिया ने होस्ट किया था ना, वसुधैव कुटुंबकम। देन अगर बात करेंगे मुंडका से, तो मुंडका से हमने लिया सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, दैट इज ट्रुथ ओनली प्रिवेल्स। एंड मांडुक्य उपनिषद तो ऐसा कुछ लिया नहीं, बस ध्यान रखना मांडुक्य इसी का ही पार्ट है अथर्ववेद का, ओके। सोसाइटी एंड पॉलिटी की अगर बात करें वैदिक एज के टाइम पे किस तरह की थी, तो देखो 4 वर्णों में तो डिवाइडेड थी सोसाइटी, ठीक, वो तो हमने देखा पुरुषसुक्ता की हाइम से हमें पता चलता है। लेकिन ये जो 4 वर्ण क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन जो सोसाइटी डिवाइडेड थी, ये रिजिड हो गया। कब इट बिकेम रिजिड, कब, लेटर वैदिक एज में। ये लेटर वैदिक एज में काफ़ी रिजिड हो गया ही है। मतलब अर्ली वैदिक एज में क्या था, रिजिड नहीं था। मतलब क्या है उसका, मतलब ये है कि भाई अगर आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो ब्राह्मण हो जाओगे, क्षत्रिय में क्षत्रिय ना, ऐसा नहीं। चतुर्वर्ण सिस्टम का मतलब होता है, चतुर्वर्ण ये होता है कि जैसे आप अपने कर्म से होगे, वर्ण से निर्धारित होगा आपका, ठीक है, कर्म से। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपको ब्राह्मण आप तभी हो जब आप ज्ञानी हो, जब आप त्यागी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जन्म हुआ है, ठीक है, आप शुक्ला हो, आप तिवारी हो, ठीक है, तो आप ब्राह्मण हो जाओगे, नहीं। आप ज्ञानी हो, आप त्यागी हो तो हो, आप शुक्ला हो, आप तिवारी हो तो नहीं, आप ज्ञानी हो तो आप त्यागी हो तो हो गया आप, ठीक है। और उसी तरह क्षत्रिय वैश्य उत्सव का वही है, ठीक है। तो वो उस तरह से काम करता था। लेकिन हुआ क्या लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में वो एकदम रिजिड हो गया। मतलब कि जो होता ना कि ये तुम्हारा काम है शूद्र है, और शूद्र को नीचे दिखाना, वो सारी वो एकदम रिजिडिटी, कास्ट रिजिडिटी, वर्ण रिजिडिटी, वो यहाँ पर बढ़ गई थी पूरी तरह से लेटर वैदिक एज में। अर्ली में नहीं, लेटर में, ठीक है। तो लेटर में क्या हुआ, रिजिड बन गया, मतलब वो हेरिडिटरी हो गया, ठीक है। प्लस सोसाइटी में अगर हम बात करें वेमेन की कंडीशन की, तो वेमेन कंडीशन भी डिटेरियोरेट होने लगी। वेमेन कंडीशन डिटेरियोरेट होने के लगी, मतलब खराब होने लगी का मतलब होता है, मतलब है कि अर्ली वैदिक में ठीक थी, लेटर वैदिक में खराब होने लगी। तो वेमेन कंडीशन स्टार्टेड डेटेरियोरेटिंग, ठीक है, डेटेरियोरेटिंग, खराब होने लगी। कैसे पता चलता है खराब होने लगी, नहीं कैसे पता चलता है, तो जैसे अगर बात करेंगे तो मीटिंग कुछ हुआ करती थी इन लोगों की, जैसे सभा, ठीक है, समिति, विदट, ठीक है। तो ये होती थी इनकी कुछ मीटिंग्स। तो सभा होती थी कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज्ड, ठीक है, मतलब कि जो लोग प्रिविलेज्ड हुआ करते थे। प्रिविलेज का मतलब जो लर्नेड हैं थोड़े से, ये कम्युनिटी ऑफ आम लोगों की होती थी, ठीक है। एक असेंबली थी कॉमन पीपल की, ठीक है।
और ये होती थी रिलीजियस असेंबली, ठीक है, धार्मिक असेंबली होती थी। तो ये जो है लेटर वैदिक एज में, ध्यान रखना, ये लेटर में तो डिसअपियर हो गई, ठीक है, डिसअपियर्ड इन लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज LVA, ठीक है। सभा में क्या था, ये इसमें पहले पार्टिसिपेट कर पाती थी विमेन, विमेन का पार्टिसिपेशन अलाउड था, लेकिन सभा समिति में पार्टिसिपेशन लेटर वैदिक एज में ख़त्म हो गया। LVA में जो विमेन पार्टिसिपेशन था, जो विमेन पार्टिसिपेशन तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि विमेन की कंडीशन भी डेटेरेट होने लगी, ख़राब होने लगी, ओके, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें, वैदिक गॉड्स के बारे में देखते हैं, रिलीजन। तो धर्म की अगर बात करेंगे तो धर्म क्या था इनका, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये लोग जो थे वैदिक एज वाले, ये गाय की बहुत पूजा करते थे, गाय को अघन्य मानते थे। अघन्य का मतलब नॉट टू बी किल्ड, जैसे आज है ना, यूपी में बेटा अगर तुमने गाय को मारा तो भगा के मारे जाओगे तुम, ठीक है, तुम्हारे घर पे अगले दिन बुलडोजर खड़ा मिलेगा तुमको। तो गाय को अघन्य माना गया था, मतलब सेक्रेड माना गया था, नॉट टू बी किल्ड, ठीक है, काऊ। यहाँ तक कि काऊ के लिए, गाय के लिए वॉर होते थे, बैटल्स होते थे, और बैटल फॉर काऊ वॉज नोन एज गविष्ठी। गविष्ठी क्या है, क्यों, गविष्ठी है बैटल फॉर काउज, गाय के लिए बैटल हो रहा है, समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी। रिलीजन की बात करेंगे तो इंद्र इनके प्राइमरी गॉड होते थे। देखो इंसान बड़ा चालू आदमी है, इंसान बड़ा चालू आदमी है, तो वो अपनी नीड के हिसाब से भगवान भी डिसाइड करता है, अपने भगवान भी बनाता है। जैसे इंद्र आज कौन पूछता है, कोई पूछता है नहीं, पूछता है, क्यों, क्योंकि आज बारिश वारिश हो जाती है, एग्रीकल्चर, हम प्राइमरी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट नहीं है, तब हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थे। इंद्र हमारे हिसाब से, इंद्र पुरंदर कंसिडर करते थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, एक तो वॉर वगैरह में, ठीक है, पूजा जाता था, प्लस इंद्र क्या करवा रहे हैं, बारिश करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर ज़रूरी था, तो भाई इंद्र की पूजा होती थी। डर जहाँ है वहाँ पूजा है, राधा राधा राधा, क्यों, मन में डर है ना। प्रेमानंद जी बोलते हैं कि भाई कुछ मांगने के लिए मत नाम जप करो या भगवान की पूजा करो, लेकिन हम में से मेजॉरिटी, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन करते तो इसीलिए है, डरे हुए हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना, है कि नहीं, डरे हुए हैं, तभी तो हम वृंदावन धाम ही जाएंगे। वृंदावन धाम, घर में जो भगवान है वो भगवान थोड़ी ना है, वो तो वृंदावन धाम में जब तक धक्के मुक्की लात घूंसे और जब कॉलर पकड़ के जब तक खींच के ना भगाया जाए तब तक कहाँ भगवान की श्रद्धा, कहाँ मज़ा आता है हमें। जब तक एकदम लंबी लंबी लाइन ना हो, धक्का मुक्की हो, फिर जब भगवान की वो जो मेन जो मूर्ति रखी वहाँ पर थोड़ा सा बस 5 सेकंड की झलक मिल जाए और वो कॉलर पकड़े कोई खड़ा होगा खींचने के लिए, आए हाय हाय, बस दर्शन हो गए, अब तो बस कृपा ही बरसेगी। और जो भगवान घर में बैठे हैं वो, या फिर जो तुम्हारे बगल वाले मंदिर में वो, तो डर ही तो है जब मैं वहाँ ले जा रहा है, कुछ तो है, और मेरे हिसाब से तो डर ही है वो, ठीक है। तो पुरंदर, ये अर्ली वैदिक एज में काफ़ी फेमस थे पुरंदर, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लेटर वैदिक एज में कम होती गई। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे लेटर वैदिक एज में आयरन की डिस्कवरी हो गई। जी हाँ, हम इसको आयरन एज जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मेन जो आयरन की डिस्कवरी होती है वो कब होती है, वो होती है लेटर वैदिक एज में। रील्स भी तो बनाने, हाँ क्या लिए, फिर रोना भी है, हाँ चलो भाई। तो पुरंदर नहीं भाई, मैं एक्सपीरियंस नहीं, मैं जाता ही नहीं, मैं ऐसे जगह जाता हूँ, भगवान की पूरी श्रद्धा है, ठीक है, ऐसा नहीं मैं अथीस्ट हूँ, ठीक है, भगवान की पूरी पूजा रहती है, राधा राधा नाम जब रहता है, लेकिन पागल नहीं, मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए ना, फिर रीज़न भी होना चाहिए कि हाँ क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, भगवान ने थोड़ी ना बोला है। मतलब जिन लोगों की डेथ भी होती है, आप देखते हो ना, सफोकेशन की वजह से, धक्का मुक्की की वजह से। खैर, अग्नि, ठीक है, फायर गॉड है ये। अग्नि की अगर बात करेंगे तो ये फायर गॉड है, इंटरमीडियरी माना गया इनको ह्यूमन और गॉड के बीच में। यानी कि जैसे कि हम हवन कुंड करते हैं, है ना, हवन कुंड में आग जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, तो ये मानता है कि आग की लौ उठ रही है सीधे भगवान तक जाएगी, स्वाहा, बस सीधा भगवान का गया स्वाहा स्वाहा, फिर भगवान के पास एक पैर दूसरा स्वाहा गया, है ना। काफ़ी अभी सावन का टाइम था, स्वाहा स्वाहा किया होगा तुम लोगों ने, क्यों, रुद्राभिषेक कितने लोगों ने किया था करवाया था रुद्राभिषेक, स्वाहा स्वाहा खूब किए होगे। सूर्य द डॉन
है। तो सूर्य जो है हमारे सूर्य भगवान है, ठीक है। सूर्य द सन वन ऑफ दी सेवरल एलिमेंटल गॉड है, ठीक है। सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान तो आज ही पूजे जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी साइंटिफिक भी होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल में जो सूर्य किरणें पड़ती हैं वो हम पे जो आती हैं वो मतलब उसके पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और फिर विटामिन डी तो मिलता ही है सूर्य में जाओगे, ठीक है। तो साइंटिफिक भी कुछ चीज़ों के रीज़न होते हैं। अब हर चीज़ को हमें सिरे से निकार नहीं देना चाहिए। अगर हमें ना पता हो तो उसमें न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना। और ये भी एक बात है कि हर चीज़ का हमें वो भी नहीं करना चाहिए, उसको मूर्खता बोलते हैं अगर हम हर चीज़ में बोलने लगे नहीं ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो न्यूट्रल रहना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारे गॉड, मेल गॉड हैं। फीमेल गॉडेसेस भी थी, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि फीमेल गॉडेसेस नहीं थी। तो जैसे हमारी अदिति जी थी, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अदिति जी थी हमारी, अदिति, तो ये मदर ऑफ इंद्र थी हैं, ठीक है। देन सावित्री जी, जो गायत्री मंत्र है ना वो सावित्री जी को डेडिकेटेड है, ध्यान रखना। बाकी तुम लिख नहीं रहो, समझ जाओ, ठीक है। आगे बढ़े। पॉलिटी मैंने बता दिया, सभा समिति विदट सब बता दिया। टाइप ऑफ पॉटरी कौन सी थी यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ पॉटरी वॉज सीन हेयर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हमें ऑकरे कलर्ड पॉटरी देखने को मिलती है। एक सेकेंड, ऑकरे मतलब वही गेरुआ, रंग दे तो मोहे आज गेरुआ। तो ऑकरे कलर्ड पॉटरी है या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर है, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW। वेदांग क्या होते हैं ये टूल्स होते हैं टू अंडरस्टैंड द वेदास। वेदास ऐसे समझ नहीं आ जाते हैं, वेद को खोल के बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ छो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए वेदांग। वेदांग क्या होते हैं, टूल्स होते हैं जिनसे कि हमें समझ में आते हैं वेद, ठीक है। तो वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा है, व्याकरण है। शिक्षा का मतलब स्टडी ऑफ फिनेटिक्स बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ फिनेटिक्स, ठीक है, कि किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें। कल्प क्या है, स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस की किस तरह से किया जाता है, मतलब उनको जो रिचुअल्स उनको किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। छंद की अगर बात करें, छंद क्या है, जो भी पोइटिक मैटर है, ठीक है, पोइटिक मैटर उसकी स्टडी को बोलते हैं छंद। निरुक्त क्या है, तो निरुक्त है जो एटिमोलॉजी, वर्ड की स्टडी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड की स्टडी को बोलते हैं एटिमोलॉजी, दैट इज निरुक्ता। वेदांग में ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट, ज्योति, ठीक है। एंड व्याकरण मतलब ग्रामर, ठीक है। तो कितने हैं वेदांग, तो वेदांग है टोटल 6, ध्यान से रखना इसको, ठीक है। दर्शन है ये हमारे, दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब होता है हमारे, इनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स। 2 तरह के होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, हीटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो पुरानी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं उस पर बिलीव करते हैं। हीटेरोडॉक्स क्या होता है, जो इन चीज़ों को चैलेंज करते हैं, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो हीटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये दर्शन शास्त्र में ध्यान रखना। ये तो हमारा वैशेषिका फिलॉसफी किसने दी थी, इट वॉज प्रोपाउंडेड बाई कन्नड़ा। और इसमें लॉजिक की बात है, ठीक है। फ्यूटिलिटी ऑफ माया, कि माया कुछ नहीं है, ये माया वाया कुछ नहीं है। और इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु, दैट इज़ एटम के बारे में बताया था कन्नड़ जी ने। तो मतलब वैशेषिका में हमें थोड़ा फिजिक्स वगैरह के बारे में पता चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। परमाणु, एटम के बारे में। न्याय फिलॉसफी गौतम ने दी थी। ऐसा याद रखो कि गौतम गंभीर सबको न्याय दिलाते फिरते हैं, जिससे देखो उससे लड़ जाते हैं और सबको न्याय दिलाते फिरते हैं। योग कौन सिखाता है, आपको होता है पतंजलि, रामदेव, है ना। शंख कौन बजा रहा है, कपिल बजा रहा है, अपना कपिल कोई लड़का है वो शंख बजा रहा है। वेदांत वेद व्यास ने, और मीमांसा जैमिनी, ठीक है। मीमांसा भी 2 तरह का देखो, एक तो है उत्तर मीमांसा उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने दिया था, और उत्तर मीमांसा की बात करेंगे तो बद्रायन ने दिया था, बद्रायन ने, ठीक है। इसी को ही बोल देते हैं क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा। वेद व्यास, या ध्यान रखना बद्रायन जी का नाम भी इसमें, बद्रायन, ओके। और ये मीमांसा जो जैमिनी ने दिया था उसको हम पूर्व मीमांसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दर्शन है हमारे। अब महाजनपद प्याज है, ये सबसे उससे पहले हम देख लें
जैनिज्म बुद्धिज्म। पहले तो तुम ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया तुम्हें? या सब बस ऐसे ही चला गया सब? और आयरन की डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? लेटर वैदिक एज में हुई थी, ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, अर्ली और लेटर वैदिक एज में, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो मेटल है ना उसको अयास के नाम से मेंशन था। अयास का मतलब होता है ब्लैक मेटल, तो वो आयरन को ही रेफर किया गया है। अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में थोड़ा सा डिफरेंस जो है देख लेते हैं हम लोग। तो जो अर्ली वैदिक एज है, यहाँ पर हमने देखा कि क्या सोसाइटी का क्या हाल था, लिखवाने की ज़रूरत है। विमेन कंडीशन, विमेन कंडीशन अच्छी थी यहाँ पर, गुड थी, यहाँ बेकार थी। कास्ट, जो वर्ण सिस्टम है, जो वर्ण सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल था, यानी हेरिडिटरी नहीं था। यहाँ पर रिजिड बन गया, हेरिडिटरी बन गया वो, ठीक, हेरिडिटरी बन गया वो। देन ये पैस्टोरल कम्युनिटी थी। पैस्टोरल का मतलब होता है चरवाह, मतलब चराते वराते थे, ये भेड़ भैंसे गाय भैंस ये सब चराते थे। ये एग्रीकल्चरिस्ट थे। एग्रीकल्चर मेनली प्रैक्टिस इन्होंने बहुत लार्ज लेवल पे स्टार्ट इसलिए कर दिया था बिकॉज लेटर वैदिक एज की स्टार्टिंग में डिस्कवर हो गई थी क्या, मेटल की, दैट इज़ आयरन की। आयरन की डिस्कवरी हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और बाकी तो ये इसको ऋग्वैदिक एज बोलते हैं क्योंकि ऋग्वेद इस टाइम पे कंपोज हुआ था। जो बाकी सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ये लेटर वैदिक एज में कंपाइल हुआ था। ओके, अच्छा, ये अनुलोम विलोम, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या होता है बताओ? व्हाट इज़ अनुलोम विवाह एंड प्रतिलोम विवाह? तो अनुलोम विवाह होता है, अनुलोम विवाह, जहाँ पर हम अनुलोम विलोम कर करके, क्यों अनुलोम विलोम कर करके अगर हम विवाह करते हैं, 7 फेरे, क्या होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, 7 फेरों के बंधन में बंधेंगे और पता नहीं क्या क्या होता है वो, ठीक है। तो वो क्या उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अनुलोम है आपका जहाँ पर लड़का जो होता है वो हाई कास्ट से होता है, ठीक है, जो बॉय होता है वो होता है हायर कास्ट से, हायर कास्ट से, और जो गर्ल होती है वो होती है लोअर कास्ट से। तो इसको क्या परमिट किया गया है लोअर कास्ट से, वेद में परमिट किया गया है, लेकिन प्रतिलोम विवाह नहीं किया गया है। अब प्रतिलोम विवाह क्या होता है? प्रतिलोम विवाह होता है जहाँ लड़का जो होता है वो लोअर कास्ट का होता है, ठीक है, और जो लड़की होती है वो होती है हायर कास्ट की। सही सही बताओ क्या करने के मूड में हो तुम लोग? झूठ कोई नहीं बोलेगा। अनुलोम की प्रतिलोम, या बीच का? खैर, ज़्यादा इन चीज़ों पे हम रुकते नहीं तो विवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी तरह के विवाह मेंशन्ड हैं, जैसे कि असुर विवाह होता है। असुर विवाह का मतलब किसी लड़की को खरीद के विवाह करना, दैट इज़ असुर विवाह होता है। गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह होता है, क्या होता है गंधर्व विवाह? गंधर्व विवाह होता है लव मैरिज। मज़ा आ रहा होगा ये टॉपिक पढ़ने में, तो ऐसा लग रहा होगा कि बस यही टॉपिक चलता है, हैं? आगे बढ़ तो जाओ ज़रा। ये क्या है? लव मैरिज, ठीक है भाई, ये वेदों में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह और गंधर्व विवाह क्या होता है ये पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, जबाला उपनिषद, ये सोचो जबाला उपनिषद में कुछ तो पढ़ाना था। जबाला उपनिषद में ध्यान रखना, इसमें आपका वो मेंशन्ड है क्या बोलते हैं, 4 आश्रम। 4 आश्रम क्या होते हैं? 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं ये, ठीक है। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, वो तुम्हारी रियलिटी बताता हूँ, रुक जाओ तुम लोग, ठीक है। 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। तो 4 आश्रम मतलब 4 फेजेस होते हैं लाइफ के। पहला होता है आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य होता है जहाँ पे 0 to 25 साल के लिए होता है, कि मतलब यहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं चीज़ों पे, अपना करियर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य। दिन आते हैं गृहस्थ पे। गृहस्थ का मतलब फिर आप गृहस्थी बसाते हैं अपनी 25 से 50 के बीच में, जनरली, ठीक है, गृहस्थ होता है। वनप्रस्थ, लेकिन आजकल जो गृहस्थ है वो बहुत लेट शुरू होता है, ठीक है। एक टाइम आएगा जब ये लोग स्किप ही कर दिया करेंगे, देख लेना, ठीक है। ये पक्का एक टाइम आएगा जहाँ पे लोग गृहस्थ स्किप करेंगे। वो आजकल वो कॉन्सेप्ट चलने लगा है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है वो, ये
डिंक, पता है डिंक क्या होता है? क्या होता है डिंक? तो ये वनप्रस्थ, वनप्रस्थ मतलब फिर आप गृहस्थ के जीवन जी के आप वन की ओर चले जाएंगे, दैट इज़ जंगल चले जाएंगे, एंड उसके बाद संन्यास ले लेंगे आप। ठीक है, तो ये 4 आश्रम जब डिंक होता है डबल इनकम नो किड्स। 2 लोग कमाएंगे, कोई किड नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, मस्त मौज करेंगे, ये होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर जैसे मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर इस टाइम पे था, दैट इज़ लेटर वैदिक एज में फ्लरिश किया था। और एग्रीकल्चर में जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि राइस को क्या बोलते थे? राइस, यहाँ पॉलिटी लिखा हुआ है, पॉलिटी हटा लो, ठीक है, पॉलिटी मैंने पहले ही लिखवा दिया था। तो राइस क्या होता था? राइस को क्या बोलते थे? वीट को क्या बोलते थे? हाँ जी, तो ध्यान रखना है राइस को व्रीहि के नाम से जाना जाता था, व्रीहि। वीट को गोधुमा, ठीक है। बारले को क्या बोलते थे? बारले राबी की खरीफ है, बताओ। बारले राबी की खरीफ है, तो यवा बोलते थे इसको, ठीक है। तो ये राबी है बारले, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, ये महाजनपद पढ़ने से पहले हम जैनिज़्म बुद्धिज़्म देख लें क्या? क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट, तो हीटेडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ ही देते हैं साथ में, ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, क्या कहते हो? या महाजनपद देखोगे? सर श्याम अयास लिखवा देता, अयास मेटल होता है, श्याम अयास, ठीक है, मेटल होता है। श्याम का मतलब ब्लैक, अयास का मतलब मेटल, ब्लैक मेटल हो, आयरन को ही रेफ़र किया गया है। 2026 में दुनिया ख़त्म, अच्छा ठीक है। मेरा असुर विवाह करवा दो सर। बेटा तुम अपने आप में असुर हो, किसी से विवाह कर लो, अपने आप असुर विवाह हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म जो है, अभी मैंने बताया हीटेडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट में आता है। थोड़ा पानी ग्रहण कर लें। हाँ, तो हुआ क्या, एक दिन हुआ ही है कि ब्राह्मण लोग जो है एकदम अपनी अत में आ गए, एकदम अति धरे हुए थे। कैसे अति धरे हुए थे? ठीक है, और कोई बुरा मत माना करो यार, थोड़ा जो है सो बताना पड़ता है, तुरंत बुरा मान जाते तुम लोग, ठीक है। तो अति ये थी कि भाई ये रिचुअल परफॉर्म करो तभी मिलेगा, मतलब कुछ भी अगर चाहिए तुम्हें तो ये सैक्रिफाइस करो, ये रिचुअल परफॉर्म करो। रिचुअल कौन परफॉर्म करेगा? ब्राह्मण करेगा। अब तुमने रुद्राभिषेक अपने घर में करवाया होगा, तो किसको पकड़ के लाए थे? पंडित जी को ही लाए होगे। और किसको लाए होगे? पंडित जी को। अगर पंडित, अब तुम घर में, मम्मी पंडित जी क्यों, कोई भी कर सकता है, पेल दिया जाता तुम घर में? नहीं नहीं, बताओ होता कि ना होता? तुम धर्म के मामले में, रिलीजन के मामले में फालतू की बकवास नहीं चलेगी। तो भाई ऐसा हो गया था एक टाइम पे, ठीक है। और ब्राह्मण अभी हमने देखा था ना, जो सब डिवीजन है वेदास के, जिसमें रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस लिखी हुई थी, तो उसी में लिखे हुए थे कि ये कि इसके लिए ये रिचुअल परफॉर्म करो, इसके लिए ये सैक्रिफाइस करो, ये रिचुअल करो, ये सैक्रिफाइस करो, ये अब जो मेन थे वैश्य और शूद्र, यानी कि जो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे वर्ण सिस्टम में, तो उनके पास इतना नहीं होता था पैसा कि वो सैक्रिफाइस दे सकें, वो रिचुअल करवा सकें, इतना सब। अब जैसे रुद्राभिषेक है, ठीक है, अब मान लो मेरे घर में खाने का नहीं, मैं रुद्राभिषेक कराऊंगा बैठ के? तुम खुद बताओ मुझे, नहीं तुम बताओ, कराऊंगा नहीं कराऊंगा? हाँ, तो अगर मैं नहीं कराऊंगा रुद्राभिषेक तो क्या भोलेनाथ हमसे गुस्सा हो जाएंगे, या हमको प्राप्ति नहीं होगी, सुख प्राप्ति नहीं होगी, या हमें सक्सेस नहीं मिलेगी? तो यही होता था मैंने पहले कि हाँ नहीं मिलेगा अगर नहीं करोगे तो फिर एक तरह से क्या हुआ, फिर मतलब रेजिस्ट करना शुरू किया कुछ लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू किया। अब रेजिस्ट कौन कर सकता था? शूद्र। क्यों? बहुत लोअर में, उसको अलाउ ही नहीं किया जाएगा रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले से ही लेटर वैदिक एज हमने देखा है कि उसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। वैश्य के पास उतनी पावर नहीं थी, क्षत्रिय के पास थी। तो क्षत्रिय जो है वो भी थोड़ा सा मतलब इन सारी चीज़ों से आहत था कि भाई सिर्फ पूरा हर चीज़ ब्राह्मण 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 क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है। तो क्षत्रिय ने रेजिस्ट किया, और उन्हीं में से एक थे गौतम बुद्ध। जो हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध हो चाहे महावीर हो, ठीक है, क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते थे। जैसे कि अगर हम गौतम बुद्धा की अगर बात करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, तो बुद्धिज़्म कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गौतम बुद्धा से। तो इसीलिए इनको हीटेडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें
कोई रिचुअल तुम्हें, कोई सैक्रिफाइस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आओ हम तुम्हें बताते हैं। तो मोस्टली जो आपके वैश्य शूद्र हैं ये सब आपके बुद्धिज़्म और इसमें जाते हैं, ठीक है, किसमें, जैनिज़्म बुद्धिज़्म में। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अंबेडकर जी थे, द फादर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो खुद इतना उनका दिमाग ख़राब हो गया था, ठीक है, हिंदू धर्म से, कि उन्होंने बुद्धिज़्म पहले, मतलब वही ना कि वो हिंदू धर्म से हटना चाहते थे, तो इस्लाम में भी उनको वही लगा, सुया सुन्नी वो सब, ठीक है। तो फाइनली ही केम टू द बुद्धिज़्म, और बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को बुद्धिज़्म के फोल्ड में लेके आए, ठीक है, अम्बेडकर जी। तो गौतम बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा, तो इन्होंने मतलब क्या किया, आपको पता है, ठीक है, बुद्धिज़्म धर्म की स्थापना करी। ये बिलोंग करते थे शाक्य क्लैन से, शाक्य जो क्लैन थी उससे बिलोंग करते थे ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड इनका ये सिंबल्स हैं कि ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ, इनकी मेन लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई। तो इनका सबसे पहले अगर बुद्धा की बर्थ की बात करेंगे तो बुद्धा की बर्थ हुई थी 563 BC में, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी, लुम्बिनी नेपाल में हुई थी, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देन अभी वो सिंबल विम्बल भूल जाओ, ठीक है, चलो याद कर लो, लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ग्रेट डिपार्चर, इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया 29 की उम्र में, 29 की एज में घर छोड़ दिया। उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके हॉर्स का नाम था चन्ना, चन्ना मेरेया, ठीक है। और या तो कंठक कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं होता है कि भाई चैरियट का नाम था, ठीक है, कंठक, और हाउस का नाम चन्ना, कहीं कहीं उल्टा दिया रहता है, ठीक है। 29 की एज में इन्होंने ग्रह त्याग किया। इनके मम्मी पापा का नाम क्या था, तो इनके मम्मी का नाम था महामाया, ठीक है, इनकी मदर का नाम था महामाया, और इनके जो फादर थे, फादर साहब का नाम था सुदोधना, ठीक है, सुदोधना, ठीक है, इनके फादर का नाम था। इनकी स्टेप मदर थी, मतलब इनकी मौसी जी थी, जिन्होंने इनको मतलब इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इनकी लाइफ में, और इनकी पहली भिक्षुनी भी बनी, यानी बुद्ध धर्म अडॉप्ट करने वाली पहली महिला, उनका नाम था महा प्रजापति गौतमी। और बाद में बुद्ध जी का ही मानना था कि भाई विमेंस को अलाउ नहीं करके उन्होंने बड़ी भूल करी बुद्धिज़्म में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। 29 की एज में उनके जो पहले टीचर थे उनका क्या नाम था, अलरा कलमा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ है कि फिर इनको एनलाइटनमेंट मिली। कब मिली इनको एनलाइटनमेंट, तो इनको जो एनलाइटनमेंट मिली तो वो लगभग 6 साल बाद मिली, ठीक है। और दर दर ये भटके, बहुत भटके, इधर उधर गए, इन्होंने रियलिटी ऑफ लाइफ को समझा, ठीक है, भाई क्या है रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको ये पता है कि मतलब बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, राजा थे इनके पिता, तो राजा शाही एकदम एंजॉय कर रहे थे। तो बाद में फिर इनको लगा कि रियलिटी ऑफ लाइफ है क्या एक्चुअल में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी आप लोग जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आज तो क्लास में मज़ा आ गया, क्या बात है। तो मैस्लोव का हायरार्की थ्योरी होता है एक साइकोलॉजी में, अगर आप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें मैस्लोव करके होता है, उनका हायरार्की मतलब इस तरह से पिरामिड होता है कि पहले आदमी अपनी बेसिक नीड जैसे पेट भरता है, फिर रहने वहने की व्यवस्था करता है, फिर पैसे कैसे कमाने हैं, फिर उसकी टॉप पे आती है इंटेलेक्चुअल नीड। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी प्रिपरेशन, आपके खाने वाने का इंतज़ाम आपके मम्मी पापा ने कर दिया है, अब जो लोग सड़क पे रह रहे हैं, ठीक है, जो लोगों के पास कुछ नहीं है, उन लोगों से बोलो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों भाई, उनको भाई पहले पहले पेट पूजा तो हो, तो जैसे भी हम खाने का इंतज़ाम करें हम करेंगे। फिर अब खाना वाना हो गया, घर वर भी बन गया, अब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो करते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा मान लो, फिर मान लो कि और पैसा कमाते हैं, मान लो कि आप उसके बाद आप रिज़ाइन दे के, ठीक है, आप काफ़ी आप सुनते होंगे जैसे IAS, जैसे एक अभी रिसेंट में एक IPS ऑफिसर थी, तो उन्होंने कुछ साल सर्व करने के बाद रिज़ाइन करके अपना घर का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया ठीक है, तो फिर आदमी बिज़नेस किया मान लेते हैं, बिज़नेस करने के बाद खूब पैसा आ गया, उसके बाद लगता है भाई अब क्या है रियलिटी ऑफ लाइफ, तो उसके बाद ऊपर आप जाते हो कि भाई कुछ ये तो रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो एकदम परम आनंद हो जाएगा, ठीक है, आपकी सर्टेन नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगी, लेट मी टेल यू, ये सत्य है। आपको ऐसे लुभावने ऑफ़र पहले भी दिए गए थे कि 10वीं कर लो, 10वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, लाइफ सेट, 12वीं में लाइफ सेट, है ना, ये ग्रेजुएशन ये सब कर लो, लाइफ सेट, हुई नहीं हुई,
गवर्नमेंट जॉब के बाद भी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है। कुछ नहीं, बस इतना होगा कि आपकी अब सिक्योरिटी आ जाएगी बस आपका, कि ठीक है कि हाँ मतलब ज़िंदगी से टेंशन नहीं कम होगी, अलग तरह की टेंशन आ जाएंगी, बस इतना होगा, ठीक है। तो अब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ठीक है। आपको हर स्टेज ऑफ लाइफ में जाना वो ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा भी है कि अगर हम कोई चीज़ मान लो, मगर मैं कुछ करने से आपको मना कर दूँ कि भाई ये मत करना, तो ऐसा लगता है नहीं नहीं कुछ तो है वहाँ पे, हाँ ऐसा भी लगता है। तो वही है, ठीक है, कि लाइफ में सत्य यही है कि कहीं भी मतलब ऐसा परम सत्य जो है वो तुम्हारे अंदर है। अब तुमने कस्तूरी मरक की थोड़ी सी फिलॉसफी में झाड़ रहा हूँ, ज़रूरी भी है कभी कभी देना, ठीक है। तो तुमने कस्तूरी मृग की स्टोरी सुनी होगी एक, तो ये कस्तूरी मृग होता है जो, उसको सुगंध आती है बहुत अच्छी अच्छी, तो वो इधर भागता है उधर भागता है इधर भागता है उधर भागता है, ठीक है। लेकिन एट दी एंड उसको पता चलता है वो उसके पास ही है, वो जहाँ से वो स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल, यानी कि आनंद सुख वो तुम्हारे अंदर है बेटा। तुम भाग रहे हो इधर उधर, इधर मिल जाएगा उधर मिल जाएगा, भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो वहाँ से जाके तुम्हें परम आनंद मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेगा। फेक ज़रूर करते हो, तुमको लगेगा यार वो भैया दीदी तो यार आईफोन लिए हुए हैं, वो तो पोस्ट कर दें, भैया दीदी हम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, वो फेक करते हैं, सभी फेक करते हैं, वो ही दिखा, फेक करते हो चाहे जो भी करते हो, लेकिन वो खुद को एक क्या बोलते हैं उसको साइकोलॉजी में, कुछ बोलते हैं, वर्ड नहीं याद आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईफोन ले लिया, तो मैं खुद को ये बता रहा हूँ कि देखो मैं खुश हो गया, लेकिन अंदर से वो रियलिटी है कि कोई खुश नहीं होता है इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, रियलिटी यही है लाइफ की, ठीक है। तो बेटा फिलॉसफी मेरी तुम समझ लो कि आनंद तुम्हारे अंदर है, खुशी तुम्हारे अंदर है, जितना तुम बाहर इधर उधर भागोगे, भागो, भागने कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस के साथ कि कुछ वहाँ मिलेगा नहीं, ये रियलिटी है। और ये पता कैसे चलेगा, जब वहाँ भाग के जाओगे, जब नहीं मिलेगा तो अपने आप उस चीज़ का एहसास भी हो जाएगा कि हाँ यार, ठीक है। तो कई सारे फिलोसफिकल गुरु हैं जो ये बोलते हैं कि भाई तुम जाओ, भागो, वहाँ देख के आओ तुम, जब तुम्हें खुद संतुष्टि मिल जाएगी तभी तुम्हारा मन भी तो संतुष्ट होगा, नहीं तो तुमको ये लगेगा वहाँ बस वहाँ पे नहीं गए, वहीं पे था सब कुछ, वहीं पे तो था सब कुछ, तभी हम सोचें कि मज़ा क्या नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। खैर, तो एनलाइटनमेंट की अगर बात करें तो ये इधर उधर गए काफ़ी जगह, और उसके बाद ये लगभग 49 डेज़ 49 दिन तक लगभग बौद्धि ट्री के नीचे, जो एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे बैठे, और इनको यहाँ पर एनलाइटनमेंट मिली, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर देखना चाहूँगा। हाँ सर, न्यू चैनल नेम अनलॉक्ड, परमार आनंद, परमार बाबा की जय, अब प्रिपरेशन बंद। बस वहाँ ही जन्नत थी, हाँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, बाबा परमार कलिंजर वाले कंपटीशन कम करो। हाँ तुमको यही लग रहा होगा ना कंपटीशन सही है, इसमें भी लालच आ रहा है, देखो कुछ लोगों को देख रहे हो, लालच की मुझे आ रही है इसमें भी कि सही यार ये सुन लेंगे काफ़ी लोग तो प्रिपरेशन नहीं करेंगे, रेशन नहीं करेंगे तो हम जल्दी से लग जाएंगे। अभी भी लालच छोड़ नहीं रहा है इतना समझाने के बाद, ठीक है। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ भाई, हर स्टेज ऑफ लाइफ में जीना चाहिए, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ गरीब रह कर रहो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब लो, पैसा कमाओ और पैसा कमाओ, ठीक है, ये रियलाइज़ करने के लिए कि हाँ ठीक है वो कमा लिया उसमें कुछ नहीं, नहीं तो फिर जीवन भर यही लगता रहेगा, अरे कुछ नहीं, कहने की बातें होती, पैसे में जो मज़ा है भाई, वो देखो क्या जूते पहने हुए, मिल जाता तो मज़ा आ जाते, क्या गाड़ी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। कमाओ लो, फिर तुम्हें रियलाइजेशन होगा उस चीज़ का, ठीक है। वो ज़रूरी भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करना ज़रूरी भी है, भोगना भी ज़रूरी है ठीक है, भोगना ज़रूरी है, जब भोगोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। लेकिन भोगते भोगते अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हर चीज़ को लेके अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, तो एनलाइटनमेंट में आते हैं। एनलाइटनमेंट तुम लोगों को आई थिंक मिल गई है, ठीक है। मिली कि नहीं तुम लोग को एनलाइटनमेंट, किस ट्री के नीचे मिली है, कहाँ बैठे तुम लोग, वही नोट कर लेना अपना। तो ये उरुवेला, ठीक है उरुवेला ये बोध गया में, ठीक है, ये बोध गया में जगह पड़ती उरुवेला बोधि ट्री, जो एक तरह का पीपल ट्री है, वहाँ मिली। और निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी किनारे। अब मैं लेक्चर तो इसमें काफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन वही है ना कि फिर पढ़ाई का समय है ये तुम लोग को अभी मैं ना एकदम आईना दिखा दूँ थोड़ी देर में, आधे घंटे बस तुम मुझे दो, आईना तुम्हें दिखा दूँ थोड़ी देर में, तुम लोग प्रिपरेशन छोड़ झाड़ के मेरी शरण में आ जाओगे अभी। हे परमार बाबा, कहाँ है मेरे गिरे वस्त्र
ठीक है, तो फर्स्ट सरमन इन्होंने सारनाथ, ठीक है, सारनाथ वाराणसी में दिया था, ये चीज़ ध्यान रखना। डियर पार्क है वहाँ पे, डियर पार्क। और फिर इनकी डेथ को हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं। फर्स्ट सरमन को बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धम्म चक्र। पता है मेरा काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया विपासना के लिए, और मैं अभी तक कर नहीं पाया, सिर्फ तुम लोग है इसकी वजह। 10 दिन चाहिए उसमें, और 10 दिन तुम लोग रह पाओगे मेरे बिना। डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और ये कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा में, या स्तूपा से आपको पता होना चाहिए कि इसको, जैसे बर्थ को लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाउस रिनंसिएशन को हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एनलाइटनमेंट को बोधि ट्री से, फर्स्ट सरमन को व्हील से, एंड डेथ को स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैच कर लेते हैं जल्दी से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का क्वेश्चन है ये। उनकी वेबसाइट पे पोस्ट हुआ था, तो मैच करो जल्दी से, मुझे आंसर बताओ जल्दी से। मैच करें। बर्थ कहाँ पे हुआ? बर्थ कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी नेपाल में। एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली? ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई इनको? बोध गया में, निरंजना रिवर के बैंक्स पे। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया? डियर पार्क, सारनाथ, वाराणसी में। और महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो कुशीनारा में। तो 3241 विल द करेक्ट आंसर। अब बुद्धा जी की फिलॉसफी पे आते हैं। तो बुद्ध जी के 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, जिनमें पहला है कि लाइफ एंटेल्स अनसेटिस्फैक्टरीनेस, मतलब कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है, यानी कि जीवन दुखों से भरा हुआ। देख रहे हो बुद्धा जी वही बोल रहे हैं। बुद्धा जी बोलेंगे अबे मेरा सुन के बोल रहा है। ठीक है। और सेकंड जो है, मतलब पहला है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स। दूसरा है मतलब डिज़ायर आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यानी कि इच्छाएं हमारा मूल एक तरह से रूट कॉज है सफरिंग का। जो हम सफ़र कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स हैं। गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उससे शादी हो जाए, इससे शादी हो जाए, हाँ ये गाड़ी मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है, यहाँ घूमने को मिलेगा, वहाँ घूमने को मिलेगा। डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर छोड़ दो। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा कि 100% आपकी चली जाएंगी, ठीक है, वो तो खैर बुद्ध जी आपको ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन उनकी फ़िलासफ़ी आपको ज़्यादा बता पाएगी। लेकिन ये तो बात पक्की कि बहुत सारे दुख हमारे कम हो सकते हैं अगर हम अपनी डिज़ायर्स को लिमिट कर दें तो, ठीक है। दुख कैन बी एंडेड, यानी कि दुख देयर इज़ एन एंड टू दिस सफरिंग। और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? 8 फोल्ड पाथ। तो ये जो है 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। फर्स्ट है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, डिज़ायर आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, and this suffering can be ended, and this can be ended by following the 8-fold path which is called as अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग क्या बोलता है कि 8 चीज़ें फॉलो करो। सही सोच रखो, सही इंटेंशन रखो चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। इंटेंशन सही होना चाहिए तुम्हारा। जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? ठुकरा के मेरा प्यार तेरा मेरा इंतकाम देखेगी, ये तो इनका इंटेंशन है। तो सर वो निकाल तो लिया था IAS, निकाल तो लोगे IAS, लेकिन सिर्फ सुख नहीं है मिलेगा, जिम्मेदार हैं तुम्हें। इंटेंशन सही रखो, ठीक है। राइट स्पीच, जैसे काफ़ी मैं बताता हूँ, जैसे मैं फिर से थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मैं भैया को जानता हूँ, ठीक है, मतलब सर सुपर चैट आ रही है, क्या बात कर रहे हो सर? IBA के लिए वीडियोस बनाओ पीयूष। हाँ बिल्कुल पीयूष, थोड़ा सीजल वाला मैं हटा दूँ, सीजल वाला थोड़ा सा ख़त्म टाइप हो जाए, उसके बाद IB पे ही फोकस करेंगे अपन, चिंता मत करो, करंट अफेयर्स वगैरह सब करेंगे। तो हाँ मैं जानता हूँ उनको, मतलब वो IAS ऑफिसर हैं अभी, ठीक है, और झारखंड में, मतलब उनको जानता हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ उनको कोई नहीं जानता है, ठीक है। जैसे वो नहीं IAS एंट्री, ये ग्रैंड एंट्री, वो बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और मैं उनको जानता हूँ, उनके प्रिपरेशन फेज से सब कुछ मैं उनको जानता हूँ। तो बहुत ही मतलब प्योर, जिसको बोल सकते हैं प्योर, बहुत ही राइट इंटेंशन, मतलब बहुत राइट इंटेंशन थे उनके, ठीक है। बहुत खुश भी लगते, बहुत खुश हैं वो, क्योंकि वो काम कर पा रहे हैं, मतलब उनका इंटेंशन साफ था कि भाई मदद करनी, क्योंकि पहले भी करते थे, वो पढ़ते भी थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते भी थे जाके। तो मतलब समझ रहा है, मैं बहुत अच्छे पर्सन हैं वो, बहुत 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 अच्छे पर्सन हैं, झारखंड में भी पोस्टेड हैं वो, ठीक है। राइट एक्शन, राइट लिविंग, यानी कि सही एक्शन लेना है, ठीक है, सही तरह से रहना है, राइट एफर्ट मारने हैं, सही एफर्ट, ऐसा नहीं कि एफर्ट भी नहीं सही है, राइट अटेंटिवनेस और राइट कंसंट्रेशन। पूछेगा नहीं बट पता होना चाहिए 8 फोल्ड पाथ किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्धिज़्म से है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं काफ़ी सारे, जैसे कि सबसे पहले तो मैं
त्रिपिटका के बारे में पता होना चाहिए। जो मेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, वो ध्यान रखना पाली में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं पूरा, लेकिन पाली और संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो है पाली में लिखा हुआ है। जो त्रिपिटक्स हैं वो भी आपके इसी में लिखे हुए हैं, दैट इज़ पाली लैंग्वेज में। कौन कौन से हैं? सूत पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और विनय पिटक, ठीक है। तो सूत में जो क्या लिखा हुआ है? सरमन्स लिखे हुए हैं, बुद्ध जी के उपदेश लिखे हुए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ? विनय पिटक में रूल्स एंड कोड्स लिखे हुए हैं मंक्स के लिए, और इसमें फिलोसॉफिकल मैटर है। याद कैसे रख सकते हो? अभी यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा था आर में, एस एपी जीपी मैथ में पढ़ते हो, ठीक है, वीआर, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी। और जातक टेल्स भी हैं, ठीक है, जातक टेल्स जो बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती हैं, ठीक है, जातक टेल्स, बुद्धास प्रीवियस बर्थ, ठीक है, प्रीवियस बर्थ। ये क्या है? ये है स्तूपा, दिस इज द स्तूपा, जो भगवान बुद्ध जी के किस उससे रिलेटेड है, लाइफ के किस इंसिडेंट से एसोसिएटेड है। तो अभी हमने देखा डेथ से एसोसिएटेड है, ठीक है, डेथ से एसोसिएटेड है। अब इसके हमें आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ये है आपका तोराना, TORANA, तोराना, ठीक है, तो गेटवे होता है तोराना। देन ये है आपको जो दिख रहा है, दिस इज हेमिस्फेरिकल डोम कॉल्ड एज अंड, ओके। ये है आपका हर्मिका, एंड ये है छत्र। छत्र मतलब ये जो 3 छत्र हैं, 1 2 3, जो बुद्धिज़्म धर्म के त्रिरत्न को दिखाते हैं। बुद्धिज़्म धर्म में त्रिरत्न क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं बुद्ध, धम्मा और संघ, ठीक है। संघ क्या होता है? कम्युनिटी होती है मंक्स की, ओके, क्लियर है ये चीज़। देन यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं? ये तो आपको मेधी हो जाएगी, प्रदक्षिणा पथ, मेधी, ठीक है, मेधी को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, जहाँ पर आप क्या करते हैं? आप घूमते हैं, ठीक है, टहलते हैं। ये है आपका क्या बोलते हैं यार, एकदम दिमाग से एकदम जा रहा है रेलिंग को, क्या बोलते हैं इसको, एकदम से दिमाग से जा रहा है। तराना हो गया, हर्मिका हो गया, अंडा हो गया, छत्र हो गया, वेदिका, यस, ठीक है, वेदिका, यस यस यस, वेदिका बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट स्तूपा पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर में दिख रहा स्तूपा, ये कौन सा है? मैंने पिक्चर भी पोस्ट करी थी इसकी टेलीग्राम पे, पता जल्दी से, रंग दे तुम। ये केसरिया कहाँ पे है? केसरिया इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, लार्जेस्ट है। देन है कहाँ ये? बिहार में है। वैसे तो इंडिया में लार्जेस्ट है, लेकिन अभी आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा लार्जेस्ट है, इंडिया वर्ल्ड कुछ मेंशन नहीं किया था, केसरिया बना था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं धाम एक स्तूप है, जो सारनाथ वाराणसी में देखने को मिलेगा, सिलेंड्रिकल शेप का ये थोड़ा सा, ठीक है। ये जो अभी देख रहे थे ना, ये सांची का स्तूपा है, ये सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे चेतियागिरी विहार फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे महामोगलेना और जो सारीपुत्ता हैं उनके रिलिक्स को वर्शिप करने के लिए यहाँ पर चेतियागिरी विहार फेस्टिवल होता है। रामभर स्तूपा कहाँ पर है? रामभर, क्यों जी? रामभर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भरूच कहाँ पर है? एमपी में। भरूच स्तूपा मध्य प्रदेश में है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें, चलो। चैत्य विहार क्या होता है? तो चैत्य होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, जहाँ से पूजा करी जाती है, और विहार जहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक्स वगैरह वो रहते हैं, विहार जहाँ वर्शिप करते हैं, चैत्य।
बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 4, जो हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी। पहली वाली हुई थी 486, कहीं कहीं 483 BC भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी 383 यानी 100 साल बाद, फिर लगभग फिर 100 साल बाद थर्ड वाली हुई थी, और ये हुई थी आपकी 72 AD में, 72 ईस्वी में। AD का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बाद के टाइम पीरियड की बात हो रही है। पैटर्नाइज किसने किया था? ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, ए के करके याद रखेंगे। किस जेनेस्टी से वो नाम भी लिखे हुए हैं। प्रिसाइड किसने किया था? MSMV। महा का मतलब इससे बड़ा आसान रहता है। ऑप्शन में आया कि थर्ड किसने पैटर्नाइज किया था? ए के मतलब ए से नाम शुरू होगा, किसने प्रिसाइड किया था? M से नाम शुरू होगा। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिलता है। कहाँ हुई थी? राजगिरी, वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी। कुंडलवन कश्मीर में चौथी हुई थी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? ये सब कंपोज हुए थे वो तो हमने देख ही लिया है, इनमें क्या क्या था। लेकिन ये जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वहाँ पर ये डिवाइड हुआ था हीनयान और महायान में। ठीक है, तो डिवीजन हुआ था हीनयान और महायान में। अब हीनयान और महायान में क्या अंतर है वो थोड़ा सा हम देखते हैं, देन जैनिज्म में आते हैं। हीनयान का मतलब होता है लोअर व्हीकल, महायान का मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल। हीनयान ये जो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, ये बिलीव नहीं करते थे महायान वाले, आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। ये भगवान बुद्ध को उनके ओरिजिनल फॉर्म में यानी ह्यूमनली फॉर्म में देखते थे। ठीक है, ये भगवान बुद्ध को एकदम, अभी मान लो कि एकदम ही कुछ ये मानते थे कि वो एकदम डिवाइन फिगर हैं वो। ठीक है, कैसे फिगर हैं वो? डिवाइन फिगर हैं एकदम, ये उनका मानना था। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए कि जो महायान है ये कहाँ है? जापान, चाइना, है ना, कोरिया। हीनयान क्या है? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे श्रीलंका, बाकी जो है ना इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, इन सब जगहों में। ठीक है, तो आइडल वर्शिप वाली चीज़ ध्यान रखना, और ये वाली चीज़ जो मैंने बताई ह्यूमनली फॉर्म, डिवाइन फॉर्म। महायान में ही बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट चलता है। बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्वास। तो बोधिसत्व वो होता है जो कि अपना एनलाइटनमेंट यानी निर्वाण का पाथ छोड़ के वो छोड़ देता है, मतलब उसके पाथ पे होता है बट छोड़ देता है, सो दैट वो बाकी लोगों को एनलाइटन कर सके, तो उसको बोलते हैं बोधिसत्व। ठीक है, बहुत हैं, जैसे कि अवलोकितेश्वर है, पद्मपानी जी हैं। ठीक है, अवलोकितेश्वर हो गए, पद्मपानी हो गए, अमिताभ हो गए, ये सब बोधिसत्वों के नाम हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं पद्मपानी की, सबका अलग अलग है। तो जैसे पद्मपानी है तो पद्मपानी जी को कंसिडर किया जाता है गॉड ऑफ कंपैशन। क्या? कंपैशन का बोधिसत्व इनको, यानी कि बहुत ही इनके अंदर कंपैशन है लोगों के लिए। ठीक है, जैसे अमिताभ है तो अमिताभ का भी अपना अलग है। ठीक है, कि वो बोलने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट हैं वो, इस तरह से। तो बस इतना ध्यान रखना, बोधिसत्व महायान से संबंधित है। बस जैनिज़्म पे आते हैं। तो जैनिज़्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट आता है। तीर्थंकर कौन है? डिवाइन फिगर है जैनिज़्म में जो कंसिडर किए जाते हैं तीर्थंकर। 24 टोटल हैं, 24 तीर्थंकर हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसमें से पहले वाले अगर बात करेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, 22 के बारे में पता होना चाहिए, जिनका नाम है अरिष्टा नेमी या नेमी नाथ के नाम से भी जानते हैं, अरिष्टा नेमी या नेमी नाथ। 23 कौन है? पार्श्वनाथ है। ठीक है, पार्श्वनाथ। और 24 कौन से? तो 24 है हमारे महावीर। ठीक है, महावीर। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड ये पूछता है कभी कभी कि इनमें से वेदों में कौन से मेंशन है? वेद में, ऋग्वेद में तो पहले और 22वें अरिष्टाई में ये मेंशन है आपके। ठीक है, जो फाउंडर तो ये माने जाएंगे, बट जो मेन प्रपाउंड किया, जो फैलाया, जो प्रचार किया, वो महावीर जी ने किया। वर्धमान महावीर इनको बोलते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। इनकी बर्थ कब हुआ? ठीक है, बर्थ डेथ, तो बर्थ इनका हुआ 540 BC में। कहाँ पे हुआ? कुंडग्राम, वैशाली बिहार में। कुंडग्राम जो जगह पड़ती है वैशाली बिहार में। ठीक है,
वैशाली बिहार में ये जगह पड़ती है वहाँ पे। देन इनके, अच्छा वहाँ पे ठीक है लिखवा दिया था ना, हाँ। यहाँ पे इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम वही था जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, क्या? सिद्धार्थ। तो ध्यान रखना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। इनकी मदर का नाम क्या था? तो इनकी मदर का नाम क्या था? हाँ, मदर का नाम इंपॉर्टेंट वैसे है भी नहीं इनका, ठीक है। फादर का नाम ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, एक सेकेंड। इनकी जो वाइफ थी ना, उनका नाम क्या था? यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, ये इनकी वाइफ थी। ये चीज़ ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की। और महावीर जी की जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा, ठीक है। वाइफ का नाम क्या था? यशोदा, ठीक है। और अगर बात करेंगे डॉटर, बेटी का नाम क्या था? डॉटर का नाम था अनुंजा प्रियदर्शनी। जैसे उनकी अगर बात करेंगे, दैट इज़ इनके तो इन, चलो छोड़ो अभी, ठीक है, पहले ये फोकस करो। मतलब उनके बेटे का नाम ध्यान रखना राहुल था, ठीक है। तो वो भी पूछा जा सकता है बस, ठीक है। अनुंजा प्रियदर्शनी। और ये था। और इनका जो फर्स्ट डिसाइपल थे महावीर जी के, वर्धमान महावीर जी के, वो इनके पहले, वो इनके दामाद ही थे। उनका नाम था जमाली, ठीक है। जमाली, जमाली कौन था? इनका सन इन लॉ था, ठीक है। और इन्होंने जो गृह त्याग किया था, हाउस रेनोवेशन किया था, वो 30 साल की उम्र में किया था। और किसके साथ किया था? ये मखाली कौशल के साथ किया था, ठीक है, मखाली कौशल। बाद में ये मखाली कौशल इनसे अलग हो जाते हैं और इन्हें अपना खुद का अलग से सेक्ट बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं आजीविका सेक्ट, ठीक है। आजीविका बोलते हैं उसको। आजीविका जो होती है, एक्सट्रीम फेटलिज्म पे बिलीव करते थे। एक्सट्रीम फेटलिज्म का मतलब है कि सब किस्मत में लिखा हुआ है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म में बिलीव करते थे। एसेटिज्म मतलब कि बॉडी पे बहुत ज़्यादा कष्ट डालना, उसको बोलते हैं एसेटिज्म, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो इनको एनलाइटनमेंट मिली वर्धमान महावीर जी को, वो कहाँ पे मिली? एनलाइटनमेंट जो इनको मिली, दैट इज़ जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, वो इनको लगभग 12 साल बाद हुई। जैसे उनको 6 साल बाद, इनको 12 साल बाद, यानी 42 ईयर्स की एज में हुआ इनको। कहाँ पे? तो साल ट्री के नीचे हुआ। जैसे उनको बोधि ट्री के नीचे हुआ, इनको साल ट्री के नीचे हुआ। जम्बिका ग्राम जगह पड़ती है, जम्बिका ग्राम, ये जगह पड़ती है रिज्जुपालिका। उनकी रिवर कौन सी थी? निरंजना नदी थी, जहाँ पर गौतम बुद्ध को मिला। ये रिज्जुपालिका, ठीक है, रिज्जुपालिका। इनका जो पहला सरमन था, जो पहला उपदेश था, वो इन्होंने कहाँ पर दिया था? वो दिया था पावा में। और जो इनकी डेथ हुई थी, जो इनकी डेथ हुई थी, वो पावापुरी में हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पावापुरी में हुई थी। पावा पड़ता है यूपी में, पावा जो पड़ता है वो यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में। लेकिन जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, दैट इज़ पावापुरी, वो आपका बिहार में पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। त्रिरत्न बुद्ध जैनिज्म में क्या होता है? राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट फेथ। ये बुद्धिज़्म का त्रिरत्न होता है। त्रिरत्न जैसे वहाँ देखा था बुद्ध धम्मा संघा, तो यहाँ होता है राइट एक्शन, जिसको हम बोलते हैं साम्यक, क्या बोलेंगे? राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब क्या हो गया? राइट कंडक्ट, ठीक है। तो साम्यक चरित्र, ठीक है, साम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, ठीक है, दर्शन। इसको कंडक्ट याद कर लो, तो इससे क्या होगा? KFC करके याद कर सकते हो, KFC, नॉलेज फेथ कंडक्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देन महावीर जी का ये सिंबल वगैरह भी आपसे अगर कभी पूछ ले कि इनका सिंबल क्या था, जैसे पहले वाले जो थे उनका सिंबल था बुल, पहले 23वें और 24वें क्या पता होना चाहिए, बुल। इनका था सांप, दैट इज सरपेंट, ठीक है। और इनका था क्या? लायन, ओके। 5 वोज क्या होते हैं जैनिज्म में? यानी कि 5 हम प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। इनको पंचव्रत बोलते हैं जैनिज्म में। जैन धर्म में पंचव्रत बोला जाता है इनको। तो एक तो है अहिंसा, ठीक है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा, ठीक है। काफ़ी लोगों के जैन धर्म में नाम भी होते हैं अहिंसा, ठीक है। तो नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, ब्रह्मचर्य, चैस्ट लिविंग, ब्रह्मचर्य आपको पता है ना। अपारिग्रह मतलब नॉन एक्विजिशन, चीज़ों को एक्वायर नहीं करना है। अस्तेय मतलब चुराना नहीं है कुछ, किसी का दिल भी नहीं, ठीक है। तुम लोगों के लिए मैंने बोला, ठीक है, कि भाई ये सब तुम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो ना इन चीज़ों से, तो इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैन काउंसिल्स पे आते हैं। जैन काउंसिल्स कितनी है?
2 हुई थी। बुद्धिस्ट कितनी हुई थी? 4 हुई थी। तो जैन काउंसिल टोटल 2 और बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल 4 हुई थी। तो जैन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई थी और कौन कौन से हुई थी। तो पहली तो हुई थी आपकी फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, और दूसरी हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, पहली वाली को प्रिसाइड किसने किया था? पहली वाली को बिंदुसार ने। ठीक है, कहीं कहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लिख लेना। ठीक है, दोनों आए तो दोनों नहीं आएगा, दोनों में से जो आएगा टिक कर देना, दोनों आ जाए तो फिर मौर्य टिक करना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी, किसने पैट्रनाइज किया था वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हुआ ये था एक्चुअल में कि मगध में उस टाइम पे, मगध अभी हम देखेंगे, तो मगध में क्या आ गया था? फेमाइन आ गया था। मगध यहाँ पर पड़ता है, एक महाजनपद है बिहार के पास में। ठीक है, तो यहाँ फेमाइन आ गया था। ठीक है, तो जिसके चलते चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बुद्धिज्म जैनिज्म को पैटर्नाइज जैनिज्म को पैटर्नाइज किया था, एक्सेप्ट किया था, क्योंकि जैनिज्म में ये था कि बहुत ही एक्सट्रीम एसेटिज्म पे बिलीव करते हैं जैनिज्म धर्म में, कि ये नहीं पहनना है ये नहीं खाना है, मतलब बहुत ही कम मीन्स में रहना है। तो उन्होंने पैटर्नाइज किया कि लोग भी उसको पैटर्नाइज करेंगे, लोग भी जैन धर्म अपनाएंगे, और उससे क्या होगा? खर्चा वर्चा बचेगा। फिर खर्चा बच नहीं रहा था, बहुत हुआ, तो ये लोग सब लोग आ गए यहाँ पर, मतलब कुछ काफ़ी लोग यहाँ पर आ गए, कुछ लोग वहीं रह गए मगध में, और कुछ लोग यहाँ पर आ गए, दैट इज़ आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं श्रवण बेल गोला। श्रवण बेल गोला, ये जगह कर्नाटक पड़ती है। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य यहाँ पर आए वो किसके साथ आए? वो भद्रबाहु के साथ आए। किसके साथ आए? भद्रबाहु के साथ आए, जो एक जैन मंग थे, भद्रबाहु। ठीक है, फिर जब ये वापस गए यहाँ से, तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ रह गए थे वो तो सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, तो उनको बोला गया, ठीक है, वो किसकी लीडरशिप में थे? स्थूलभद्र, स्थूलभद्र की लीडरशिप में थे वो। ठीक है, तो भद्रबाहु की अगर बात करेंगे तो इन्होंने फाउंड किया जिसको हम बोलते हैं दिगंबर सेक्ट। दिगंबर मतलब अंबर ही हमारा वस्त्र है, दिगंबर। ठीक है, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, नो क्लोथ। और इन्होंने फाउंड किया श्वेतांबर। जो लोग रह गए थे वहीं मगध में, तो वो सफ़ेद कपड़े धारण करने लगे थे, श्वेतांबर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भद्रबाहु, दिगंबर, स्थूलभद्र, श्वेतांबर, तो इनका डिवीजन हो गया था। पहली जैन काउंसिल में डिवाइड हो गए थे, वी आर नॉट द सेम ब्रो हो गया था यहाँ पे। इस तरह से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान में डिवीजन हुआ था। ओके, चलो अब हम यहाँ इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया नहीं, अब हम वापस आएंगे यहाँ पे, दैट इज़ महाजनपद पे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? जैनिज्म बुद्धिज्म में कोई डाउट तो नहीं है? यस। तो महाजनपद था क्या? चलो भाई, क्या हीनयान नो आइडल वर्शिप? ना भैया, ना करें भाईजान, ना करें। हीनयान करते थे आइडल वर्शिप। ठीक है, हीनयान नहीं करते थे, मतलब आइडल वर्शिप महायान करते थे। ठीक है, ध्यान रखना, हीनयान नहीं करते थे, महायान करते थे। सर बुक्स भी बता दीजिए, किसकी बुक्स? अच्छा, जैन की बुक्स आप बोल रहे हो क्या? तो जैन में आता है जैसे भगवती सूत्र आता है, ठीक है, अगम सूत्र आता है। तो अगम अगर कभी पूछ ले, अगम, अब देखोगे जितने लोग के अगम नाम होता है, अगम, ठीक है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे जैन धर्म में। काफ़ी काफ़ी लोगों के नाम होते हैं अगम। ठीक है, काफ़ी लोगों का नाम अहिंसा होता है। तो ध्यान रखना, अगम सूत्र किताब है, भगवती सूत्र है। ठीक है, पता है सुबह क्लास क्यों डिले करनी पड़ी थी? सुबह तो थोड़ी लंबी क्लास हो गई थी, सुबह उठे थे एकदम ऐसे सही टूट सा रहा था, फिर पैरासीटामॉल फिर जल्दी से खाई,
बेइज्जती क्यों? तब तो मना कर रहे थे, अब नहीं खाएंगे दवा। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। और महाजनपद क्या होते हैं? तो महाजनपद, जनपद महा बन गया, बड़ा बन गया जनपद, दैट इज़ महाजनपद। तो हमने अभी देखा ना 500 BC में ख़त्म हो गया था लेटर वैदिक एज, तो वही मान सकते हैं टाइम पीरियड कि वो महाजनपद का टाइम पीरियड था। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर 16 महाजनपद निकल के आए। कितने? 16, जिनके बारे में कहाँ से पता चलता है? डिफरेंट जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं वहाँ से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय है, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यहाँ से हमें पता चलता है यहाँ पे 16 महाजनपद मेंशनड है। इसी तरह दीघ निकाय, वहाँ पे 12 महाजनपद मेंशनड है। जैन लिटरेचर जो भी बता रहा तो भगवती सूत्र वहाँ पे भी मेंशनड है। तो ये 16 महाजनपद की कैपिटल पूछता है, जो पूछेगा, लेट मी टेल यू, ठीक है, ये पूछेगा पक्का जब आपका सीजल का एग्जाम होगा, तो नोट कर लो इसको क्योंकि पूछा है सिलेक्शन पोस्ट में भी, ठीक है। तो अंग की चंपा है, अंग देखो यहाँ पर तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, आपको दिख रहा है, सबसे ईस्ट में है ये, है ना, बंगाल के पास में चंपा। मगध की अगर बात करेंगे, मगध, तो मगध की कैपिटल थी राजगीर, जो बाद में पाटलिपुत्र भी शिफ्ट हुई थी। काशी की काशी थी। वत्स, हे वत्स मौसम्बी का जूस पिला दो, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, कौसाम्बी वत्स। कौशल, कौशलपुर राजा किसको बोलते हैं? भगवान राम को, है ना, तो ईस्ट यूपी जो अयोध्या वाला एरिया है, तो वहाँ कैपिटल थी श्रावस्ती। सुरसेन, तो सुर ऐसे छेड़ो कि मथुरा तक जाए, ठीक है, राधा राधा है क्या, ऐसा सुर छेड़ो कि मथुरा तक सीधा प्रेमानंद महाराज जी को सुनाई दे, तो सुरसेन मथुरा। पांचाल, ऐचित्र और काम्पिल्या। कुरु, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, विराटनगर, है ना, विराट कोहली माता, ऐसा कुछ याद कर सकते हो, माता का बहुत ध्यान रखते हैं अपनी, ठीक है। छेदी, बंदा तो अच्छा था, छेदी यार, छेदी याद है, दबंग वाला छेदी, अपना सोनू सूद, बंदा तो अच्छा था। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, ठीक है। गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, कम पूछा कर, कम पूछा कर, कम्बोज पूछा, ठीक है। अस्मक, प्रतिष्ठान, पैठान, वज्जी, वैशाली, कुशीनारा, किसकी है? मल्ला की। सबसे जो इम्पॉर्टेंट था, मतलब सबसे जो पावरफुल था वो मगध था। सेकंड मोस्ट पावरफुल था आपका अवंती, ये वो अवंती, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर था आपका अस्मक, थोड़ा सा और वेस्ट साइड में कर दो, ये मत्स्य है, विराटनगर, ये सुरसेन है, मथुरा, कुरु है, इंद्रप्रस्थ जो, ठीक है, ये हस्तिनापुर जो हरियाणा वाला रीजन है वहाँ पे, पांचाल, ठीक है, ऐचित्र, काम्पिल्य, देन कौशल, श्रावस्ती कैपिटल है, मल्ला की कुशीनारा है, एंड बाकी छेदी, बांदा, ठीक है, छेदी की बांदा, बंदा तो अच्छा था। याद होगी कैपिटल? नहीं याद होती रटो, याद करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट डायनेस्टीज इन दैट रूल इन मगध देखने वाले हैं। अब मगध को ही क्यों देखने वाले हैं? क्योंकि यार मगध जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मगध इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो पावरफुल था। पावरफुल क्यों था? क्योंकि उसकी पोजीशन पावरफुल थी। ये साउथ ऑफ गंगा लोकेटेड था, गंगा के साउथ में लोकेटेड था, गंगा यहाँ से जाती, गंगा के साउथ में, और यहाँ पे सोन भी आती, तो गंगा और सोन के एक तरह से कॉन्फ्लुएंस पे था ये, ठीक है। इसके हम बोल सकते हैं दोआब रीजन में था। तो एग्रीकल्चर यहाँ बहुत फ्लरिश किया, पहला। दूसरा, यहाँ पर एलिफेंट बहुत सारे थे तो वॉर में हेल्प कर देते थे। तीसरा, किसी को अटैक करना है तो इतना ईस्ट में आना पड़ेगा। सर ऐसे तो फिर अंग भी उससे ज़्यादा ईस्ट में है एकदम। मगध ने पहले ही अंगा को हरा दिया था और कॉन्कर कर लिया था, अभी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ईस्ट में लोकेटेड है, तो उसकी जो टैक्टिकल पोजीशन है। साथ ही साथ आप देखो, ये हमने कल ज्योग्राफी में मिनरल पढ़ा था, यहाँ पर आपको याद है ये मिनरल रिच रीजन है। क्यों? छोटा नागपुर प्लेट्यू भाई, सर छोटा नागपुर प्लेट्यू तब भी था क्या मगध के टाइम? उस टाइम और क्या, और जब तुम पैदा हुए तब मगध छोटा नागपुर प्लेट्यू बनाया क्या है? ज्योग्राफी तो बहुत पुरानी होती है। ज्योग्राफी के लिए भाई, जैसे हमारे लिए 100 साल होते हैं ना, वैसे ज्योग्राफी के लिए 1 मिलियन साल होता है ये समझ लो, जैसे हमारे लिए 100 साल होते हैं ना, 100 साल में मैक्सिमम हमारा जीवन चल सकता है, वैसे 1 मिलियन साल होता है ज्योग्राफी के लिए। 1 मिलियन इक्वल टू हमारे 100 साल, ऐसे समझ लो, ठीक है। और ये तो हम कब की बात कर रहे हैं बताओ? आज से कितने साल पहले की बात कर रहे हैं हम? ये 500 BC में अगर हैं तो आज से कितने साल पहले की हम बात कर रहे हैं? 2500 साल पहले। 2500 साल कुछ नहीं है ज्योग्राफी के लिए, ब्लिंक ऑफ एन आई है 2500 साल, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ ही जाते हैं आज हम, ठीक है। तो डिफरेंट डायनेस्टीज जो मगध में रूल करी वही देखनी है हमें। तो पहली डायनेस्टी है हर्यनका डायनेस्टी, ओके। हर्यनका डायनेस्टी, हर्यनका डायनेस्टी में कौन कौन आए? तो हर्यनका में आते हैं सबसे पहले तो बिंबिसार। ये बिंदुसार नहीं, ध्यान रखना, कौन है ये? बिंबिसार है ये, बिंबिसार। बिंबिसार के क्या टाइम पीरियड की बात करेंगे? 540 BC,
544 BC से लेके लगभग 490 BC, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड था बिंबिसार का। इन्होंने अंगा को कॉन्कर किया था, ये चीज़ ध्यान रखना है। जो अभी हमने देखा जिसकी कैपिटल क्या थी, चंपा। टाइटल इन्होंने लिया था सेनिया का, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। 3 वाइफ थी इनकी। एक तो कौशल देवी थी, जो कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी। चल्लाना एक इनकी वाइफ थी, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। और एक और थी, ठीक है। बस कौशल देवी और चल्लाना का नाम याद रखना बस, ठीक है। इन्होंने जीवक नाम का एक फिजिशियन सेंड किया था। ही सेंट जीवक, जो एक कौन था, फिजिशियन था। किसके पास भेजा था? अवंती के राजा जो थे उज्जैन के, उनके पास भेजा था। उनको बीमारी थी जॉन्डिस की, तो ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला ले जे से जीवक, जे से जॉन्डिस, ख़त्म। तो इन्होंने वो भी मतलब जैसे नहीं, मालदीव्स की पहले मालदीव्स क्या बोलता था, कौन है तुम, ठीक है। तो फिर मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने ये नहीं बोला तू कौन है भाई, मोदी जी ने फिर भी अलायंस बना के रखा। और उसी का नतीजा है कि आज मालदीव्स, जब पहले इंडिया आउट कैंपेन करता था, आज इंडिया इन कैंपेन कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु, ठीक है। बिंबिसार और चिल्लाना से हुए थे अजात शत्रु, ठीक है। ध्यान रखना, लिच्छवी को कॉन्कर किया था, लिच्छवी और वैशाली को कॉन्कर किया था, ठीक है। ये फैक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं बता दूं, पर थोड़े बहुत देख लो ये, ठीक है। हमने देखा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया इन्होंने, ये हमने फैक्ट पढ़ा था। और बस, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। देन आते हैं उडाइन ने क्या किया था? उडाइन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी। ये शिफ्टेड दी कैपिटल शिफ्ट करी थी कहाँ से कहाँ? राजगीर से पाटलिपुत्र, ठीक है। राजगीर से पाटलिपुत्र को कैपिटल शिफ्ट करने का काम उडाइन ने किया था, बस इतना ध्यान रखना। उडाइन ऑप्शन में ना हो तो अजातशत्रु होगा, अजातशत्रु मार देना, बिकॉज वही पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ था उसमें अजातशत्रु, लेकिन एक्चुअल में था वो उडाइन ही, ठीक है, जिसने की कैपिटल शिफ्ट करी थी। राजगीर, जिसको राजगिरी बोलते थे, से पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, ठीक है। इसके बाद आएगी शिशुनागा डायनेस्टी, जैसे यहाँ पर है ना शिशुनागा डायनेस्टी आती है इसके बाद। तो उसमें हमें ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। शिशुनागा उसके फाउंडर थे और हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ध्यान ये रखना कि जैसे बिंबिसार ने अंगा को कॉन्कर कर लिया था, शिशुनागा के रिगार्डिंग बस इतना ध्यान रखना कि जो शिशुनागा डायनेस्टी थी उसने अवंती को भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है, या कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, अवंती को भी। तो फाइनली अवंती भी मगध के अंडर में आ चुका था अभी, ठीक है। शिशुनागा के बाद आएगी नंद डायनेस्टी, नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के फाउंडर थे महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद इसके फाउंडर थे। टाइटल इसने लिया था एक रथ का, ठीक है। अपरूटर ऑफ क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रियों से बहुत चलता था ये, ठीक है। तो अपरूटर ऑफ क्षत्रिय, एक रथ का टाइटल लिया था। इसके बाद आया था धनानंद। अब धनानंद क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चलेगा। तो धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर जो द ग्रेट है उसने इन्वेजन किया था, अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, ठीक है। यहाँ पे उसने यहाँ पर इन्वेजन किया था। यहाँ पर उस टाइम पे यहाँ पे जो रूलर थे उनका नाम था पोरस। तो अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस हो गया था, जिसको हम बैटल ऑफ हिडास्पीस बोलते हैं। कल याद आया आपको? मैंने कुछ नाम लिखवाया था झेलम का। मैंने झेलम का क्या नाम लिखवाया था? वैदिक नेम तुम बताओ, वी से शुरू होता है। और एक और नाम बताया था व्याथा, और एक और बताया था हिडास्पीस ग्रीक में। तो ग्रीक यहीं पे ग्रीक टेक्स्ट में मिलता है, जहाँ पर पता चलता है अलेक्जेंडर पोरस लड़ा था बैटल ऑफ हिडास्पीस झेलम रिवर के बैंक्स में, ठीक है। तो वैदिक नाम क्या है? वैदिक नाम है वितास्ता, ठीक है। अब जीत किसकी हुई थी, हार किसकी हुई थी, वो कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। डिस्प्यूटेड है वो। हुआ कब था ये बैटल ऑफ हिडास्पीस? 326 BC। ये लास्ट थिंग था नंदा डायनेस्टी का। अब माना जाता है कि मूरा थी एक, ठीक है, इसके कोर्ट में कोर्टिसान थी, ठीक है, जिसको रखेल टाइप बोलते हो, ठीक है। तो उसके साथ इसके रिलेशंस थे, उसी से मतलब हैं ऐसे टेक्स्ट हैं जो बताते हैं कि हाँ वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है, ठीक है। और फिर ये बेइज्जती करता है किसकी? कौटिल्य की, जिनको विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जानते हैं। और कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य जो एक ही लोग के नाम है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंदा को हराते हैं और इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। और फाइनली लेके आते हैं मौर्य एम्पायर। क्या लेके आते हैं? मौर्य एम्पायर लेके आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है,
क्लियर है। अब मौर्य एम्पायर के बारे में या फिर मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इनके लिटरेरी एविडेंसेस क्या हैं, लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं। तो हमने ये जाना कि हमारे 16 महाजनपद थे, उनकी कैपिटल देखी हमने, उनमें से सबसे पावरफुल था मगध। अब मगध क्यों पावरफुल था वो भी देखा। मगध में डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई, जैसे कि हरण्यका, शिशुनागा और मौर्य। तो हरण्यका, शिशुनागा, नंदा और मौर्य। तो मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसने बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक रूल किया, इसलिए हमें मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिटरेरी एविडेंसेस क्या हैं, मतलब कहाँ से हमें पता चलता है, लिटरेरी एविडेंसेस दैट इज़ कहाँ से हमें पता चलता है कि भाई ये मतलब मौर्य एम्पायर में ऐसा ऐसा था। कहाँ से पता चलता है हमें? तो ये हमें जैसे एक किताब है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी जरा बताओ। देन एक है इंडिका, किसने लिखी है बताओ। एक है मुद्राक्षस, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी, ठीक है, एंड मुद्र राक्षस ये विशाख दत्त ने लिखी, ठीक है, ये विशाख दत्त ने लिखी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से पता चलता है मेन ये 3 टेक्स्ट हैं। और भी हैं जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, जैसे कि दीपवंश, महावंश पाली में लिखे गए हुए हैं, दिव्यदान, जातक कथाएं, वो सब से यहाँ के बारे में पता चलता है। तो ये सारी लिटरेरी एविडेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन ये मेन है जो यहाँ पर हमने अभी देखे। यस, अर्थ बाई काउ, यस देख रहे हो, अर्थ बाई काउ। और हम थोड़ा सा लिख दें, थोड़ा सर पूरा लिखो, सर समझ नहीं आ रहा है क्यों? लिखने में पूरा शब्द दिक्कत आ रही है कमेंट में। खैर कोई नहीं, लिख रहे हो यही बहुत बड़ी बात। बहुत लोग तो शांति से बैठे होंगे, चल रही रामायण, आराम से बैठे, टेक लगाए, तकिया का टेक लगाए, बैठे हैं, बस चल रहा है, आनंद चल रहा है। दोस्त से बोले लेके आओ थोड़ा कुछ खाने के लिए, लेके आओ, हैं चबा रहे हैं अपना, देख रहे हैं, मज़े चल रहे हैं ज़िंदगी के। बेटा मज़े कम करो ज़रा, और कमेंट में लिख दिया करो जब पूछते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पे आओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करेंगे तो 322, ठीक है, 322 BC से लेके लगभग 297 तक, ठीक है, 297 BC तक टाइम पीरियड था इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का फाउंडर थे। अब ये बताने लिखवाने की ज़रूरत है क्या कि धनानंदा को हराए थे, हैं धनानंदा को हराए थे, किसकी हेल्प से हराए थे, ठीक है। इन्होंने ही ऑल्सो डिफीटेड सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर कौन था? जब अलेक्जेंडर आया था यहाँ पे तो अपन वापस चला गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर वापस चला गया था पोरस को उसकी टेरिटरी दे के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने एक मिलिट्री कमांडर को छोड़ गया था, सेलिकस निकेटर को। उसने आज सेलिसिड एम्पायर की नींव रखी, सेलिसिड एम्पायर बनाया उसने, ठीक है, और उसी को हराया, और फिर उसकी लड़की से शादी भी करी थी, ठीक है। और उसी के कोर्ट में था ये मेगास्थनीज, जिसने इंडिका किताब नहीं लिखी। तो मेगास्थनीज जो है इसी को भेजा गया था सेलिकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसने कि इंडिका किताब लिखी, जिसमें उसने बताया कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें कोई स्लेवरी थी ही नहीं। अच्छा, ये गलत फैक्ट था, उसका मन बोलना था स्लेवरी थी ही नहीं, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा था कि थी। इसने बोला 7 वर्णों में डिवाइडेड थी, 7 क्लासेस में सोसाइटी डिवाइडेड थी, जो कि अगेन गलत था बिकॉज 4 वर्णों में थी, वो तो हमें भी पता है। उसके लिए इंडिका पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वो तो लेटर वैदिक से चला आ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बताया था, वो PCS 2 करके हम ले याद करते हैं, PCS 2 काउंसलर है ना, फिलोसोफर, कल्टिवेटर, शेफर्ड, देन आपका ये क्या बोलते हैं, कौन है ये, ट्रेडर, ठीक है, वॉरियर, ओवरसियर एंड काउंसलर। तो ये सब हैं 7 वर्णों में डिवाइडेड है, जिससे आपको पता होना चाहिए। TCS तो पूछता था कि बताओ 7वें में कौन है, तो काउंसलर है, 5वें में कौन है, इस तरह से। तो इसलिए मैंने बता दिया, फिलोसफर हो गया आपका, कल्टिवेटर हो गया, यानी किसान हो गया, शेफर्ड हो गया, ट्रेडर हो गया, वॉरियर, सोल्जर मतलब, और ओवरसियर, और ये हो गया आपका कौन, काउंसलर, ठीक है। तो ये इंडिका में मेंशन्ड है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको डिफीट किया, इसकी लड़की हेलिना से शादी भी करी, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनके बेटे बिंदुसार। ये तो सर सुनेला लग रहा है, सुनेला नहीं लग रहा है बेटा, ये बिंबिसार वो अलग थे, हरनका डायनेस्टी के फाउंडर थे, जो पहली डायनेस्टी थी मगध में। ये हैं मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। विशाख दत्त ने जो मुद्र राक्षस लिखी थी उसमें इनको लोअर क्लैन का बताया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बिंदुसार की अगर बात करेंगे तो वही
297 ऑनवर्ड्स, 297 से लेके वही 272 273 BC तक था ये। और ये बिंदुसार के रिगार्डिंग ये ध्यान रखना कि इन्होंने एक एंटियोकस वन थे, सीरिया के रूलर थे, उनसे मांगा था कुछ कि भाई एक फिलोसफर भिजवा दो, ड्राई फिक्स भिजवा दो और कुछ स्वीट वाइन भिजवा दो। तो ये मांगा था सीरिया के राजा एंटियोकस वन से, जिसमें कि उन्होंने फिलोसफर छोड़ के बाकी चीज़ें उन्होंने भिजवा दी थी। सीरिया का रूलर था, ठीक है। बिंदुसार की अगर बात करेंगे तो अमित्रोकेट्स, ठीक है, अमित्रोकेट्स के नाम से इनको जाना जाता है बाई ग्रीक्स, ठीक है। आजीविका को मेनली पैटर्नाइज किया था, आजीविका को अपनाया था इन्होंने। आजीविका याद करो मखाली गोसल ने फाउंड किया था, याद है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म, ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ है। इनके बेटे का नाम था अशोक, ठीक है, सस्ता अशोक अशोक ले लैंड है ये, ठीक है। खैर शाहरुख खान पे काफ़ी मीम्स वगैरह चल रहे थे ना आजकल, क्यों चल रहे थे वो? तो खैर आते हम लोग अभी अशोक पे। तो अशोक जो हैं, ध्यान रखना, राधा गुप्ता की हेल्प से ये थ्रोन पे बैठे थे। राधा गुप्ता की हेल्प से थ्रोन बैठे थे। माना जाता है अपने 99 ब्रदर्स को, 99 भाइयों को मारने के बाद ये जो है 99 सन्स नहीं, 99 ब्रदर्स, ठीक है। अशोक फ्रॉम मीशो। हाँ चलो भाई। तो अशोक की अगर बात करेंगे तो उन्होंने 8 years आफ्टर हिज कोरोनेशन, 8 years आफ्टर कोरोनेशन यानी अपनी ताजपोशी से 8 साल बाद कलिंग वॉर लड़ा था, ठीक है। कलिंग का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? तो ये 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। अब कलिंग कहाँ पर पड़ता है? कलिंग जो मॉडर्न डे उड़ीसा वाला रीजन है, यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर लगा है मौर्यन एम्पायर का, तो मौर्य बहुत विस्तार था, मतलब बहुत विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नींव रखी थी, तो ऐसा ही पूरे में नींव रख दी थी। धीरे 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 ये सलीसिड एम्पायर तो उसको कॉन्कर किया, बिंदुसार ने कॉन्कर किया, ठीक है। जैसे धीरे धीरे कॉन्कर होते होते तो ये वाला पार्ट बचा था, ये उड़ीसा वाला पार्ट है, जिसको बाद में अशोक ने कॉन्कर किया। और साउथ तो खैर कभी कैप्चर नहीं हो पाया था, बट फिर भी लार्जेस्ट ऑफ ऑल था। इसके बाद जो होता है वो हम गुप्ता एम्पायर के टाइम पे देखते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा फिर भी नहीं था। तो सबसे बड़ा अगर एम्पायर किसी के अंडर में था तो अशोक का, नॉट बिकॉज अशोका ने बहुत कुछ तीर मारे थे, बट बिकॉज क्योंकि मतलब मारे थे हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, वो लोग पहले करके गए थे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी है अंबानी का लड़का है, मुकेश अंबानी लड़का, ठीक है, लेकिन मेन देखा जाए तो मेन काम तो धीरू भाई अंबानी करके गए थे। अब बोला जाए नहीं, अनंत अंबानी के टाइम पे सबसे मतलब इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा था, बिल्कुल है, लेकिन काम तो पहले के लोग कर गए ना, जैसे धीरू भाई अंबानी, उनके फादर मुकेश अंबानी, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर है। तो हुआ क्या था, कलिंग वॉर में इनका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया धम्म घोषा से। बेरी घोषा का मतलब होता है कॉन्केस्ट बाई वॉर, यानी कि युद्ध लड़ेंगे और उससे कॉन्केस्ट करेंगे, उससे चीज़ें, उससे एम्पायर को अपने अंडर में लेंगे, और इसको रिप्लेस किया गया बाई धम्म घोषा। धम्म घोषा का मतलब है कि कॉन्कर थ्रू हार्ट, मतलब हार्ट को कॉन्कर करना है, दिल को जीतना है। मतलब ये अब तलवार नहीं उठाएंगे, तलवार इन्होंने त्याग दी, ठीक है। और इन्होंने धम्म की फिलॉसफी को अब प्रपाउंड किया, फैलाया। कैसे फैलाया? चट्टानों में लिख लिख के, खंभों में लिख लिख के, जिनको हम बोलते हैं एडिक्ट्स, और अपने बेटे और बेटी को भी भेजा था। इनके बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है, और इनकी बेटी का नाम था संघमित्र, ठीक है। इनको भेजा था सीलोन, दैट इज श्रीलंका, कि जाओ और वहाँ प्रचार करो बुद्धिज्म धर्म का। और एडिक्ट्स में लिखवाया था, एडिक्ट्स जो होते हैं उसमें लिखवाया था, एडिक्ट मतलब रॉक में, चट्टानों में और खंभों में, पिलर्स में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारी चीज़ों को लिखवाया था कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो रॉक एडिक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ मिले हैं मेजर, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो मेजर और एक माइनर बोलते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट हैं आपके टोटल 14, मतलब 14 जगहों में पाए गए, नहीं 14 लाइन्स, 14 चीज़ें बताई गई हैं, उसको बोलते हैं 14 रॉक एडिक्ट, ओके, क्लियर। तो 14 पत्थर नहीं है वो, 14 वो हैं, ठीक है, मतलब लाइन्स हैं वो, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कांदाहार में मिला। कांदाहार कहाँ है? अफगानिस्तान में। शहबाज गढ़ी,
ठीक है। शहबाजगढ़ी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा रीजन है आपका पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, ना करें भाईजान, ना करें, ठीक है। और देन उसके बाद ये मनसेरा है, मनसेरा भी आपको ये खैबर पख्तूनख्वा रीजन में देखने को मिलेगा। देन खालसी है जो उत्तराखंड में है। देन गिरनार में गुजरात में देखने को मिला। देन नाला सोपारा महाराष्ट्र। देन सन्नाटी, ठीक है, सन्नाटी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एयर्रागुड़ी कहाँ है? कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। देन धौली उड़ीसा में, और जोगड़ा उड़ीसा में। धौली और जोगड़ा दोनों उड़ीसा में, ठीक है। तो ये हैं मेजर जहाँ पर 10 प्लेसेस जहाँ पर हमें रॉक एडिक्ट्स देखने को मिले हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, मेजर रॉक एडिक्ट की बात हो रही है। ये 10 जगह जो है ना मेजर रॉक एडिक्ट वाली, ये याद होनी चाहिए तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद नहीं होगी तो फिर रोना बैठ के, ठीक है। और जितने भी रॉक एडिक्ट थे अशोक के, वो हमें टोटल 3 भाषाओं, 3 लैंग्वेजेस और 4 स्क्रिप्ट्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया, तो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया और अब ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया। प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ओके, ठीक है, याद रहेगा। और इन स्क्रिप्ट में कैसे पता, इन स्क्रिप्ट जो है एडिक्ट है उनमें कैसे पता चला अशोक के हैं, तो इनको डिसाइफर किया गया था सबसे पहले 1837 में, 1837 कहीं कहीं 1838 में मिलेगा तुमको, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और ये जो डिसाइफर किया था उन्होंने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप है, तो उन्होंने देखा कि ये देवनामी पियादसी बार बार लिखा हुआ है, ठीक है, देवनामी पियादसी, देवों का प्रिय, ठीक है। तो वहीं हम भी बगल में खड़े हुए थे, तो बोलते हैं यार ये क्या चल रहा है परमार भाई, देवनामी पियादसी, देवनामी पियादसी। तो हमने कहा चलो भाई कर्नाटक साइड थोड़ा चलते हैं, उधर भी देख के आते हैं, तो हो सकता है किसी और में देखें तो पता चले। आदमी जब तक जाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो फिर हम लोग गए दोनों लोग, तो फिर हम लोग ने 4 जगह पाई। कौन सी 4 जगह थी वो एक तो थी मस्की, ये जो मस्की दिख रही तुमको, मस्की दिख रही कर्नाटक में। ये निट्टूर दिख रहा है तुमको, कहाँ है? कर्नाटक में, ये निट्टूर, ठीक है। और ये दिख रहा है ब्रह्मगिरी, कहाँ है? कर्नाटक में। और ये तुमको दिख रहा है गुज्जर। ये 4 जगह हम लोग गए जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने यहाँ देखा कि अशोक का नाम जो है देवनामी पियादसी अशोक, तब हम लोगों को पता चला अशोक। हाँ, अब जेम्स प्रिंसेप को तो क्रेडिट दे दिया गया, लेकिन मुझे कभी दिया नहीं है, लेकिन खैर सह लेंगे। अभी 14 रॉक एडिक्ट है, ठीक है, 14 रॉक एडिक्ट हैं। तो पहला जो है, पहला बताता है, पहली लाइन ये थी कि एनिमल्स को मत मारा कर, देखो, ठीक है, हत्या मत करो, और ये फेस्टिव गैदरिंग मत करो। फेस्टिव गैदरिंग क्यों ना करो? अब देखो तो मैं बताता हूँ मैं, जैसे मोदी जी जो है, ये बात तो छिपी नहीं है, बात तो सत्य है कि भाई देखो मीडिया तो कंट्रोल्ड है इस समय, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल, अब कितना है कितना नहीं है वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है, लेकिन कंट्रोल्ड तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो क्यों कंट्रोल्ड है? क्योंकि पता है कि अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो यही है, तुरंत चिल्ला चिल्ला के इधर उधर करने लगेंगे, और फिर जो है तख्ता पलट का जो है चांस यहीं से बनता है, ठीक है, तख्ता पलट। फिर आपका नाम क्यों नहीं है सर? अब वही तो है, अब कभी मैंने उस चीज़ को क्रेडिट मांगा नहीं तो कभी दिया नहीं गया, लेकिन वही है, ठीक है, हिस्ट्री कुछ लोगों के साथ क्रूअल ही रही है, बस उसी बात का दुख है। लेकिन खैर, तो मोदी जी ने कंट्रोल करके रखा, क्यों? सॉरी, मोदी जी ने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, कंट्रोल्ड है, लेकिन ये तो आपको पता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि पता है कि भाई यही लोग चीख चीख के बोलेंगे, तो इनको क्या, पैसा फेंक के मारो इनको, देखो अब पैसा कहाँ से आएगा भाई? टैक्स ज़्यादा ले लो लोगों से, थोड़ा टैक्स ज़्यादा ले लो, ठीक है, अब सर्विसेज उतनी ना दो, वहाँ से पैसा जो बचेगा इनके मुंह फेंक के मारो। और पैसे में कौन नहीं चेंज हो जाएगा? जैसे मान लो तुम हो कि नहीं ये पार्टी बहुत अच्छी है, बीजेपी के अलावा मान लो तो ये पार्टी बहुत, तुम्हें पैसा फेंक के मारेंगे ना, गिरगिट भी शर्मा जाएगा, ये सत्य है, देखो ये सत्य है, तो तुम कितना भी चीख लो बोल लो, ये सत्य है, तुम्हें मुंह पैसा फेंक के मारेंगे। 100 में, मतलब ये मान लो 1000 में से एक ही हो गया जो नहीं चेंज होगा, 1000 में से एक, ठीक है, तो ये है। तो भाई अब वो क्या करते हैं, मोदी जी का जो सीना है वो विराट कोहली से भी चौड़ा है, मोदी जी का जो सीना है वो सलमान खान से भी चौड़ा, दिखाते रहिए। तो उसी तरह से अशोक ने भी जाना कि ये लोग जो हैं फेस्टिव गैदरिंग अगर करेंगे तो वहाँ पर वही बातें होंगी, ये रूल अच्छा नहीं, ये वो, तो उसने बैन कर दिया इन सबको, ठीक है। मेडिकल केयर फॉर मैन एनिमल्स, जनरॉसिटी टू ब्राह्मण्स। और ध्यान रखना, मैं बिल्कुल ये मत समझना कि मैं कोई बीजेपी के खिलाफ हूँ या फिर इस पार्टी के खिलाफ हूँ, कांग्रेस के खिलाफ हूँ, नहीं,
मैं तो जो है बीच में हूँ, बिल्कुल बीच में, ठीक है। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी ख़राब है, कांग्रेस भी ख़राब है, ठीक है। मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जो सबको पता है, तो वो वैसे बता देता हूँ, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही है। अब जैसे मैंने अभी मोदी जी की बड़ाई करी थी, है ना, डिप्लोमेसी में, कि मालदीव जो पहले इंडिया आउट बोलता था, पहले बोलता था क्या हो तुम, अब बोलता है कि इंडिया ही सब कुछ है, इंडिया इन कैंपेन। मोदी जी ने जो है तख्ता पलट कर दिया मालदीव में। तो कुछ लोग समझने लगेंगे मैं बीजेपी फ़ैन हूँ, अभी कुछ लोग समझेंगे बीजेपी एंटी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बीच में हूँ, ठीक है, बीच में, बिल्कुल बीच में, न्यूट्रल, ठीक है। थर्ड में, अब क्या मैं सब में याद करना है? सब में नहीं याद करना है। पहला याद करना है, स्लॉटर नहीं करना है, फेस्टिव गैदरिंग नहीं करनी है। देन देन 13th वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है कि कलिंग वॉर के बाद किस तरह से इन्होंने, इनका जो हृदय परिवर्तन वगैरह हो गया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फेम ग्लोरी नहीं रखनी 10th में, तो सब एक बार देख लेना, लेकिन फर्स्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7th वाला भी ध्यान रखना है, टॉलरेंस रखनी है, हर धर्म के प्रति टॉलरेंस रखनी है, ऐसा नहीं कि ये धर्म अच्छा है वो धर्म अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो पहला, 7वां, 13वां, ये सब थोड़े से देख लेने जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। खंभों में भी कुछ लिखवा के गए थे ये, ठीक है, खंभों में भी कुछ लिखवा के गए थे। कितनी लाइनें थी खंभे में? 7। ऐसा नहीं 7 खंभे थे, 7 लाइनें थी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये शाफ्ट होता है, जो दिख रहा है डंडा सा, डंडा, ये शाफ्ट होता है। इसको इन्वर्टेड लोटस बोलते हैं, इसको अबैकस बोलते हैं, इसको कैपिटल बोलते हैं। ये होता है कैपिटल, ठीक है, ये होता है अबैकस, ये होता है इन्वर्टेड बेल शेप्ड, और ये होता है शाफ्ट, ओके। तो ये जो हमारा नेशनल एम्बलेम है, जो ये अशोक चक्र, ये सब आप देख रहे हैं, ये नेशनल एम्बलेम है ना, इतना तो पता होगा सभी को। ये जो सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से लिया गया है, जो सारनाथ का पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से इसको निकाला गया है, और ये आज भारत का नेशनल एम्बलेम है। जैसे ये रामपुरवा का बुल है, जो राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, ठीक है। रामपुरवा का बुल है जो कहाँ रखा हुआ है? प्रेसिडेंट हाउस में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में ही रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ और भी हैं, जैसे कि ये कोई याद नहीं आ रहा अभी कहाँ पे, जहाँ पे अशोक गए थे बर्थ प्लेस में, लुम्बिनी में है, रुमिनी डी बोलते हैं उसको, रुमिनी डी, ठीक है, रुमिन डई पिलर इंस्क्रिप्शन, ये लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक है। निगाली सागर है एक नेपाल में, ठीक है। एक लौरिया अराज है, लौरिया नंदगढ़, वो कहाँ पर है बताओ जल्दी से। लौरिया अराज और लौरिया नंदगढ़ वो आपके बिहार में पड़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये इस तरह से लिखा हुआ होता था। ऑफिसर्स कौन होते थे इनके टाइम पे? सर करेंगे भाई, सारा कुछ करेंगे, ठीक है, चालुक्य सब आएंगे अभी, ठीक है। तो ऑफिसर्स कौन होते थे इनके टाइम पे? ऑफिसर्स की अगर बात करेंगे, जैसे कि समहारता होता था एक, ठीक है, एक सन्निधाता होता था, सन्निधाता, एक अक्षपटालिका, सीताध्यक्ष, गोपा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे समहारता का मतलब जो सब कुछ हर ले, दैट इज़ कलेक्टर होता था, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, कलेक्टर जनरल, ठीक है, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। सानिधाता कौन होता था? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था ये, ठीक है। इसने कलेक्ट कर लिया, अब उसको रक्षा कौन करेगा, देखेगा कौन? ये। अक्षपटलिका कौन होता था? ये ऑडिट वगैरह करता था, ऑडिट ऑफिसर होता था। सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर देखता था, सीता माता एग्रीकल्चर देख रही, इस तरह से याद कर सकता हो। ये अकाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, ठीक है, अकाउंट। अशोक ने एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया था जिसको जानते हैं धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता का ये काम होता था, ये देखना कि सारे लोग धम्मा, दैट इज धर्म को फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं। मेन काम उसका यही होता था, धम्मा, ठीक है, धर्म को देखना कि फॉलो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, टैक्स की अगर बात करेंगे तो टाइप ऑफ टैक्सेस कौन कौन से होते थे? तो जैसे कि जो काइंड ऑफ एक सेना भक्तम होता था, कि जहाँ से अगर सेना जा रही है तो सेना के लिए टैक्स देना होता था, ठीक है। जो गोल्ड में टैक्स पे करना पड़ता था उसको हिरण्य बोलते थे,
हिरण्य क्या होता था, जो टैक्स को गोल्ड में, सोने के फॉर्म में देना होता था, दैट वाज हिरण्य, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और एक होता था प्रणय, ठीक है। प्रणय वो आपका एक इमरजेंसी टैक्स हुआ करता था। प्रणय काफ़ी लोगों का नाम भी होता नहीं, प्रणय। दिस वॉज काइंड ऑफ इमरजेंसी टैक्स। और कुछ पोस्टमार्टम पे आने से पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो कुछ किस तरह से था, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि अकॉर्डिंग टू अगर हम जाएँ जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की जो इंडिका है, वहाँ पे ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो लिखा था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है 6 कमिटीज़ में डिवाइड करके रखा हुआ था। 6 कमिटीज़, 6 समितियाँ थी और हर कमेटी में 5 मेंबर्स हुआ करते थे, 5 मेंबर्स ईच, ठीक है। उसमें 5-5 मेंबर हुआ करते थे हर एक कमेटी में, ठीक है। और ये कौटिल्य ने एक सप्तांग थ्योरी दी थी, ठीक है। सप्तांग थ्योरी दी थी। सप्तांग थ्योरी में एक मतलब ये है कि भाई राजा है, उसके मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, मैंने उसके अंडर में जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम पढ़ते हैं, उसका पूरा एक टेरिटरी है, दुर्ग है, दैट इज़ फोर्ट है, ठीक है, उसकी मिलिट्री है, ठीक है, और उसकी ट्रेजरी है, कोष है जिसको हम बोलते हैं, और उसके एलाइज हैं, ठीक है। सप्तांग थ्योरी दी थी उन्होंने, किसने, जो ये क्या बोलते हैं, कौटिल्य थे, ठीक है। किंग है मतलब राजा, उसकी टेरिटरी है, जनपद बोलते हैं उसको, उसका दुर्ग है यानी फोर्ट है, उसका कोष यानी ट्रेजरी है, उसका सेक्रेटरी है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अमात्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये नोट करते चलना, ठीक है, सप्तांग थ्योरी। और आर्मी है और उसके सहायक हैं, मतलब मित्र हैं उसके कुछ, ठीक है, एलाइज हैं। तो ये सप्तांग थ्योरी दी थी किसने, कौटिल्य ने, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़े, कुछ छूट तो ना रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे 2 तरह के कोर्ट हुआ करती थी, 2 तरह की कोर्ट्स हुआ करती थी इनके टाइम पे। एक तो होती थी जो पर्सनल डिस्प्यूट्स देखती थी, जिसको हम बोलते थे धर्मस्थीय न्यायालय, ठीक है, धर्मस्थीय न्यायालय। और एक होता था आपका कंटक शोधन, कंटक प्राण कंटकम, ठीक है, कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है। ये पर्सनल मैटर्स देखता था, पर्सनल डिस्प्यूट्स देखता था। ये जो मान लो कि बड़े लेवल के डिस्प्यूट हो गए, जैसे कि मान लो कुछ ऐसा चीज़ है जो डायरेक्टली से नहीं, आज गवर्नमेंट से अगर मान लो कोई केस इन्वॉल्व होता है, तो स्टेट से अगर कोई डायरेक्टली केस इन्वॉल्व था तो वो कंटका शोधन न्यायालय देखता था। और एक चीज़ और, हाँ, कि जो मौर्य के टाइम पे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। 5 प्रोविंसेस में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड था। जैसे कि आज भारत है तो भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है 28 राज्यों में अलग अलग से सरकार चलती है। तो उस टाइम पे 5 प्रोविंसेस थी। एक तो थी आपकी जिसको हम बोलते थे अवंती पथ, जो वेस्ट साइड में होता था। ईस्ट में होता था आपका प्रश्य पथ, ठीक है, ऐसे याद कर लो, रुक जाओ कर लो, ऐसे याद कर लो तुम, चलेगा नहीं अब, ठीक है। अवंती पथ यहाँ पर लिख लो, प्रश्य पथ तो याद भी रहेगा आपको, ठीक है। नॉर्थ में होता था उत्तर पथ, और नीचे होता था दक्षिण पथ, और बीच में बैठी अपनी प्राची जी, ठीक है, दैट इज प्राची, जो सेंटर में था, ठीक है। इसकी कैपिटल हुआ करती थी, दैट इज जो अवंती पथ है, दैट इज जो वेस्ट में था, उज्जैन, ठीक है। जो ईस्ट में था उसकी कैपिटल क्या थी, तौसली। दक्षिण पथ की जो कैपिटल थी वो क्या थी, सुवर्णगिरी मतलब जो मॉडर्न डे कर्नाटका, जहाँ पे आपको गोल्ड मिलता है, देखा था हम लोगों ने, हुट्टी गोल्ड माइन की, कोलार गोल्ड फील्ड, सुवर्णगिरी वही आपका। उत्तर पथ की अगर बात करेंगे तो तक्षशिला, और प्राची की अगर बात करेंगे जो प्रेजेंट डे यूपी बिहार वाला रीजन है, वहाँ पर पाटलिपुत्र सी कैपिटल थी, ठीक है, पाटलिपुत्र। अब बढ़ते हैं मौर्य ख़त्म करने के बाद पोस्ट मौर्य में। तो हुआ क्या कि जो अशोक थे, ठीक है, अशोक के जो पोते वगैरह थे वो आते हैं, जैसे कि दशरथ अशोक करके आते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी में आते हैं बृहदरथ। सर पॉटरी इस टाइम पे NBPW थी, ठीक है। अगर इस टाइम की मैं पॉटरी की बात करूँगा, ठीक है, अगर इस टाइम की पॉटरी की बात करूँगा तो NBPW, नॉर्थ ब्लैक
पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज NBPW, ठीक है। NBPW ये इस तरह की पॉटरी थी, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ओके, ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड, तो पोस्ट मौर्य पे आते हैं। चलो, तो मौर्य के जैसे ने बताया कि अशोक के जैसे पोते आते हैं, ठीक है, दशरथ मौर्य, जिन्होंने नागार्जुनी केव भी बनवाई थी, ध्यान रखना, ठीक है। बुद्धिस्ट के लिए नागार्जुनी केव अगर पूछेगा, नागार्जुनी केव किसने बनवाई, तो दशरथ मौर्य ने बनवाई, जो इनके पोते थे वहाँ अशोक के। और उसके बाद जो लास्ट रूलर हुए वो थे बृहद्रथ। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो उनके मिलिट्री कमांडर थे। पुष्य मित्र शुंग उनके मिलिट्री कमांडर थे। ही डिफीटेड हुम, डिफीटेड बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो उन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया। इनके बेटे का नाम था अग्निमित्र, और अग्निमित्र ने क्या किया था? अग्निमित्र ने मतलब अग्निमित्र कालिदास की एक नॉवेल के हीरो थे, मालविका अग्निमित्र करके नाम था। मालविका और अग्निमित्र की उसमें लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो बस इतना ही हमें इनके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो शुंग डायनेस्टी थी उन्होंने मेनली बुद्धिज़्म या फिर ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज किया था, फॉलो करते थे ये लोग, ठीक है। शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनको जो उनका नाम था देवभूति, उनको मारा वासुदेव कनवा ने, जो उनके मिलिट्री कमांडर थे। यानी कि बृहद्रथ जो मौर्य थे उनके मिलिट्री कमांडर थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा। उसी तरह शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे दैट इज देवभूति, उनके मिलिट्री कमांडर थे वासुदेव कनवा, उन्होंने उनको मार दिया, ठीक है। हिसाब बराबर टाइप हो गया। और इनको जो है शुंग भृत्य के नाम से जाना जाता है। शुंग भृत्य का मतलब है कि सर्वेंट्स ऑफ शुंगास, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ शुंगा, शुंगा के नौकर एक तरह से, ठीक। इसके बाद आते हैं सातवाहना डायनेस्टी पे। सातवाहना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ये कब रूल चल रहा था? तो आप ये मान लो कि BC बस ख़त्म ही हो रहा था, ठीक है। BC बस ख़त्म ही हो रहा था, लगभग 50-60 BC की बात है, ठीक है। 50-60 BC की बात है, और BC ख़त्म हो रहा था और AD शुरू हो रहा था, तो लगभग 200 AD तक, ठीक है, इनका रूल था। सातवाहना जो थे ये साउथ में रूल कर रहे थे। साउथ में मतलब जो महाराष्ट्र वाला जो ये रीजन है ना, महाराष्ट्र और उसके आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पे रूल कर रहे थे सातवाहना। हाँ, फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे इनके सिमुक सातवाहना, ठीक है। फाउंडर कौन थे? सिमुक सातवाहना थे। और इनको जो है आंध्र या आंध्र भृत्य के नाम से जानते हैं, बिकॉज जो आंध्र वाला रीजन है, आंध्र भृत्य, वहाँ पे ये रूल कर रहे थे, ओके। एंड कैपिटल क्या थी इनकी? प्रतिष्ठान या पैठान, पैठान या प्रतिष्ठान। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है। और इनसे एसोसिएटेड एक नासिक इंस्क्रिप्शन है जो इनकी मदर गौतमी पुत्र ने कंपोज किया था इनके लिए जब इनकी डेथ हो गई थी। नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में पता चलता है। गौतमी पुत्र इनकी मदर का नाम था, अपनी मदर का नाम रखा करते थे ये लोग। तो ये मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, ठीक है। मैट्रिलिनियल मतलब अपनी मदर का नाम रखते थे ये लोग, ठीक है। दे स्टार्टेड कॉइन्स मेड ऑफ व्हाट? कॉइन्स मेड ऑफ लेड यानी शीशा जिसको बोलते हैं। तो लेड के बने हुए जिन्होंने जो है कॉइन्स शुरू किए थे सातवाहना डायनेस्टी ने, ओके, क्लियर है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने एक साकर रूलर को हराया था। ये डिफीटेड साकर रूलर जिनका नाम है क्षत्रप नहापना, ठीक है। क्षत्रप नहापना को इन्होंने हराया था, हराने का काम किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। और इन्होंने टाइटल भी लिया था एक ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि
एक ब्राह्मण टाइटल लिया है तो बाकी धर्मों को पैटर्नाइज नहीं किया। ब्राह्मणिज्म को मेन फॉलो करते थे बट बाकी धर्मों को भी पैटर्नाइज किया था, वो हमें कैसे पता चलता है? तो महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो महाराष्ट्र में कुछ केव्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि कन्हेरी, ठीक है, जैसे कि करले केव्स, कन्हेरी केव्स, करले केव्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। प्लस इन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे चैत्य विहार बनाए। चैत्य विहार अभी हमने देखा था क्या होते हैं। चैत्य विहार क्या होते हैं? तो चैत्य होते हैं प्लेस ऑफ जो वर्शिप होता है, और विहार होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? कन्हेरी करले केव्स, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और स्तूपा भी इन्होंने कुछ बनवाए, स्तूपा भी बनवाए हैं, प्लस जो अजंता जो केव्स हैं उस पर भी काम थोड़ा बहुत स्टार्ट करवाने का इन्हीं को क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी नागार्जुनी केव बताया था तुमको, वो कहाँ पे है? नागार्जुनी केव। तो नागार्जुनी केव ध्यान रखना, वो बिहार में है नागार्जुनी केव, ओके। अच्छा, जैनिज़्म बुद्धिज़्म तो देख ही चुके हैं, ओके, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना है पोस्ट मौर्य में, ठीक है। ये मत समझना इतना ही पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में। अब हम स्टार्ट करेंगे इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। बस ये हमारा आखिरी अध्याय है इसका, ठीक है, एंशिएंट का। 2000 भेज भाई, क्या हो गया? अभिनव उपाध्याय सर, नोट्स मिलेंगे या नहीं? नोट्स भाई नहीं मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट प्लीज़। क्यों, पनवेल निकलना है क्या? मतलब तुमको ये नहीं लग रहा है कि एक सामने बंदा आदमी लगा हुआ 3 घंटे से लगातार लिख रहा है, बोल रहा है, जल्दी रहो जल्दी रहो, हैं? क्यों? हाँ, संगम भी करेंगे, चलो। तो इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया करते हैं अभी। तो सबसे पहले अब हुआ क्या था कि सेंट्रल एशिया से ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ट्राइब्स ने कुछ अटैक करना शुरू किया। क्यों किया? कि बिकॉज यहाँ पे द ग्रेट चाइना वॉल बनने लगी, तो यहाँ पर जा नहीं सकते थे, तो यहाँ पर एक दूसरे को पुश करना शुरू किया। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, और क्योंकि सेलिसिड डायनेस्टी जो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नहीं रूल करी थी सेलिसिड, वो भी थोड़ा सा वीक पड़ने लगे, तो इस वजह से भी यहाँ पर स्टार्ट होना, मतलब इन्वेजन तो नहीं बोलेंगे बिकॉज ये लोग ऐसा मार काट नहीं मचा है। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक है। इसमें ग्रेटेस्ट रूलर हमें पढ़ना है मिलिंद के बारे में, जिनको मियांडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिलिंद के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मिलिंद पन्हो करके किताब है, ठीक है। मिलिंद पन्हो करके किताब है जहाँ से हमें पता चलता है कि मिलिंद और नागसेन के बीच में डायलॉग, ठीक है, नागसेन के बीच में डायलॉग है मिलिंद पन्हो में, मिलिंद और नागसेन के बीच में, ठीक है, डायलॉग है। किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं नागसेन से, नागसेन आंसर करते हैं, और वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? मिलिंद। इंडो ग्रीक्स ने हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट को इंट्रोड्यूस किया। हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट क्या होती है? हेलेनिस्टिक, जहाँ पर आपको हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब होता है जहाँ पर मतलब, अरे भैया हेलेनिस्टिक का मतलब था ग्रीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो ग्रीक था, ठीक है। तो उसमें बहुत ही मस्कुलर दिखाना लोगों को, ये सब, ठीक है, मस्कुलर वगैरह आपने देखा होगा, है ना, आपने वो काफ़ी जो नहीं वेस्टर्न फिलोसफर थे, उन सबको हमेशा ऐसा मस्कुलर टाइप दिखाया जाता है, तो वो हेलेनिस्टिक आर्ट ही कहलाती है। तो वो इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करी। फिर आए शाकाज, जिनको कि स्काइथियंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्काइथियंस के नाम से जानते हैं। इनकी टोटल 5 ब्रांचेस थी। जो मेन ब्रांच थी बाद में जो सेटल डाउन हुई, वो यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में सेटल डाउन हुई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इनके एक रूलर थे रुद्रदमन, रुद्रदमन दी फर्स्ट। तो रुद्रदमन जो द फर्स्ट थे, इन्होंने, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस शाका रूलर थे, ठीक है। इनका रूल किस टाइम पे था? तो वही आप बोल सकते हो कि 135 से लेके 150 AD के टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे इनका रूल था, ठीक है। वही 135 AD से 150 AD के टाइम पे। एंड इनके बारे में एक चीज़ हमें ध्यान रखना है जो हमें पता चलती है, जो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से हमें इनके बारे में पता चलता है, जो गिरनार गुजरात में है,
ठीक है, गिरनार जो हिल्स पड़ती हैं गुजरात में, वहाँ पर इंस्क्रिप्शन है कि भाई इन्होंने जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर करवाया था, ही रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। अब सुदर्शन लेक की अगर हम बात करें तो सुदर्शन लेक को बनवाया किसने था, तो सुदर्शन लेक को बनवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में, ठीक है। इसको बनवाने का काम किया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। और रिपेयर किसने करवाया था, रुद्रदमन ने। सिर्फ रुद्रदमन ने नहीं करवाया था, आगे भी हम देखेंगे कुछ लोगों ने रिपेयर करवाया, बट ये थे पहले जिन्होंने रिपेयर करवाया। इनको डिफीट किसने किया था, शाकास को डिफीटेड बाई शाकास, शाकास डिफीटेड बाई हुम, विक्रमादित्य परमार करके एक रूलर थे, परमार डायनेस्टी के, विक्रमादित्य। यहीं से ही विक्रम एरा की शुरुआत होती है 57 BC से, ध्यान रखना, ठीक है, 57 BC, 57 BC से, ओके। पार्थियंस आते हैं देन इनके बाद, यानी शाकास स्काइथियंस के बाद पार्थियंस आएंगे। ऐसा कुछ पढ़ना नहीं यार इनके बारे में। देन आते हैं कुशांस, ठीक है, इंडो ग्रीक्स, स्काइथियंस, पार्थियंस, कुशांस। कुशान के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, जो आर्ट फॉर्म है वहाँ से, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस 1 मिनट का समय दो मुझे, 1 मिनट, 1 से 2 मिनट का बस ब्रेक मान लो आप, ठीक है, 1 से 2 मिनट का है, और इससे ज़्यादा मत मानना। कोई खाना पीना नहीं खाना, बस ख़त्म ही क्लास, मैक्सिमम चीज़ें बची होंगी 20-25 मिनट की, ठीक है, 20-25 मिनट की चीज़ें बची तो ख़त्म कर लेना, फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो फिर पछताओगे। चलो भाई स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। बैटरी भी डाउन हो गई इसकी। भगवान,
चलो भाई। हाँ जी। मॉक में कितना है? मॉक में कितने आ रहे तुम लोगों के अभी? 1 मिनट बोल के 5 मिनट गए। अच्छा, हर्ष मालवी बेटा शांत हो जाओ। बस साउथ इंडिया की तो हिस्ट्री बची है, और क्या बचा है अब? जल्दी बता, कितने आ रहे तुम लोग? 115। कल ऑफर दीजिए। ना ऑफर ऑफर कुछ नहीं मिलेगा। आज़ादी का महोत्सव ऑफर है क्यों? आज़ादी ऑफर। मूव कहाँ गई? आज़ादी का महोत्सव ऑफर क्यों? लड्डू लड्डू चाहिए, अभी हम जिंदा हैं। सुपर चैट का रिप्लाई दो, क्या है सुपर चैट? दिनेश कुमार सुपर चैट यहाँ दिखती नहीं है शायद ना, ऐसे चली गई तो चली गई, ऐसा होता है शायद, फिर बाद में दिखती है। नंबर कम आ रहे हैं क्या? मिक्सचर ख़त्म हो गई, कटोरी भर के ले आया। हाँ ये भी सही है, बढ़िया आराम से टेक लगा के बढ़िया एंजॉय कर रहे हो ग्लास को। क्यों? कुशांस पे आते हैं। इनका भी वही रूल था अगर हम बात करें, ठीक है। अलग भी वही फर्स्ट से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक का इनका रूल मानते हैं, ठीक है। सेंचुरी एडी, अब जैसे मैं बोलता हूँ 3rd सेंचुरी एडी का, तो उसका मतलब क्या होता है? 200 से लेके 300 एडी। 3rd सेंचुरी एडी का मतलब 300 से 400 नहीं होगा, 200 से 300 होगा। कुशांस को ध्यान रखना, कुशांस को यवचीस के नाम से भी जानते हैं, यवचीस, या तोचारियंस के नाम से भी जानते हैं। इनकी 2 कैपिटल थी, एक तो थी पुरुषपुरा जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, ठीक है, पुरुषपुरा, एंड देन थी मथुरा, ठीक है। पुरुषपुरा और मथुरा 2 कैपिटल हुआ करती थी इनकी, और ये लोग खुद को देवपुत्र, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में हल्का सा पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट तो इस पर नहीं, लेकिन हाँ जो इनकी जो 8 फॉर्म है उससे क्वेश्चंस बने हैं, ओके। देवपुत्र दैट इज सन ऑफ गॉड्स, सन ऑफ गॉड्स, ये इन्होंने टाइटल लेके रखा था, ठीक है। और इनके जो फर्स्ट रूलर की अगर बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रूलर की अगर बात करेंगे तो कुजुल कटफेसिस थे। कौन थे? कुजुल कटफेसिस। देन आते हैं विमा कटफेसिस, विमल बोलो जुबा केसरी, दो उंगलियों से बोलते ना आंखों में, जुबा बोलो जुबा केसरी, तो 2 दूसरे नंबर के थे विमा, ठीक है, विमा कटफेसिस। और तीसरे थे कनिष्क, ठीक है, तीसरे थे कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी के रूलर। तो कनिष्क जो थे वो सबसे पावरफुल रूलर थे, पहली बात तो विमा कटफिसिस के सन थे, सबसे पावरफुल रूलर थे। और जब ये थ्रोन पे बैठे दैट इज 78 एडी में, तो वहाँ से शक संवत की शुरुआत हुई, शक का एरा की शुरुआत हुई 78 एडी से, ठीक है। और इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ही इंट्रोड्यूस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सबसे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स जो स्टार्ट किए वो कनिष्क ने ही स्टार्ट किए थे, ये चीज़ को ध्यान रखना। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और इनसे एसोसिएटेड एक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम बोलते हैं रबाटक इंस्क्रिप्शन। रबाटक इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और वो इनसे ही एसोसिएटेड है, मतलब वहाँ से इनके बारे में हमें पता चलता है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो जो उन्होंने 8 फॉर्म इंट्रोड्यूस करी, और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि हम चरक संहिता की बात करें, ठीक है, चरक संहिता की बात करें, या फिर जो लिखी गई थी भाई चरक, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है, सुश्रुत की बात करें जिनको फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, ये सब इन्हीं के कंटेम्प्रेरी में ही हम बोल सकते हैं, ठीक है, इनके समकालीन थे।
अब जो मेन क्वेश्चन बना है और जो बनेगा, वो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। एंड दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट, गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब इनमें अंतर क्या है वो समझना ध्यान से। यहाँ से आराम से आहिस्ते से रट डालना इसको, ठीक है, पक्का क्वेश्चन बनेगा। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में ध्यान रखना ग्रे स्टोन का यूज़ हुआ है। किसका? ग्रे का, ग्रे चिस्ट का यूज़ हुआ है। बट अगर हम बात करें किसकी, मथुरा का, तो यहाँ पर मेनली रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। कैसा? रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक। यहाँ बुद्धा को शेव्ड दिखाया गया, इनका हेड जो है शेव्ड है, ठीक है। बहुत ही काम एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं, बहुत ही शांत दिखाए गए हैं। इनके एक्सप्रेशंस जो हैं बहुत काम हैं, अभी उसमें दिखाऊंगा मैं आपको। इनका जो रोब है बहुत सिंपल है। रोब का मतलब क्या है, ठीक है, रोब का मतलब ये है जो उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं उसको हम बोलते हैं रोब। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है ग्रेको रोमन आर्ट से, ठीक है, ग्रेको रोमन आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है ये। देन इनके जो हेयर हैं वो वेवी हैं, ठीक है, शेव्ड नहीं है, वेवी हेयर दिखाए गए हैं। एंड मस्कुलर बॉडी, एंड मस्कुलर बॉडी। अब ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ये पूरी तरह से इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब होता है पूरी स्वदेशी है, भारतीय है, ठीक है, इंडिजिनस है। लेकिन अगर बात करेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की तो ये इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि ये आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीक इन्फ्लुएंस्ड है। ये देखो, ये ग्रे सैंडस्टोन है। ग्रे, ग्रे किस में है? हाँ जी, ग्रे किस में है? और हल्का सा ब्लूइश ग्रे गांधार में है। मस्कुलर बॉडी को दिखाया गया है। यहाँ पे हेयर्स हैं, शेव्ड नहीं है, वेवी हेयर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर मोस्टली आप देखोगे शेव्ड हेड आपको मिलेगा यहाँ पे ज़्यादातर में, ठीक है। आप देख सकते हो रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। हेलो क्या चीज़ होती है? हेलो, हेलो होता है बुद्धा जी की, अगर आप पिक्चर में देखो तो पीछे कुछ आपको दिख रहा है, दैट इज़ हेलो, ठीक है, दैट इज़ हेलो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हेलो देखने को मिलेगा, मेनली जो आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पे मोस्टली सब में आपको देखने को मिलेगा। बट मथुरा वाले में ये मिसिंग है, ठीक है, मथुरा वाले में ये मिसिंग है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, हेलो क्या होता है जो पीछे। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर मथुरा में देखो बहुत ही काम शांत एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर एकदम मस्कुलर बॉडी दिखाया गया है, वेवी हेयर है, वहाँ पर पूरा शेव्ड हेड है। यहाँ पर देखो रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया मोस्टली, यहाँ पर ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, ठीक है। गांधार के हेलो में आपको ज़्यादा एकदम डिस्टिंक्ट हेलो देखने को मिलेगा और ये प्लेन होगा, जनरली प्लेन होगा, ठीक है। और अगर मथुरा में या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो बहुत ही हाईली डेकोरेटेड होता है वो, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेना कि जो मथुरा में तो होगा नहीं, और होगा तो बहुत ही हाईली डेकोरेटेड हेलो होगा। और यहाँ पे सिंपल प्लेन हेलो होता है, जैसे प्लेन एमबी होता है वैसे प्लेन हेलो है ये, ओके, क्लियर है। याद कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। मथुरा में हाईली डेकोरेटेड हेलो होता है। अब आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद नाउ वी आर फाइनली अप टू दी गुप्ता डायनेस्टी, जिसके एम्पायर को हम गोल्डन एरा के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन एरा, ठीक है। टाइम पीरियड इनका क्या है? 320 AD, दैट इज़ 320 ईस्वी से लेकर 543 AD तक, 543 AD तक। ये है गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड। अब यहाँ पर हम एक एक रूलर के बारे में, ये है गुप्ता एम्पायर का जो एक्सटेंट है पूरा, यहाँ तक एक्सटेंट है, आप देख सकते हो यहाँ तक एक्सटेंट है। मौर्य का पूरा नीचे तक था, है ना। तो गुप्ता मौर्य जितना तो नहीं था लेकिन काफ़ी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो फाउंडर की अगर बात करेंगे गुप्ता एम्पायर की, और एक चीज़ यार ग्रीक में लिखवाना मैं भूल गया,
एंड दैट वाज कि इंडो ग्रीक्स ने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, प्लस कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, जहाँ पर राजा की फ़ोटो बनी हुई होती थी एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, वो इंट्रोड्यूस किए थे। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? कुषाण ने, और कुषाण ने कनिष्क के टाइम पे। और लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स वो भी कुषाण ने, लेकिन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन पूछेगा तो वो गुप्ता के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फाउंडर की अगर बात करेंगे तो कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त इनके फाउंडर थे। और ये जो एज है पूरी, इसको मतलब पूरा जो टाइम पीरियड है उसको हम गोल्डन एज कंसिडर करते हैं। माना जाता है कि ये कुषाण की फ्यूडेटरी थे, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, कहाँ पे रूल था वो आप देख पा रहे हैं। रूलर्स पे आते हैं, सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त दी फर्स्ट पे। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 320 AD से लेके लगभग 335 AD तक देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट में हमें यह ध्यान रखना है इन्होंने टाइटल क्या लिया था, बताइए जल्दी से। इनका टाइटल क्या था? टाइटल क्या था? इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो इन्होंने जो टाइटल लिया था दैट वाज महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज इनका टाइटल था। इनकी वाइफ का क्या नाम था? कुमार देवी। ठीक है, कुमार देवी इनकी वाइफ का नाम था, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। और इनके टाइम पे जो गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनको हम दिनार्स के नाम से जानते हैं। दिनार्स वर दी गोल्ड कॉइन्स। चंद्रगुप्त सेकंड पे बाद में आएंगे, पहले तो समुद्रगुप्त पे आएंगे ना, पहले समुद्रगुप्त पे आते हैं, देन उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड पे आएंगे। ठीक है, बिकॉज चंद्रगुप्त 1 के बाद आए थे समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 335 से, मतलब 335 में चंद्रगुप्त का ख़त्म हो गया था, 335 से लेके 375 AD तक। अब इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सबसे पहली बात तो ये इन्होंने मतलब इनसे एसोसिएटेड एक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। जो किसने कंपोज की थी? इनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने कंपोज करी थी प्रयाग प्रशस्ति, जहाँ से हमें पता चलता है कि इन्होंने जितने भी बैटल लड़े 24 बैटल्स वो सारे जीते। और वहीं से इनको V.S. स्मिथ दैट इज़ विंस्टन आर्थर स्मिथ ने टाइटल दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और जो उन्होंने टाइटल लेके रखे थे दैट वाज जैसे कविराज। ठीक है, कविराज, सर्वराज ओछेता, दैट इज़ अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, सर्वराज ओछेता, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। एंड ये ध्यान रखना कि इनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, कॉइन्स में ये वीणा प्ले कर रहे हैं बड़े आराम से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? और बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी इनके बारे में। ठीक है, और अब आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड में। चंद्रगुप्त सेकंड इनके बेटे थे। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने जो भाई जो थे रामगुप्ता, तो उनको मतलब हटाया, साइड किया। उसके पीछे की स्टोरी हम उस पर डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, बैच की क्लास नहीं चल रही है। बस ये ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड जो है अपने भाई को पहले रामगुप्ता को मारते हैं, एंड नॉट फॉर द रॉन्ग रीजन्स बट फॉर दी वेरी मच राइट रीजन्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपने ब्रदर की जो वाइफ है ध्रुवा देवी, उनसे शादी करते हैं। किनसे? इनकी वाइफ का नाम था ध्रुवा देवी, है ना। अब सुन के लगेगा कि काफ़ी ख़राब है ध्रुव चंद्रगुप्त सेकंड। तो वही होता है जब आधी अधूरी स्टोरी बताई जाए, है ना, तो किसी के बारे में पूरा हमें नहीं पता चलता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इन्होंने अपने भाई को मार दिया, भाई की जो वाइफ थी उनसे शादी कर ली, तो आपको लग रहा होगा चंद्रगुप्त काफ़ी एविल कैरेक्टर है, लेकिन उतने भी एविल नहीं, क्योंकि उसके पीछे के रीजंस भी कुछ थे। ठीक है, लेकिन खैर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। देन इनकी जो बेटी थी दैट इज़ प्रभावती गुप्ता, उनकी शादी करवा दी। प्रभावती गुप्ता की शादी करवा दी किससे? जो वकाटक रूलर थे, वकाटक रूलर थे रुद्रसेन दी सेकंड, उनसे। जो वकाटक रूलर थे रुद्रसेन दी सेकंड, उनसे करवा दी और मैट्रिमोनियल अलायंस बनवा दी। रुद्रसेन सेकंड की डेथ हो गई कुछ टाइम बाद, और जब उनकी डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो फिर एक तरह से इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त टू ही कंट्रोल करने लगते हैं वकाटक साम्राज्य को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी उन्होंने जो टाइटल लिया था दैट वाज विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसका लिया था? महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। इनके कोर्ट में नवरत्न थे। किनके कोर्ट में? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में नवरत्न इन्होंने अडॉन किए थे, जिसमें कि आपके कालिदास एक थे। ठीक है, कालिदास की कुछ नॉवेल्स आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है मैं बोल रहा हूँ, नहीं पता है तो आप उनको लिख लो।
जो नहीं पता है तो, ठीक है। मालविका अग्निमित्र अभी हमने देखी थी एक, ठीक है। उसी तरह एक अभिज्ञान शकुंतलम थी, ठीक है, लव स्टोरी। उसी तरह मेघदूतम थी, रघुवंश थी, ऋतु संहारा थी, कुमार संभवम थी। ये सब कालिदास जी की राइटिंग से जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर बात करेंगे, कालिदास थे इनके कोर्ट में। देन लेक्सिकोग्राफर, लाइब्रेरियन अमर सिम्हा थे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर थे जिनका नाम था शापन का, एस्ट्रोलॉजर थे ये। देन वेताल भट्ट थे, ठीक है, वेताल भट्ट मैजिशियन थे ये। शंकु थे जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी जो फिजिशियन थे, ठीक है, धन्वंतरी थे, फिजिशियन थे, ठीक है। 3 3 6 3 और बाकी है ना। वरारुचि थे जो ग्रामरियन थे, वरारुचि। वराह मीरा एस्ट्रोनॉमर थे, वराह मीरा, ठीक है। तो ये लोग थे, आई थिंक 8 हुए ना। एक और कौन, आई थिंक हरिसेन होंगे जो कोर्ट पोएट थे। तो ये ध्यान रखना कौन क्या था, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया कौन क्या था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुमारगुप्त पे आते हैं। और बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, इनके टाइम पे दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ट्रैवलर आया था, पहला चाइनीज़ ट्रैवलर आया था जिसका नाम था फाहीन, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर हु केम टू इंडिया। कुमारगुप्त पे आते हैं। तो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, बस ध्यान रखना, ही बिल्ट नालंदा, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। इनके टाइम पे हुन्स का अटैक हुआ था और वो सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था, किसने, इन्होंने, स्कंदगुप्त ने। इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था कुमारगुप्त के टाइम पे, बट सक्सेसफुली हुन्स को खदेड़ने का काम किसने किया था, स्कंदगुप्त ने। सक्सेसफुली रेजिस्टेड अटैक ऑफ हुन्स। और एक चीज़ इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। जैसे हमने रुद्र दमन को देखा था जो शाकर रूलर था, तो जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है, तो वैसे ही वहाँ से हमें पता चलता है कि इन्होंने भी सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। और बनवाया किसने था, हमने देखा था पुष्यगुप्त वैश्य ने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। देन आते सोसाइटी एंड ऑफिसर किस तरह से डिवाइडेड थे। तो कुमार अमर्त्य कौन होता था, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करता था उस टाइम का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर। महादंड नायिका कौन होता था, दंड दे रहा है, दैट इज ये पनिश कर रहा है, ऑफिसर ऑफ जस्टिस हुआ करता था, ये पनिशमेंट देता था। संधि विग्राहिका कौन होता था, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, जो वॉर करवाएगा एंड पीस करवाएगा, ठीक है। नगद श्रेष्ठी की बात करेंगे, ही वॉज अ चीफ बैंकर, ठीक है, ही वॉज दी चीफ बैंकर, ठीक है। कौन, नगद श्रेष्ठी। अब पहले ये क्वेश्चन बनता था जब टीसीएस एग्जाम लेता था कि कौन सा पोस्ट हरिसेन ने इसमें होल्ड नहीं किया है, तो नगद श्रेष्ठी का पोस्ट हरिसेन ने होल्ड नहीं किया है। अब वेंडर चेंज हो गया तो फैक्ट तो चेंज नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पूछने का होता है ना, एक टेस्ट होता है हर एक वेंडर का, तो वो टेस्ट मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन पूछेगा वो चीज़, लेकिन ठीक है, ओके। तो ये ऑफिसर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज था, सेंट्रलाइज नहीं था। हम आगे चोलास के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ उनका भी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ही था, डिसेंट्रलाइज्ड, ओके, क्लियर है। तो डिसेंट्रलाइज्ड इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। और ये मतलब होता क्या था कि इनका पूरा जो एम्पायर है उसमें वो भुक्ति में डिवाइडेड होता था। भुक्ति जैसे स्टेट, जैसे अभी हमने नहीं पढ़ा था वो मौर्य में 5 प्रोविंसेस थी, तो भुक्ति उसी तरह से ये भुक्ति डिवाइडेड थी आपकी डिफरेंट विषय में, जो डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये फर्दर डिवाइडेड थे विठी में और ये फर्दर डिवाइडेड थे विलेज में, ठीक है। भुक्ति जो उपारिका के अंडर में होता था, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता था, उपारिका। विषय को कौन कंट्रोल करता था, जो विषयपति हुआ करते थे। विठी को कौन करता था, नगरपति हुआ करते थे, नगरपति। और विलेज को कौन कंट्रोल करता था, ग्रामिका, ठीक है। फिर टैक्सेस की अगर बात करें तो भाग, भोग, बाली, ठीक है, ये मेन तरह के टैक्स होते थे। भाग होता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, और ये ऐसा नहीं है अभी से लगना स्टार्ट हुआ, ये मौर्य के टाइम से भी, अशोक के टाइम पे भी लगता ही था ये भाग जो होता था, ठीक है। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस देना पड़ता था, उस टाइम से ही लगता था, ये नया टैक्स नहीं था। भोग क्या होता था, तो भोग एक जो है राजा को देना होता था कि भाई फल दे दिए, फल फूल ये सब ऑफर करने होते थे, ठीक है। बाली जो पहले एक वॉलेंट्री टैक्स हुआ करता था, अभी एक तरह से ऑप्रेसिव बन चुका था, मतलब कि ज़बरदस्ती कंपलसरी बन चुका था, देना ही पड़ेगा आपको ये टैक्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और भी टैक्स होते थे, जैसे कि अगर आपके पास हल है, प्लो है, तो आपको भरना पड़ेगा हल वारिका,
ठीक है, एंड दैट इज़ जो आपके पास प्लो है तो वो देना होगा, ठीक है। वाटर में टैक्स पड़ता था, उसको उदक भाग बोलते थे। उदक भाग वॉज दी टैक्स ऑन वाटर, टैक्स ऑन वाटर, ठीक है। और बस विष्टि होता था, एक विष्टि, विष्टि होता था फोर्स लेबर के फॉर्म में, ठीक है। जबरन मजदूरी, नहीं पैसा है तो जबरन मजदूरी तुमसे लेंगे हम, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी अगर बात करें कल्चर का पार्ट है, जैसे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, कानपुर में है, ये पड़ता है, इसको बोलते हैं आपका ये भीतर गांव का मंदिर है ये, ठीक है, भीतर गांव टेम्पल। ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है, सबसे पुराना ईंटों का मंदिर है, मेरे गांव के पास में यही है, ठीक है, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल। और भगवान कृष्ण जी को डेडिकेटेड है ये, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही एक 10 अवतार टेम्पल पड़ता है झांसी, झांसी में, ललितपुर में पड़ता है वो, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 10 अवतार टेम्पल, वो भी ध्यान रखना। और ये जो राइट साइड में पिक्चर देख पा रहे हैं, ये इट इज़ आइडल ऑफ वराह। वराह मतलब विष्णु जी के अवतार हैं, जिन्होंने सुअर दैट इज़ बोर का फॉर्म लिया है, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बोर का फॉर्म लिया है। इट इज़ एन आइडल ऑफ वराह। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, उदयगिरी में। ये उदयगिरी खंडगिरी नहीं है, ध्यान रखना। उदयगिरी खंडगिरी की जो केव्स हैं, गुफाएं, वो किंग खरावेला ने बनाई थी, वो उड़ीसा में है। ये है उदयगिरी की, उदयगिरी में आपको देखने को मिलेंगे, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इट इज़ इन एमपी, विदिशा एमपी में है ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे बाघ केव्स भी हैं जो गुप्ता एम्पायर से एसोसिएटेड है, बाघ केव्स, ठीक है, ये भी एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीतर गांव मंदिर, 10 अवतार मंदिर, वो यूपी में, भीतर गांव कानपुर में, और वो 10 अवतार ललितपुर में, ठीक है। उदयगिरी ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, आइडल ऑफ वरा, और बाघ केव्स एमपी में दोनों, ठीक है ना। पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी पे आते हैं, जो पोस्ट गुप्ता थी, ठीक है, ठीक है, पोस्ट गुप्ता पे आते हैं। बाकी देखो वकाटक इन्हीं के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनके बारे में थोड़ा सा हमने देखा था। ये वकाटक थे जिनकी शादी करवाई थी चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की रुद्रसेन दी सेकंड से। वकाटक की बस कैपिटल थोड़ा सा ध्यान, फाउंडर कौन थे, फाउंडर ध्यान रखना, विंध्या शक्ति थे, विंध्य शक्ति थे, ठीक है, विंध्य शक्ति। और ये सातवानास के फ्यूडेटरी कहे जाते हैं, मतलब सातवाना यहीं पे थे ना, तो फ्यूडेटरीज ऑफ सातवानास कहे जाते हैं। और क्या है, और क्या है, और कुछ तो नहीं है इनके बारे में ऐसे कुछ याद करने लायक। बस ये ध्यान रखना क्या इनका फाउंडर कौन था, फाउंडर इनका था विंध्य शक्ति। और कुछ तो नहीं है, ठीक है। चलो बाकी तो अभी हम पोस्ट गुप्ता पे आते हैं, ठीक है। और अगर इनकी कैपिटल तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लो, कैपिटल उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, प्रवरपुरा थी, ठीक है, प्रवरपुरा, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आते हैं पोस्ट गुप्ता पे। पोस्ट गुप्ता में यही हमें डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है। पोस्ट गुप्ता 5 मिनट का है मेनली, तो हमें पोस्ट गुप्ता में ये है, एक तो पुष्यभूति है, मौखरी है, ठीक है, यहाँ पर गॉड करके थे बंगाल में, ठीक है, वो थे, और यहाँ मैत्रक, ठीक है, मैत्रक। तो हमें जो पढ़ना है मेन वो पुष्यभूति, जिसको हम वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, बिकॉज जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है मेनली, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखने हैं। तो वर्धन डायनेस्टी की अगर बात करेंगे, ठीक है, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं, उसके फाउंडर भी पुष्यभूति ही थे, फाउंडर भी कौन थे, पुष्यभूति थे। अब ध्यान से, थोड़ा सा लेक्चर बाकी, मात्र वही कि 15-20 मिनट का लेक्चर बाकी है, तो थोड़ा सा फोकस कर लो, ठीक है। सर IB इसे के लिए करंट अफेयर कब मिलेंगे प्लीज़ बता दीजिए। मिक्स्ड कलेक्शन, देखो मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ अभी, लेकिन हाँ एटलीस्ट अभी 4 दिन तो लगेंगे, ठीक है, 4 से 5 दिन लगेंगे, और नॉट मोर देन मैं बोल सकता हूँ क्या, लेकिन 4-5 दिन तो लगेंगे अभी, ठीक है। क्या ये कमेंट, भाई गांधार में मस्कुलर बॉडी रहेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गांधार में मस्कुलर होगी, शर्मा जी गलत लिख रहे हैं आप, ठीक है।
ऐप सर्वर डाउन हो गया है। ओके, कल आज़ादी मिलेगी क्या बॉम्ब शॉट से? कल बॉम्ब शॉट नहीं करेंगे कल, क्योंकि यार लेवल 2 के कुछ लेक्चर्स पेंडिंग हो गए हैं, तो हम लेवल 2 पहले ख़त्म करेंगे। और मेरा ऐसा मूड है कि हम लोग जैसे हिस्ट्री ख़त्म कर लेंगे मेडाइवल मॉडर्न, ठीक है, और उसके बाद लेवल 2 पे ही फोकस करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। साइंस के तो पढ़े हुए हैं, साइंस में कुछ नया नहीं पूछा है, साइंस में कुछ नया नहीं पूछा है। पहली बात तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है साइंस का अभी, ठीक है, जो नया वेंडर है, और जो है भी तो वो जो हमने पढ़ रखा है पहले से ही, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं। जैसे यहाँ पे नया है, ज्योग्राफी में कुछ नया है, उसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो वो करने, मेरा ऐसा मूड है कि वो नहीं करेंगे, वो उसके लिए कंटेंट पड़ा हुआ है। कम से कम 3-4 आपको वन शॉट मिल जाएंगे पहले से ही, जो चैनल पे पड़े हुए हैं। बैच में जो लोग हैं उनके पास तो लेक्चर सही हैं, एफआरबी में भी सब कुछ करवा ही रखा है, तो वहाँ से आप उसको रिवाइज़ करेंगे, तब तक हम लेवल 2 में अच्छी कमांड कर लेंगे। वो ज़्यादा सही रहेगा रादर देन कि फिर से वही चीज़ को करें हम, ठीक है। तो फाउंडर पुष्यभूत थी, इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज थानेसर, ठीक है। जो प्रेजेंट डे कहाँ पर पड़ती है? प्रेजेंट डे ये हरियाणा में पड़ती है, थानेसर, ठीक है। देन था क्या कि पुष्यभूति के बेटे थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। इनके जो सन थे वो आते हैं प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे 1 बेटी थे। एक तो थे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, और एक थे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। और एक बेटी थी इनकी राज्यश्री, ठीक है। अब राज्यश्री की शादी हुई थी यहाँ पर मौखरी, मौखरी वंश के राजा थे ग्रहवर्मन, ठीक है। तो ग्रहवर्मन के साथ इनकी शादी होती है, ग्रहवर्मन, ठीक है। और ग्रहवर्मन के साथ शादी होती है, फिर इनका क्या होता है कि मतलब चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं कि राज्यवर्धन की डेथ हो जाती है फिर, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है इनकी डेथ का, राज्यवर्धन अपने भाई की डेथ का बदला लेते हैं। क्यों, किससे लेते हैं? गॉड के राजा से। गॉड के राजा ने ग्रहवर्मन को मारा था, फिर राज्यवर्धन को मारा था, उसका नाम था शशांक, ठीक है। शशांक को फिर हर्षा ने क्या किया? हराया, और फिर हर्षा का रेन शुरू हुआ। हमें बस इतना इसलिए हमने शॉर्ट में बताया, क्योंकि अभी नए वंडर ने इस पर बहुत ज़्यादा कोई फोकस किया नहीं, इसलिए, ठीक है। हर्षा की अगर बात करेंगे तो मौखरी वंश यहाँ पर था, आपको पता है मौखरी वंश कहाँ पर है, ये है मौखरी, ठीक है। फिर मौखरी में जैसे ग्रहवर्मन थे, ईशान वर्मन भी थे, ठीक है, ये रूलर्स के नाम थे। तो फिर हुआ क्या कि जो आपके ये रूलर थे दैट इज़ हर्षवर्धन, तो मौखरी में कोई बचा नहीं, तो फिर उन्होंने कन्नौज को ही अपना कैपिटल बना लिया था। किसने? पुष्यभूति के रूलर हर्षवर्धन ने, जिनकी पहले कैपिटल क्या थी? थानेसर थी, बाद में कन्नौज हो गई, जिसको पहले कन्नैक बुज, उस टाइम पे कन्नैक बुज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इनकी कैपिटल क्या बन गई? कन्नौज बन गई अभी। क्यों बन गई? क्योंकि वहाँ पर कोई था नहीं, ठीक है, तो कन्नौज हो गई। इनके कोर्ट पोएट कौन थे? वॉज हिज कोर्ट पोएट, तो बाण भट्ट थे, ठीक है, बाण भट्ट थे इनके कोर्ट पोएट, जिन्होंने इनके लिए कंपोज की काफ़ी सारी जो राइटिंग्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बाण भट्ट ने क्या कंपोज किया, तो एक तो हर्ष चरित्र कंपोज किया, हर्ष चरित्र कंपोज किया इन्होंने बाण भट्ट ने, ठीक है। हर्ष चरित्र क्या है? इनकी बायोग्राफी है, ठीक है, इनकी बायोग्राफी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने बुक्स नहीं है इनकी, ठीक है। इनके खुद की बुक्स क्या हैं? हर्षा की बुक्स कौन सी हैं? तो हर्षा की बुक्स है रत्नावली, ठीक है, प्रियदर्शिका और नागनंदा, ठीक है, नागनंदा, ठीक है। तो ये 3 बुक्स इन्होंने ऑथर करी। बाण भट्ट की एक और किताब है कादम्बरी, याद रखेंगे इसको, ठीक है। सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर इन्हीं के टाइम पे आया था, जिसका नाम था ह्यूनसांग, या जुआन जांग भी बोलते हैं इसी को। और इसने जो बुक लिखी थी जुआन जांग, ठीक है, इसका दूसरा नाम है जुआन जांग। और इसने जो किताब लिखी थी दैट वाज CU की, दैट इज़ ट्रैवल टू ईस्ट एशिया, ठीक है। फॉट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लड़ा था इन्होंने? तो इन्होंने लड़ा था अगेंस्ट पुलकेशिन II। पुलकेशिन जो 2 थे उनके अगेंस्ट लड़ा था, जिसको हम बैटल ऑफ नर्मदा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नर्मदा रिवर को के ये है नर्मदा रिवर, ठीक है, ठीक है। तो हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने नर्मदा रिवर को क्रॉस किया। यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य के रूलर थे पुलकेशिन II। तो इन्होंने साउथ में जाना चाहता, बट इनको हरा दिया था पुलकेशिन II ने, और यहीं से इनके जो एक्सपीडिशन से सब रुक गए थे। इनका कोई बेटा नहीं था, तो इनकी कोई डायनेस्टी आगे बढ़ी नहीं। बेटी थी इनकी, तो जिसकी शादी इन्होंने, ये मैत्रक वंश यहाँ पे था, अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये मैत्रक वंश, ठीक है, जिनकी कैपिटल थी वल्लभी, गुजरात। तो मैत्रक वंश से इन्होंने शादी करवा दी अपनी बेटी की, और यहीं से ये सब ख़त्म हो गया मामला।
और अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी अध्याय में. दिस इज़ द लास्ट पार्ट एंड दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पे आते हैं हम अभी. ठीक है, तो साउथ इंडिया की हिस्ट्री ये रही सबसे पहले. अब जल्दी है, बस 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं, 10-15 मिनट से. ठीक है, 10 मिनट का मुश्किल से है, तो कृपया करके फोकस करके देख लें और फिर अपना आराम से मस्त नहा धो के खा पी के सो जाना. ठीक है. कितने लोग नहीं नहाए, सही सही बताना आज, सही सही बताना बेटा, आज कितने लोग नहीं नहाए हो आज. मेगालिथ पे आते हैं. मेगालिथ अभी हमने पढ़ा था स्टार्ट में, हमने यहीं से स्टार्ट किया था. लिथ 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 है ना, स्टोन स्टोन स्टोन. तो पीलो ओल्ड स्टोन, मीजो मिडिल स्टोन है ना, नियो न्यू स्टोन. तो उसी तरह मेगालिथ है ये. मेगालिथ मतलब बड़ा पत्थर, मेगा स्टोन. ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करते थे लोग अपनी ग्रेव्स में. ठीक है, तो उसको मेगालिथ एज बोलते हैं. मेगालिथ जो है साउथ इंडिया की आयरन एज है. और ये कब थी, ये जस्ट टाइम ऊपर हड़प्पा वड़प्पा चल रहा था. ठीक है, हड़प्पा और ये सब चल रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चैल्कोलिथिक. उसी टाइम पे यहाँ पर आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी साउथ इंडिया की, अगर हम बात करेंगे तो. क्या समझे. ठीक है, तो साउथ इंडिया में यहाँ पर पहले ही डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी मेगालिथ की अगर हम बात करें तो वही 2500 से या 2000 से लेके वही 500 BC का जो टाइम पीरियड है, जब यहाँ इंडस वैली चल रहा था या मेगालिथ चल रहा था, और ये आयरन एज है इनकी. ओके, क्लियर है. ठीक है, अब ये क्या था, ये जो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, जैसे आप चेरा चोला पांड्या का नाम सुना होगा, तो किस तरह से ये डेवलप होना शुरू हुआ ये देखो. तो इनकी ज्योग्राफी पहले समझो. तो ये 5 पार्ट में डिवाइडेड थे, 5 रीजन्स में, 5 रील्म से डिवाइड थे. रील नहीं बेटा, रील्म है ये. ठीक है, तो रील्म को हम बोलते हैं थिनाई. ठीक है, रील्म को हम बोलते हैं थिनाई. तो कौन कौन सी थिनाई थी, कुरिंजी थिनाई, पलाई थिनाई, मुल्लाई थिनाई, मारुटम थिनाई और नेटल थिनाई. ठीक है, ये 5 थिनाई थे, कुरिंजी, पलई, मुल्लई, मारूटाम और नेटल. ठीक है, जिसमें कुरिंजी मतलब ये आप जो देख रहे हो सेंटर में, यहाँ पर हंटर और गैदरर रहते थे. कौन रहता था, हंटर गैदरर. लिखना पड़ेगा ना, हंट कर रहे हैं. फिर आओ पलई में, ये पलई है, यहाँ लिख देते हैं. ये लोग क्या थे, लूटते थे, ये कैटल लिफ्टर थे, कैटल उठा के ले जाते थे. ठीक है, मुल्लई ये एनिमल हस्बेंड्री करते थे. ठीक है, मारूटम तनई की अगर बात करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चर. और नेटल की अगर बात करेंगे तो फिशिंग, मतलब कोस्ट में रहते थे तो फिशिंग वगैरह प्रैक्टिस करते थे. कुरिंची की अगर बात करेंगे तो ये हंटिंग एंड गैदरिंग. ठीक है, हंटिंग गैदरिंग करते थे. ओके, अब धीरे धीरे यही क्या हुआ ना, यही संगम पीरियड हुआ. संगम पीरियड हम देखो, संगम पीरियड क्या था. ठीक है, अब ये धीरे धीरे चेरा चोला पांड्या बन जाते हैं. ये धीरे धीरे ये चेरा यहाँ से निकल आते हैं, ये वाला केरल के पास में. अशोक के टेक्स्ट में हमें इनका मेंशन भी मिलता है, केरला पुत्र के नाम से, केरला पुत्र. ये पांड्या और ये चोला. ठीक है, ये चेरा चोला पांड्या निकल के आ जाते हैं यहाँ से. ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी, जैसे कि इनकी कैपिटल क्या थी, एम्बलेम क्या था, और इनके पोर्ट सिटीज़ क्या थे. तो चेरा की अगर बात करेंगे तो वंजी इनकी कैपिटल थी. ठीक है, वंजी. ठीक है, इनका जो वो था मतलब एम्बलेम, वो क्या था, बो एंड एरो है ना, जो भगवान राम का है, बो एंड एरो. ओके, देन पांड्या पे आते हैं. पांड्या की कैपिटल थी मदुरई. ठीक है, पांड्या की कैपिटल क्या थी, मदुरई थी. और पांड्या की अगर बात करें तो इनका क्या था, इनका था फिश. ठीक है, इनका था फिश. चोला की अगर बात करेंगे, जो चोलास थे, इनका जो कैपिटल था तंजौर था. ठीक है, तंजौर भी था, उरायूर भी था. और इनका जो एम्बलेम था वो था टाइगर. याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी बताओ इतना. ठीक है, देन पोर्ट सिटी की अगर बात करें तो पूहड़ थी इनकी, कावेरीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं. चेरा की क्या थी, चेरा की क्या थी, मुजरी एंड टोंडी थी. मुजरी एंड टोंडी, मुजरिस एंड टोंडी. और इनकी बात करेंगे पांड्या की, तो पांड्या का क्या था, इनका था कोड़कई. ठीक है, कोड़कई पोर्ट सिटी. याद रह गई चीज़. अब हुआ क्या था, 3 संगम ऑर्गेनाइज किए गए थे. 3 संगम्स वर हेल्ड. 3 संगम्स का मतलब क्या, संगम मतलब असेंबली ऑफ पोएट्स. ठीक है, असेंबली ऑफ पोएट्स, यानी जो पोएट्स हैं वो सब मिले थे
कि भैया कुछ बनाते हैं, कुछ लिखते विखते हैं। तो जो पहली वाली हुई थी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके 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 ओके, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड ये हुई थी मदुरई में, मदुरई में, और ये हुई थी कपाडपुरम में। कहाँ हुई थी? कपाडपुरम में हुई थी। यहीं पे एक टेक्स्ट कंपोज हुआ था, तमिल टेक्स्ट, उसको किस नाम से जानता है? तोलका पीएम, ठीक है, तोलका पीएम, जो तोलका पीआर के द्वारा कंपोज किया गया था, तमिल टेक्स्ट था ये, ओके। बाकी और कोई ज़्यादा टेक्स्ट बचा नहीं था, ठीक है, रिमेन नहीं किया था। बाकी ये ध्यान रखना, एक किताब थी सीलापतिकरम, वो किसने लिखी? सीलापतिकरम। तो सीलापतिकरम ये लिखी थी इलांगो अडिगल ने। इलांगो अडिगल ने किताब में मेंशन किया था, इलांगो अडिगल ने किताब में ट्रायंगुलर लव स्टोरी, मतलब ट्रायंगुलर लव स्टोरी इस तरह से थी कि भाई कोवलन और माधवी थे, अपना कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ थे। देन कोवलन कन्नगी को छोड़ के माधवी के पास चला जाता, जो एक कोर्टिसान थी। उनसे उनकी एक बेटी होती है मनी में कलाई, जो कि एक अगेन एक किताब का नाम है, जिसमें कि मनी में कलाई के बारे में ही बताया गया है, जो कि चतुरनार ने लिखी है। और फिर बाद में अपना जो कोवलन है वो फिर से कन्नगी के पास आ जाता है, और कन्नगी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो इसलिए कन्नगी को एज अ गॉडेस ऑफ चैस्टिटी या प्योरिटी भी पूजा जाता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं, ये चालुक्या वालुक्या देखते हैं। अब यहाँ से मेन हमारी चीज़ शुरू होती है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनके टाइम पे जो कम्युनिटी होती थी, जो चेरा चोला पांडे के टाइम पे, वहाँ पर हम रूलिंग क्लास को क्या बोलते थे? जो रूलिंग क्लास हुआ करता था, जो ऑर्डिनरी प्लोमैन हुआ करता था, उसको क्या बोलते थे? ठीक है। और जो रिच होते थे, रिच ट्रेडर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, प्लोमैन हो गया ऑर्डिनरी प्लो, एक होता है रिच लैंडलॉर्ड, रिच लैंडलॉर्ड, और जो होते थे लैंडलेस लेबरर्स या स्लेव्स, लैंडलेस लेबरर्स या स्लेव्स। तो अगर हम बात करेंगे रूलिंग क्लास की, तो इट वो वॉज अरासर, ठीक है। प्लॉमैन की अगर बात करेंगे तो उजावुर, ठीक है। रिच लैंडलॉर्ड की अगर बात करेंगे तो कौन होता था रिच लैंडलॉर्ड? तो ये मेनली होता था वेल्लालर। वेल्ला घूमता था, क्योंकि यार उसके पास ज़मीन है हाईवे किनारे की, तो क्यों काम करेगा वो, क्यों पढ़ेगा वो, क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा जब हाईवे किनारे की ज़मीन उसके पास? तो हाँ। स्लेव की अगर बात करेंगे तो जो स्लेव होता था, जाट जो लैंडलेस लेबरर होता था, उसको तो कदई सियार बोलते थे। कदई सियार हो रखा है। सियार जानते हो? हमारे यहाँ पे सियार एक जानवर का नाम है, गाँव में हमारे यहाँ सियार होता है, बकरी बकरी उठा ले जाता है वो। तुम लोग पता है कि नहीं पता? जल्दी बताओ। क्यों? तुम लोगों ने सुना है कदई ये सियार वियार की नहीं सुना है? सियार, कदई सियार या फिर आदि में ही बोलते हैं, ठीक है, आदि में। अच्छा, ये जो 3 चीफ है ना, चेरा चोला पांडा, इनको मूवेंदर के नाम से भी जानते हैं। मूवेंदर, मूवेंदर, 3 चीफ्स चेरा चोला पांडे को बोलते हैं मूवेंदर। ए मूवेंदर। चलो भाई, अब किसी कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आखिरी अध्याय में बढ़ें। बस ये देखना है मैं, चालुक्य पल्लव की लड़ाई और चोल खत्म। चालुक्य पल्लव की लड़ाई और चोल खत्म। मुविंदा विलन नहीं, मुविंदर है वो। मुविंदा विलन अलग है। मुविंदा विलन जो होते हैं वो रिच लैंड लॉर्ड को ही बोल देते हैं, ठीक है। रिच लैंड लॉर्ड को जैसे बोले ना वेल्लर, तो मुविंदा विलन भी बोल देते हैं उसको। मुविंदर, ये 3 चीफ्स को बोलते हैं, ठीक है। क्लियर और नॉट? क्यों भैया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जुकाम जो है हो रखा है एकदम। शुरू करें चालुक्य से? क्या भाई कमेंट वमेंट क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? जयकाल सियार, अच्छा अच्छा, जयकाल को ही बोलते हैं क्या? ओके ओके ओके, जयकाल को ही सियार बोलते हैं, ओके ठीक है।
आखिर कर कर के कितना टाइम कर दियो मास्टर साहब। मास्टर के पल्ले नहीं पड़े लगता तुम पहले, क्यों? लगता है नया है आज क्लास में। चलो भाई, तो अब आते हैं चालुक्य पे। ठीक है, वैसे तुम जा सकते हो क्योंकि अब बस 10 मिनट का ही बाकी है, तो तुम जाओगे भी नहीं। तो चालुक्य ही है, ठीक है। चालुक्य के बारे में पढ़ते हैं। ये चालुक्य है, ये पल्लव, इनकी बहुत लड़ाई चल रही थी एक दिन, ठीक है। तो जाने के लिए हम गए, लेकिन मानी थी, हमने कहा ले लड़ लो, तुम नहीं ले तुम लड़ी लो आज। तो वे लड़ने लगे। अब चालुक्य क्या ना, चालुक्य को हम 3 पार्ट, चालुक्य किसके फ्यूडेटरी थे? तो चालुक्य को फ्यूडेटरी माना जाता है कदम ऑफ बनवासी का, ठीक है। कदम ऑफ बनवासी, कदम डायनेस्टी थी, उनका फ्यूडेटरी माना जाता है। फाउंडर देखो, चालुक्य जो था ना 3 में, जैसे पहले जो चालुक्य है उनको चालुक्य ऑफ बादामी बोलते हैं, चालुक्य ऑफ बादामी। बादाम बहुत खाते थे क्या? नहीं, जगह पड़ती है बादामी कर्नाटक में, वहाँ पे थे। उसकी इनकी कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी इनकी वातापी, वातापी, ओके। फिर एक थे ईस्टर्न चालुक्य, मतलब एक तो ये चालुक्य देखे, एक ईस्टर्न चालुक्य थे, ईस्टर्न चालुक्य। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट वाज वेंगी, ठीक है। और एक थे लेटर चालुक्य, जिनको कि हम वेस्टर्न चालुक्य बोलते हैं, लेटर या वेस्टर्न बोल देते हैं, लेटर चालुक्य। इनकी कैपिटल थी कल्याणी, ठीक है। ये बाद में आते हैं। तो इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? फाउंडर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग जगह में, बट लेकिन जय सिम्हा जैसे ध्यान रखना, ठीक है। जय सिम्हा नाम याद रखना, फाउंडर माने जाते हैं। और अगर जय सिम्हा नहीं ऑप्शन में होगा तो पुलकेशिन 1 होगा, पुलकेशिन द प्रथम। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? ग्रेटेस्ट रूलर थे पुलकेशिन द 2। अब देखो समझना ध्यान से, इसका पूरा स्टोरी लिंक्ड है, चालुक्य का, पल्लव का, सब आपस में लिंक्ड है, ठीक है। और नींद के आगोश से निकल आओ अगर हो तो, क्योंकि आखिरी के 10-15 मिनट है, आराम से समझ लो। पुलकेशिन 2 जो थे ग्रेटेस्ट रूलर थे। अब था क्या कि पुलकेशिन 2 के जो चचा जी थे, पुलकेशिन 2 के चचा जी थे, ठीक है। तो उनका नाम था कीर्तिवर्मन 1। पुलकेशिन 1 के 2 बेटे थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। तो कीर्तिवर्मन 1 के बेटे थे पुलकेशिन 1, और तो पुलकेशिन 2 के चाचा कौन हुए? मंगलेश। मंगलेश उस समय पुलकेशिन 2 छोटे थे, मंगलेश रूल कर रहे थे। मंगलेश जब रूल करने लगे तो मंगलेश को उन्होंने मारा और यहाँ पर अपना मतलब जमाया अपना, और अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को ईस्ट में दे दिया अंपायर। तो इनके फाउंडर कौन हो गए? कुब्ज विष्णुवर्धन, ठीक है, विष्णुवर्धन जो इनके भाई थे, ठीक है। अब पुलकेशिन 2 ने अभी हमने देखा है, अब पुलकेशिन 2 में अभी हमने देखा है कि ही डिफीटेड हर्षा, देखा है अभी बैटल ऑफ नर्मदा। और पता है टाइटल क्या लिया इन्होंने? टाइटल लिया इन्होंने दक्षिण पतेश्वर। मैं हूँ दक्षिण का रूलर, मैं हूँ सूर्य द डॉन, ठीक है, दक्षिण पतेश्वर। और ये पता कहाँ से चलता है मैं? ये पता चलता है इनका जो आईहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आईहोल जगह पड़ती कर्नाटक में, तो आईहोल जो पिलर जो प्रशस्ति है, ठीक है, वहाँ से पता चलता है। जो किसने कंपोज किया था? इनके जो कोर्ट पोएट है रविकृति। समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट का नाम बताओ जल्दी से, समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट का नाम क्या था? प्लस ही ऑल्सो डिफीटेड पल्लव के रूलर महेंद्र वर्मन 1 को। महेंद्र वर्मन को भी डिफीट किया इन्होंने। और ये एकदम 7वें आसमान पे। लेकिन अब जिन लोगों के पास फैट मैन है उनका देखा है, अपने मीम बना हुआ है वो, ठीक है, कि पुलकेशिन 2 हंसते हैं, पुलकेशिन 2 हंसते हैं, पुलकेशिन 2 के रोने का टाइम आ गया। अब महेंद्र वर्मन 1 के जो बेटे हैं दैट इज़ क्या नाम है, नरसिम्हा वर्मन 1, वो इनको हराते हैं भाई, ठीक, ठीक है। तो ध्यान रखना, नरसिम्हा वर्मन 1 जो पल्लव रूलर थे, ही डिफीट्स पुलकेशिन द 2 एंड टाइटल लेते हैं ये क्या? वातापी कोंडा, दैट इज कॉन्करर ऑफ वातापी। अभी उन्होंने टाइटल लिया था दक्षिण पतेश्वर, इन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंडा, दैट इज हमने वातापी को कॉन्कर कर लिया, ठीक है। क्लियर कि नहीं हुआ? क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे, दैट इज़ कि कौन कौन से उन लोगों ने टेम्पल्स वगैरह बनवाए थे, ठीक है। तो जो इनका पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर है, सबसे पहले तो उन्होंने वेसर स्टाइल डेवलप करी।
वेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप किया। अब वेसर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है ये? तो एक्चुअल में मिक्स होता है ये। मिक्स किसका होता है ये मिक्स होता है नगर का, और ये मिक्स होता है द्रविड़ का। नगर और द्रविड़ का मिक्स होता है। ये नगर द्रविड़ क्या होता है? तो आओ समझा देते हैं तुमको टेम्पल आर्किटेक्चर पहले, उसके बाद आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दो तरह के होते हैं। एक तो होता है नॉर्थ इंडिया का, जो नॉर्थ इंडिया में तुमको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे वो अलग स्टाइल में होंगे, और जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स होंगे वो अलग स्टाइल में होंगे। जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होंगे उनको बोलते हैं नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो साउथ इंडिया को बोलते हैं उसको बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नगर और द्रविड़, नॉर्थ नगर, द्रविड़ साउथ होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब दोनों में अलग अलग तरह का फॉर्म एंड डिज़ाइन देखने को मिलेगा, वो हम देखेंगे। नहीं देख लेंगे आज, क्या हो गया। ये देखो, तो ये नगर है, ओके, ये नगर है, ये द्रविड़ है, ये वेसरा है। भाई नगर में क्या होता है ना, ध्यान समझना, नगर में ये जो मेन टेम्पल श्राइन होता है, ये मेन टेम्पल श्राइन है, जिसको देखते ही दूर से तुम हाथ जोड़ लेते हो, माथा एकदम गिरा देते हो, है ना, और तुरंत एकदम ले एकदम माथा छू रहे हैं, तुरंत डर का माहौल है। क्यों? पूरी तरीके से। भगवान में आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन डर के नहीं उतनी, ठीक है। डरता तो हर कोई है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा फिलोसफी अब नहीं झाड़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा टर्म भी हो जाए क्लास। शिखर होता है ये, ठीक है। और ये होता है विमान, यानी कि मेन टेम्पल श्राइन नगर टेम्पल आर्किटेक्चर में शिखर होता है और द्रविड़ में विमान होता है, ठीक है। यहाँ पे दैट इज़ ये तो हो गया कि क्या अलग है नगर और द्रविड़ में, ठीक है। क्या सिमिलर है? तो भगवान जहाँ रखे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं शिवलिंग, जहाँ भगवान रखे जाए उसको गर्भगृह बोलते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम। टेम्पल आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस आए हैं, जिन लोगों ने दिया उन लोगों ने बताया है कि इस पे क्वेश्चन आए टेम्पल आर्किटेक्चर पे, तो अच्छे समझ लेना। सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है, ये भी सैंक्टम यहाँ भी गर्भगृह होगा जहाँ चीफ ड्यूटी होंगे। ये मंडप होगा जो पिलर्ड हॉल होता है, ठीक है, जो पिलर्ड हॉल होता है वो मंडप होता है, जहाँ घंटे लगे तो घंटे बजाते हो जाते हो तुम, यहाँ भी मंडप है। अब और क्या अलग है जो नॉर्थ में नहीं है, द्रविड़ में है, वो है गोपुरम। क्या है? गोपुरम, ठीक है। गोपुरम होता है टॉल गेटवे, ठीक है। यहाँ पे तुमको मिलेंगे गोपुरम, जो कि होते हैं टॉल गेटवे, ठीक है। अभी दिखाएंगे तुम्हें, चिंता मत करो, ठीक है, असली वाला। और ये जो होते हैं पंचायतन शैली में बने हुए होते हैं। पंचायतन शैली क्या होता है? पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है? पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है कि भाई 5 इस तरह से होते हैं, जैसे ये मेन जिन भगवान का मंदिर होगा, ठीक है, वो देन यहाँ पे 4 भगवान होंगे, 4 कोनों में 4 भगवान होंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली। और एक चीज़ और कि यहाँ पे नंदी जो होते हैं, नंदी जी, वो नगर शैली में वो अंदर होते हैं और द्रविड़ में बाहर होते हैं, ठीक है। द्रविड़ में बाहर होंगे नंदी और यहाँ पर अंदर होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और होता है कि ये इलिप्टिकल प्लान पे बना होता है, जिसको गज पृष्ठ बोलते हैं। गज पृष्ठ मतलब गज यानी कि हाथी और उसकी पीठ, तो गज पृष्ठ, ठीक है। और ये जो द्रविड़ है इसको डेवलप किया था पल्लव ने, पल्लवास को क्रेडिट जाता है कि पल्लव ने इसको डेवलप किया है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जहाँ पर आप ये गर्भगृह के पास होता है, इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। गर्भगृह के पास में होता है ये चीज़ ध्यान रखना। और वेसरा किसने डेवलप किया? चालुक्य ने डेवलप किया, ये भी हमने देखा, ठीक है। क्लियर है ये टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसी से संबंधित है वेसरा। वेसरा आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये अब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने वाले चालुक्य के। तो चालुक्य जो है, चालुक्य वेसरा स्टाइल डेवलप किए थे और 2 जगह टेम्पल बनवाए थे। कहाँ पे? आईहोल में और पट्टाडक्कल में। तो हमें आईहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल पढ़ने हैं और हमें पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल पढ़ने हैं। कौन से? आईहोल पढ़ना है और पट्टाडक्कल पढ़ना है, ठीक है। ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है विरूपाक्षा टेम्पल। ये कौन सा है? ये पट्टाडक्कल टेम्पल्स में ही आता है, ठीक है। पट्टाडक्कल में ध्यान रखना आपके टोटल 10 मंदिर आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पट्टाडक्कल में 10 मंदिर आते हैं, टोटल 10, ठीक है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में थे। अब इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल आते हैं पट्टाडक्कल में, उनके नाम नोट कर लो। जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर आता है।
अब किसने बनवाया था पूछता है, तो पहली बात तो ये है ध्यान रखना, विरूपाक्ष मतलब भगवान शिव का अवतार माना जाता है विरूपाक्ष को। और विरूपाक्ष के 2 मंदिर हैं, एक तो पट्टाडकल में है कर्नाटक में, और एक है हम्पी कर्नाटक में। ये जो पट्टाडकल वाला है वो बनवाया था क्वीन लोक महादेवी ने, जब चालुक्य डायनेस्टी के एक रूलर थे, उनकी जब विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, विक्रमादित्य सेकंड नाम था इनके हस्बैंड का, तो उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए तो क्वीन लोक महादेवी ने ये टेम्पल बनवाया था, ठीक है, विरूपाक्ष। ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा गलगनाथ टेम्पल, ठीक है, गलगनाथ टेम्पल, पापानाथ टेम्पल, ठीक है, पापानाथ टेम्पल, और आपका संगमेश्वर टेम्पल, संगमेश्वर टेम्पल, ठीक है। जैसे ये आप जो देख पा रहे हो ये है आईहोल ग्रुप ऑफ टेम्पल का पार्ट है ये। जैसे मैंने आपको बताया 2 जगह टेम्पल इन्होंने बनवाए थे, एक तो पट्टाडकल में और एक आईहोल में। तो आईहोल में जैसे ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये आपका दुर्गा टेम्पल जो एप्साइडल प्लान पे बना हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आज से 1400 साल पहले बनवाया गया था लगभग। तो ये है आपका दुर्गा टेम्पल, ठीक है, ये है दुर्गा मंदिर। और इसी तरह यहीं पर आईहोल में आपको मिलेंगे रावण फाड़ी की केव्स, रावण फाड़ी की केव्स मिलेंगी, और लड़खान टेम्पल मिलेगा, ठीक है, लड़खान टेम्पल, ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। और चालुक्य हमारा डन है। चालुक्य के एक चीज़ ध्यान रखना, चालुक्य ऑफ बादामी को हरा के राष्ट्रकूट आए थे, जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। राष्ट्रकूट आए थे चालुक्यास को हरा के, और फिर राष्ट्रकूट को हरा के आए थे लेटर चालुक्य, लेटर बाद में जो आते हैं, जो इनकी कैपिटल क्या थी, कल्याणी थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं पल्लव पे, ठीक है, पल्लव भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पल्लव का रूल कब से कब तक था, तो रफली ये मान के चलना कि 570 एडी से लगभग स्टार्ट हुआ था इनका, और लगभग 895 एडी तक इनका टाइम पीरियड था। फाउंडर की अगर बात करेंगे तो इनके फाउंडर थे सिम्हा विष्णु, ठीक है, सिम्हा विष्णु इनके फाउंडर थे। कैपिटल इनकी थी कांचीपुरम, कांचीपुरम। और ग्रेटेस्ट रूलर किसको कंसिडर किया था, तो नरसिम्हा वन को हम बोल सकते हैं, जिन्होंने हराया किसको, पुलकेशिन टू को। और किस बैटल में हराया अगर पूछ लेगा, तो अगर पूछ लेगा तुमसे किस बैटल में हराया, तो क्या बोलोगे तुम, नहीं क्या बोलोगे तुम, किस मुंह से बोलोगे तुम, ये बताओ पहले तुम। तो ये जो है ध्यान रखना, पहली बात तो ये वाला लिख लो कि जो इनको हराए थे, मतलब पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन को हराया था किस बैटल में, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ पुल्लालूर। पुलकेशिन टू ने पुल्लालूर में हराया महेंद्र वर्मन को। और ये जो बैटल था ये इसको बोलते हैं बैटल ऑफ क्या था यार ये, एक तो मतलब ये ध्यान रखने, इनका टाइटल एक ममल्ला भी था, ममल्ला, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है अभी उसका। बैटल ऑफ वातापी, ठीक है, बैटल ऑफ वातापी, बैटल ऑफ वातापी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो पल्लव 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 तो पल्लव के ग्रेटेस्ट रूलर थे नरसिम्हवर्मन वन। और ये चीज़ ध्यान रखना, इनका टाइटल अभी मैंने बताया ममल्ला और वातापी कोंडा। अब इनके टेम्पल्स देखेंगे बिकॉज इन्होंने द्रविड़ शैली को डेवलप किया। ओके 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 ओके। तो टेम्पल्स इन्होंने बनवाए थे। सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने दैट इज़ जो ये हैं आपके नरसिम्हवर्मन, इन्होंने महाबलीपुरम जो पोर्ट सिटी है, महाबलीपुरम, ये एक पोर्ट सिटी है, इसको फाउंड किया था, ठीक है, फाउंडेड महाबलीपुरम, जो कि एक पोर्ट सिटी है, बंदरगाह है ये। ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये है ठीक है। तो 7 रथ टेम्पल है ये नरसिम्हा वर्मन वन ने बनाया था, ये ध्यान रखना। 7 रथ टेम्पल को, 7 रथ टेम्पल जो है नरसिम्हा वर्मन जो 2 हैं उन्होंने 2 टेम्पल बनवाए थे, ठीक है। कौन सा, एक तो ठीक है, एक तो जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का वो, ठीक है।
ये कोई टेम्पल नहीं है, इसमें दिखाया गया कि इस तरह से गंगा उतर रही हैं ऊपर से, ठीक है। इसको गंगाज डिसेंट बोलते हैं, ठीक है, गंगा डिसेंट। अर्जुनास पीनस बोलते हैं इसको। किस तरह से जो शिव जी हैं वो अपनी जो जटाएं हैं उनसे उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो वो दिखाया गया इसमें। और देन अगर बात करेंगे कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाश टेम्पल नहीं, कैलाश नाथर टेम्पल है ये। कैलाश टेम्पल अलग है जो भी देखेंगे, कैलाश नाथर टेम्पल है ये। इसको भी बनवाया था नरसिम्हा वर्मन टू ने, फर्स्ट ने नहीं। फर्स्ट वो थे जिन्होंने हराया था किसको, पुलकेशिन टू को, और उन्होंने 7th टेम्पल बनवाए थे बस। होयसाल डायनेस्टी पे आते हैं। होयसाल की कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल थी क्या, हालेबीडु। हालेबीडु कैपिटल थी इनकी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं होयसाल डायनेस्टी का रूल चल रहा था यहाँ पे। और कुछ हाँ हाँ, ठीक है। और हालेबीडु क्या थी इनकी कैपिटल थी, जिसको हम द्वार समुद्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, द्वार समुद्रम के नाम से जानते हैं। फाउंडर की अगर बात करेंगे तो नृपकामा टू थे, ठीक है। टेम्पल्स इनके ध्यान रखने हैं बिकॉज इन्होंने स्टार शेप्ड टेम्पल बनवाए थे। स्टार शेप्ड टेम्पल, जी हाँ, जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, चिन्ना केशव टेम्पल है। केशव किसको बोलते हैं, हे केशव, महाभारत में तुमने सुना होगा। केशव किसको बोला, कृष्ण जी। कृष्ण ही विष्णु, तो विष्णु जी का मंदिर है ये, ठीक है, चिन्ना केशव टेम्पल, ठीक है। विष्णु जी को डेडिकेटेड है, और एक भगवान शिव को भी डेडिकेटेड है जिसको बोलते हैं होयसालेश्वर मंदिर। इनके जो टेम्पल थे, होयसालेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये यूनेस्को की 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। 42nd यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई है। ये स्टार शेप्ड, देख रहे हो, स्टार शेप नहीं लग रहा है तुमको ये, अब पूरा तो ऊपर से तो देख नहीं पा रहे हैं, साइड मतलब सामने का भी है। तो स्टार शेप्ड टेम्पल बनवाने के लिए जाने जाते थे ये। कौन, होयसाल ऑफ हालेबीडु, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इम्पीरियल चोला, एक चलो राष्ट्रकूटा भी देख लेंगे बाद में। अब आते हैं अपनी सेकेंड लास्ट डायनेस्टी एंड दैट इज चोला। चोला सर अभी तो देखा था, हाँ देखा तो था, लेकिन उनको अर्ली चोला बोलते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अर्ली चोला। और ये जो हम देखने वाले हैं ये है इम्पीरियल चोला। इम्पीरियल चोला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हैं मेन चोला जिन्होंने मेन चोला डायनेस्टी को एक तरह से इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। फाउंडर कौन थे, विजयलया थे, ओके सर। पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल, मालप्रभा रिवर। मालप्रभा किसकी ट्रिब्यूटरी, जल्दी सभी लोग बताएंगे। बगलकोट जगह पड़ती है, वहाँ पर पड़ते हैं ये टेम्पल पट्टाडकल वाले, ठीक है, कर्नाटक में मालप्रभा रिवर के पास, ठीक है। विजयलय फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफीटेड मुत्तरय्यार। ये कौन थे, ये पल्लवास की फ्यूडेटरी हुआ करते थे मुत्तरय्यार, ठीक है। तो इनको हटा के, ठीक है, मुत्तरय्यार को हरा के विजयलया जो है यहाँ पर नींव रखते हैं। विजयलया जो है नींव रखते हैं चोला एम्पायर की, ठीक है, चोला डायनेस्टी की। कब रखते हैं तो ध्यान रखना, लगभग 850 AD की बात है ये, ठीक है। 850 से लेकर लगभग 1250 AD तक ये चलता है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस ये रफ टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। तो कैपिटल इनकी क्या थी, कैपिटल तो इन्होंने तंजौर में, इनको हराने के बाद गॉडेस निशुम्बा सुदनी के लिए टेम्पल बनाया था। इन मुत्तरय्यार को हराया, कावेरी डेल्टा पे कब्जा किया और गॉडेस निशुम्बा सुदनी के लिए टेम्पल बनाया। इनके बीच में आए थे पहले एक प्रंटिका वन, ठीक है, एक रूलर के बारे में पढ़ना है, प्रंटिका वन, ठीक है। प्रंटिका वन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही डिफीटेड पल्लव रूलर राजसिम्हा टू को हराया था बैटल ऑफ वेल्लोर में, ठीक। बैटल ऑफ वेल्लालल में कृष्णा 3 को हराया था, जो राष्ट्रकूट डायनेस्टिक रूलर थे उनको भी हराया था इन्होंने, कृष्णा 3 ने। कौन से, बैटल ऑफ वल्लालल, ठीक है, उसमें हराया था। तो 2 लोगों को हराया है प्रंटिका वन ने, राजसिम्हा 2 एंड कृष्णा दी 3rd, ओके। और क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दीजिए।
राजसिम्हा यार पल्लव नहीं, वो ये उसके होंगे, पांड्या के होंगे, पांड्या के, ठीक है, राजसिम्हा। देन आते हैं राजा राजा वन पे। तो राजा राजा वन का टाइम पीरियड ध्यान रखना, 985 AD से लेके लगभग 1480 तक, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड था, ठीक है, राजा राजा वन। तो राजा राजा वन के बारे में ऐसा ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ध्यान रखना इन्होंने मालदीव को कॉन्कर कर लिया था, कॉन्कर्ड मालदीव्स, और सीलोन दैट इज श्रीलंका पे कब्जा स्टार्ट किया था, कॉन्कर नहीं किया था, ठीक है, कब्जा स्टार्ट किया था, और चेरास को भी हराने का काम किया था, और पांड्यास को भी हराने का काम किया था इन्होंने, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब मेन आते हैं राजेंद्र द फर्स्ट। राजेंद्र द फर्स्ट ने क्या किया, सबसे पहले तो महिपाल को हराया, जाके पाल डायनेस्टी के रूलर को, ठीक है, महिपाल वन को, और टाइटल लिया गंगई कोंडा चोलापुरम की, वो चोला जिसने कोंडा दैट इज कॉन्कर कर लिया गंगा को, तो गंगई कोंडा चोला का टाइटल लिया और गंगई कोंडा चोलापुरम सिटी स्टैब्लिश करी। इनको हम इसीलिए नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, बिकॉज ये भी बैटल्स हारे नहीं। जैसे कि इन्होंने श्रीलंका पे पूरी तरह से कब्जा किया, ये ध्यान रखना है, प्लस ये जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है दैट इज मलय पेनिनसुला, जहाँ पर यहाँ पर रूल कर रही थी शैलेंद्र डायनेस्टी, इसका उस टाइम पे नाम था श्री विजयपुरम, जो आज नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल का, तो वो पहले ये नाम हुआ करता था श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम। जरा बताओ श्री विजयपुरम कौन से आइलैंड में, कल ही सब याद करवाया था, जल्दी बताओ श्री विजयपुरम किस आइलैंड में पड़ता है, जल्दी बताओ। तो श्री विजयपुरम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रूल कर रही थी शैलेंद्र डायनेस्टी, और ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी है इसको हराने का काम किया था किसने, राजेंद्र दी फर्स्ट ने, ठीक है। तो पूरी तरह से ये पार्ट को भी कॉन्कर किया था, क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। तो राजेंद्र फर्स्ट जो ध्यान रखना, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महमूद गजनवी ऑल्सो, ठीक है, ये गजनवी के कंटेम्प्रेरी भी थे, गजनवी के समकालीन, ठीक है। टाइम पीरियड इनका क्या था, तो 1014 में इनका ख़त्म हो गया, तो 1014 से लेके 1044 AD तक, ठीक है। अब इन लोगों ने टेम्पल्स बनवाए थे, लेकिन उससे पहले कुछ हम देख लेते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पहली बात तो ये था कि पूरा इनका जो प्रोविंस है दैट इज़ जो चोलास का प्रोविंस होता था उसको हम बोलते थे मंडलम, क्या बोलते थे, मंडलम बोला जाता था पूरे प्रोविंस को, मंडलम। और ये मंडलम फर्दर डिवाइडेड होती थी किसमें, वलनाडु में, ठीक है, वलनाडु में डिवाइडेड होती थी, यानी डिस्ट्रिक्ट होती थी, ये पूरी प्रोविंस है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एंड ये फर्दर डिवाइडेड होती थी विलेजेस में, जिसको हम नाडू बोलते हैं, नाडू, डू 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 डू, ठीक है। तो मंडलम डिवाइडेड इनटू वलनाडु, वलनाडु डिवाइडेड इनटू नाडु। उर सभा क्या होती थी, इट वाज द असेंबली ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन पीपल की असेंबली होती थी, एंड सभा होती थी लर्नड ब्राह्मण्स की, ठीक है, लर्नड लोगों की होती थी। यहाँ पर मतलब वोटिंग भी होती थी, वोटिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से, ठीक, किस तरह से पत्ती में नाम लिखे जाते थे, और वो भी वही लोग वोटिंग में हिस्सा ले सकते थे जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो फिर पत्ती में नाम लिखे जाते थे, फिर एक लड़के से ड्रॉ उस पत्ती को निकलवाया जाता था, इस तरह से लॉटरी सिस्टम टाइप, ठीक है। तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि कहाँ पर है, जो कि चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, कहाँ पर, तमिलनाडु में, वहाँ पर है उत्तरा मेरूर, ठीक है। कहाँ पर है, चिंगलेपुट, चिंगलेपुट कहाँ पर है, तमिलनाडु में, वहाँ से पता चलता है इसके बारे में। और सब समझ गए। इनके लैंड डोनेशंस काफ़ी फेमस हुआ करते थे, लैंड डोनेट करते थे ये, ठीक है, लैंड को डोनेट करते थे ये लोग, तो लैंड डोनेट करते थे जिसको हम देवदान, ब्रह्मदेय, शालभोग और पल्ली छंदम के नाम से जानते हैं। तो जो टेम्पल्स को लैंड डोनेट करते थे वो देवदान, ब्रह्मदेय क्या होती थी, जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करते थे, ब्राह्मणों को, शालभोग ऐसे जो स्कूल्स को लैंड डोनेट करते थे, और पल्ली छंदम जो जैन मंक्स को लैंड डोनेट करते थे, दैट वाज पल्ली छंदम। टैक्सेस लगाते थे दो मेन फॉर्म के, दैट इज़ वेट्टी एंड कदमाई। तो वेट्टी की अगर बात करेंगे तो वेट्टी वॉज अ फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में जो टैक्स लिया जाता था, बंधुआ मजदूरी। और कदमाई की अगर बात करेंगे तो ये ठीक है, वेट्टी तो फोर्स लेबर था, कदमाई आपका लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में टैक्स को लिया जाता था। अब इनका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो थोड़ा समझते हैं, बिकॉज वो है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो पूछता है। तो आखिरी स्लाइड पे आ चुके हैं हम लोग, एंड दैट इज़
अपना टैक्स ये टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। चलो, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को एकदम क्लास के अंत में आते आते? फीलिंग प्राउड फॉर मारियन आर्मी? क्लास के मैदान में कभी नहीं हारती। चलो भाई, तो ये जो है आपका जो दिख रहा है ये बृहदेश्वर मंदिर है। अच्छा सर, ये बृहदेश्वर मंदिर है, और ये भी बृहदेश्वर मंदिर है, क्या बात कर रहे हो? तो फिर अलग क्या है इसमें? ये बृहदेश्वर है कहाँ पे? तंजौर में। ये बृहदेश्वर है गंगई कोंडा चोलापुरम में। गंगई कोंडा चोलापुरम में। इसको बनवाया था राजा ने, ठीक है। राजा दी फर्स्ट ने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जो बृहदेश्वर तंजौर में है राजेश्वर टेम्पल, ठीक। और ये जो बनवाया था गंगई कोंडा चोलापुरम सिटी किसने स्टैब्लिश करी थी? राजेंद्र दी फर्स्ट ने। अब तुम देखो, अब तुम मुझे बताओ बेटा जल्दी से, जो लोग सो रहे थे उनकी अग्नि परीक्षा होगी, ये इसको क्या बोलते हैं? ये क्या रखा हुआ है? हैं ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बताओ बेटा। और ये दिख रहा है नंदी बाहर है टेम्पल के, साउथ इंडिया में बाहर ही होता है। तो ये क्या है? ये विमान, इसको शिखर बोल देते हैं। और ये बट ये कैपस्टोन रखा हुआ है, 90 टन वजनी है, ये 90 टन वजनी है। अब सोचो कैसे चढ़ाया हुआ है इसको यहाँ पे। ये गोपुरम है। और ध्यान रखिए एक चीज़ का और, साउथ इंडिया के टेम्पल्स में साइड में कहीं टैंक भी देखने को मिल जाता है, वाटर टैंक, ठीक है, पानी वानी भरा होता है वहाँ पे। बस राष्ट्रकूट और देख लें, फिर तुम्हारी भी कुटाई करके चलते हैं फिर। अब राष्ट्रकूट को हम देख क्यों रहे हैं? क्यों देख रहे हैं हम राष्ट्रकूट को? कुछ कारण है इसका। कारण ये है कि राष्ट्रकूट जो है एक दिन लड़ गया। किससे? गुर्जर, प्रतिहार और पाल से, इनसे लड़ गए राष्ट्रकूट लोग, ठीक है। तो फिर दिक्कत हो गई। अब राष्ट्रकूट की अगर बात करें तो इनके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे इनके दंतीदुर्ग। ये फ्यूडेटरी थे, सामंत थे किसके? चालुक्याज ऑफ बादामी के। जो चालुक्याज ऑफ बादामी थे उनके सामंत हुआ करते थे ये लोग, चालुक्याज ऑफ बादामी, ठीक है। इनके क्या थे? सामंत हुआ करते थे ये चालुक्याज ऑफ बादामी के। अब हुआ क्या, ये कब से कब थे? तो वही आप रफली मान लो 8 से लेके 10th सेंचुरी एडी के टाइम पे। अब ये सेंचुरी का खेल तुम्हें समझ में आना चाहिए। बोल रहा हूँ 10th सेंचुरी एडी, तो मतलब 900 से लेके 1000 एडी तक की बात हो रही है, ठीक है। तो दंतीदुर्ग फाउंडर थे जिन्होंने हिरण्यगर्भ करके एक सेरेमनी परफॉर्म करी थी, ठीक है, वूम ऑफ डियर, इस तरह से, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ ये एक सेरेमनी होती है जो परफॉर्म करी थी हिरण्यगर्भ, ठीक है, ये परफॉर्म किया था इन्होंने। ओके, देन इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी मान्यखेत। इनके बेटे थे, दैट इज दंतुदुर्ग के बेटे थे कृष्णदेव वन। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है। कृष्णवन ने इन्होंने एक टेम्पल बनवाया था, और उस टेम्पल को हम बोलते हैं कैलाश टेम्पल, ठीक है। ये है कैलाश टेम्पल, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? जो कि आपको देखने को मिलेगा एलोरा में। एलोरा। अब ये एलोरा क्या है? अब एलोरा पे मैं आता हूँ, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बना है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, हल्का सा, उतना भी डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में इसको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज राष्ट्रकूट ने इसको काम शुरू करवाया था। लेकिन पहले इस पर फोकस करते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी पे, ठीक है। तो ये एक रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल है, भगवान शिव जी पर आधारित ये मंदिर है। और बस कृष्णवन ने बनाया था, औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश करी थी, तो बेचारा तोड़ पाया नहीं था, ठीक है। ओके, कृष्णवन। देन कृष्णवन के बाद गोविंदा सेकंड आते हैं, ठीक है, ध्रुवा आते हैं, देन गोविंदा थर्ड आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गोविंदा द थर्ड, ठीक है। गोविंदा द थर्ड जो हैं ये डिफीट करते हैं, ही डिफीटेड नागभट्ट द सेकंड। नागभट्ट द सेकंड। अब ये कौन है? ये गुर्जर प्रतिहार के रूलर हैं। गुर्जर प्रतिहार के रूलर, हाँ जी। तो एक्चुअल में था क्या कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चला था 9th 10th सेंचुरी एडी के टाइम पे। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चला था। अब ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या? नाम से ही समझ में आ रहा, ट्राईपार्टाइट, 3 पार्टी हैं इसमें, तो त्रिपक्षीय युद्ध इसको बोलेंगे हम, ठीक है। ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या हो गया? त्रिपक्षीय युद्ध हो गया। अब त्रिपक्षीय है तो त्रिपक्षीय किसके टाइम पे, मतलब किसके बीच में हुआ? तो
तो ये 3 लोगों के बीच में हुआ। ये 3 लोग कौन थे? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। किस लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। तो इसीलिए इसको कन्नौज या कन्नक भुज स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। ये है कन्नौज और इसके लिए स्ट्रगल हुआ था। कब हुआ था? वही 8th 9th सेंचुरी एडी से स्टार्ट हुआ था और 10th सेंचुरी एडी तक चला था, 10th 11th सेंचुरी एडी तक। मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल हुआ है, कुछ स्ट्रगल चलता ही रहा था, चलता ही रहा था। कोई डिसाइसिव नहीं हुआ इसमें, ध्यान रखना कि नहीं ये जीत गए। कभी कोई जीत रहा है तो कभी कोई जीत रहा है। जैसे गोविंदा थर्ड ने डिफीट कर दिया किसको? गुर्जर प्रतिहार वाले को। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इनके टाइटल भी इन्होंने ले रखे थे, मतलब बाद में इनको दिए गए थे, जैसे कि प्रभुत्व वर्षा, क्योंकि इनका प्रभुत्व तो काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, जगतुंगा, जगत के राजा हैं ये, पूरे जगतुंगा हैं ये। ठीक है, तो इनके बाद आते हैं अमोघ व शुवन, इनके बाद आते हैं देन कृष्णादि थर्ड आएंगे। ठीक है, इंद्रादि थर्ड आएंगे, बस ध्यान रखना। इंद्र जो थर्ड है, इंद्र थर्ड के बारे में ध्यान रखना, वो महिपाल को हराते हैं। इंद्र थर्ड जो राजकूट रूलर थे, महिपाल को हराते हैं। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे महिपाल, उनको हराते हैं। अच्छा ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि राष्ट्रकूट किसके फॉर्डेटरी थे? चालुक्याज ऑफ बादामी। इन्हीं राष्ट्रकूट को, चालुक्याज ऑफ बादामी एक कीर्तिवर्मन करके रूलर थे। कौन थे? कीर्तिवर्मन। उनको हरा के दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट की नींव रखी। अब राष्ट्रकूट को हटा के ही लेटर चालुक्य आते हैं, जिनकी कैपिटल क्या थी? कल्याणी थी। लेटर चालुक्य किनको हरा के आते हैं? वो इन्हीं को हरा के आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ट्राईपार्टाइट भी समझ गए? खत्म हो गया। अब पाल डायनेस्टी के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं लेक्चर को। तो पाल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तो फाउंडर कौन था इनका? फाउंडर थे गोपाल। ठीक है, फाउंडर थे इनके गोपाल। गोपाल ने ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी, जैसे देखा था कुमारगुप्त ने कौन सी बनाई थी? नालंदा की, उसी तरह ओदांतपुरी। ठीक है, ओदांतपुरी इन्होंने बनाई थी। इनके बेटे थे धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल इनके बेटे का नाम था। और इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी विक्रमशिला। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो इन्होंने ही बनाई थी, दैट इज़ धर्मपाल ने। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो किया था और बुद्धिज़्म में जो महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है ना, वो इन्होंने अडॉप्ट किया था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा बस। तो गोपाल, धर्मपाल आए हैं, और धर्मपाल के वजह से देवपाल, बात करें देवपाल, महिपाल, ये सब आए। ठीक है, और जो महिपाल मैं पीछे बता रहा था इंद्र थर्ड ने हराया था, वो गुर्जर प्रतिहार के थे वो। ठीक है, क्लियर? ओके, गुर्जर प्रतिहार में बस एक ही चीज़ याद रखना, नागभट्ट फाउंडर थे बस। ठीक है, नागभट्ट 1 ये फाउंडर थे किसके? गुर्जर प्रतिहार के। ठीक है, फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार, बस ये ध्यान रखना इनके रिगार्डिंग, और तो कुछ नहीं। और एक इनके रूलर थे मिहिर भोज, जो इनके ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किए जाते हैं। क्या? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज। एक सेकेंड, हेलो, ओके ठीक है। तो मिहिर भोज इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे। ओके, बस मैं लास्ट एक थोड़ा सा 2-3 मिनट दो, मैं अजंता एलोरा के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखवाना चाहता हूँ। गुर्जर प्रतिहार भी समझिए हो। ठीक है,
अब अलग से यहाँ पे मैं नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अजंता एलोरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अजंता एलोरा दोनों आपकी पड़ेंगी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अजंता में टोटल जो नंबर ऑफ केव्स हैं 29 है, जिसमें कुछ चैत्य और कुछ विहार हैं। चैत्य मतलब जहाँ लोग रहते हैं, मतलब बुद्धिस्ट मेनली तो, और जहाँ सॉरी वर्शिप करते हैं, और विहार जहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनको बिल्ड किया गया था सबसे पहले वकाटकों के द्वारा, ठीक है। वकाटक्स ने बिल्ड किया था किसके लिए, ये बिल्ड किया था मेनली जो बुद्धिस्ट थे उनके लिए इसको वो किया गया था, ठीक है। यहाँ पर मेनली फ्रेस्को पेंटिंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। फ्रेस्को पेंटिंग का यूज़ किया गया मेनली, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में आया था, ठीक है। 1983 में यूनेस्को में आया था, और इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म के बारे में ही है इसमें, ठीक है। बुद्धिस्ट केव्स ही हैं, सारी बुद्धिस्ट हैं। एलोरा पे आते हैं, ठीक है। एलोरा पे, तो एलोरा में अगर बात करेंगे 34 केव्स हैं, ठीक है। 34 केव्स हैं, जिसमें कि आपको ब्राह्मण्स की भी मिलेंगी, ब्राह्मण्स की, देन कुछ बुद्धिस्ट की भी मिलेंगी, एंड कुछ जैन की भी मिलेंगी आपको इसमें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनको किसने बनाने का काम किया था, तो मेनली तो राष्ट्रकूट ने शुरू किया था, ठीक है। मतलब इसमें सबसे पहले तो यार देखो ध्यान रखना, सातवाहन डायनेस्टी का भी रोल था इसमें, ठीक है। किसका, सातवाहन डायनेस्टी, देन राष्ट्रकूट, ठीक है। राष्ट्रकूट ने मेन इसको जो है बनाने का काम किया था। जैसे मैंने बताया कृष्णा द फर्स्ट ने कैलाश टेम्पल, कैलाशनाथ तो तमिलनाडु में जो मैंने बताया वो नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनाया, ये कैलाश टेम्पल है, ठीक है। ये भी 1983 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ था, और जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलेगा, सॉरी कैलाश अगेन, ठीक है। कहीं कहीं कैलाशनाथ भी लिखते हैं इसको, लेकिन वो कैलाश नाथर है। कौन सा, तमिलनाडु नाथर है वो, ये नाथ होगा, ये वो नाथर है, ठीक है। ये केव नंबर 16 में है, ठीक है। दोनों ही कहाँ पर हैं, दोनों ही आई थिंक लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, महाराष्ट्र में ही है। जो पहले औरंगाबाद होता था अभी संभाजी नगर है। ऑलराइट, ख़त्म हो गया लेक्चर, थैंक यू। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। एंशियन में 4 आवर कर दी, तो मॉडर्न में तो पार्टी नाइट पार्टी नाइट नहीं भाई, उसमें एंशियन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे ना, और मेडिवल से भी पूछे, लेकिन मेडिवल बड़ी नहीं है। मेडिवल में सिर्फ दिल्ली सल्तनत है, मुगल सल्तनत है, ख़त्म। तो कल नहीं करेंगे, कल पहले लेवल 2 ख़त्म करेंगे अपन, लेवल 2 वाले, फिर परसों करेंगे 16 अगस्त को, 16 को वो करेंगे, फिर 17 को मॉडर्न करेंगे, ठीक है। 17 को मॉडर्न करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, और लेवल 2 ही करेंगे। फिर साइंस का नहीं करेंगे, साइंस के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वही देखने हैं आपको, फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। उतने ही टाइम में मैं आपको लेवल 2 की प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। पीटीएस कराने का मन में है सर आपके, हाँ जी कार्तिक जी, वो आप लोग बताओ, मन है। अभी मैं वीडियो डालूंगा एक, ठीक है। आप लोगों का कुछ जो इश्यूज़ आ रहे थे उसको लेके, उसमें मैं पूछूंगा, तो उस वीडियो में बताइएगा, ठीक है। ओके, यस। SSCN वो पहले पूछता था टीसीएस कि भाई, जैसे कृष्णा थर्ड ने प्रंटका को हराया था। प्रंटका भी हमने देखा था, प्रंटका कौन है, प्रंटका 1 वो चोला डायनेस्टी के रूलर थे। कृष्णा 2 को तो उन्होंने हराया था प्रंटका ने, बट कृष्णा 3 ने उनको हराया, और रामेश्वर में विक्ट्री प्लेयर बनवाया था उन्होंने, बिल्कुल। 23 को है एफकैट, कुछ बता दीजिए। चिरकुट, देखो चिरकुट कितना अच्छा लड़का है, अभी तक शांति से बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, अब वो पूछ रहा है बी लाइक चिरकुट। चिरकुट 23 को है एफकैट, कुछ बता दीजिए। 23 को, अच्छा 23 को है, 23 को है, तो क्या बताते हैं, बस आसान पेपर आता है भाई उसका, बस करंट अफेयर में थोड़ा सा उसको लिंक करना होता है अपने को, ठीक है। करंट अफेयर से स्टैटिक को लिंक करना होता है, बाकी तो उड़ा दोगे यार, एकदम हल्का पेपर आता है एफकैट का। एफकैट तो एकदम थोक के भाव में क्लियर करते हैं लोग एकदम, वैसे भी मैसेज आते हैं ना जब क्लियर करते हैं। ऐप क्रैश हो गया, अच्छा।
लगता है पेपर में आपकी आवाज़ ही गूंजेगी। अच्छा, कल नेशनल हॉलीडे। अच्छा, कल नेशनल हॉलीडे है क्या? 7 घंटे पढ़ाने के बाद आज सर को तो कुछ फील ही नहीं हुआ। हाँ, बात तो ये भी है। सर आंखें दर्द करती हैं, क्या करें? आंखें मुंह मतलब ठंडे मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे मारो ठंडे पानी से। थोड़ा दूर देख लिया करो। एक रूल होता है 20 मिनट बाद 20 फीट दूर देखना होता है, ठीक है? तो मैं तो उस रूल को फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, कॉन्टिन्यूस देखना होता है, सोचना होता है, बोलना होता है, लिखना होता है। तुम तो ठीक है, और वो भी एक पोजीशन पे सारी चीज़ें करनी होती है। तुम टहल भी सकते हो, थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, गर्दन घुमा सकते हो, थोड़ा दूर देख के वीडियो को पॉज करके थोड़ा दूर देख सकते हो, ठीक है? आइज़ को ब्लिंक कर सकते हो। कल लड्डू वड्डू कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा क्लास में? सर हल्दीराम का लड्डू कल। तो चाणक्य में इंडियन स्टडी को 7 पार्ट में डिवाइड किया था, उनके नाम बता दो। चाणक्य ने नहीं किया था, मेगास्थनीज की इंडिका में था, और वो मैंने लिखवा दिया था। PCS2 काउंसिलर लिखा तो दिया था भाई, कहाँ सो रहे थे? हाँ, थोड़ी सी बोरिंग तो होती है, हल्की सी एंशियंट हिस्ट्री। चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। ये PPT की PDF मिल जाएगी परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से करो डाउनलोड। और लेवल 2 के लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? कल करवाएंगे सारे लेवल 2 के, ध्यान रखना। हाँ, तो लगा के एकदम तैयार रहना कल, ठीक है? कल ये PDF मिल जाएगी। और बाकी टेस्ट अपलोड हो चुका है परमार अकेडमी ऐप पे। जो ज्योग्राफी का बम शॉट था उसके टेस्ट अपलोड हो चुका है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, फ्री में है सब कुछ सब कुछ, ठीक है? जाके लगाओ उसको। और ऐसे ही अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री का चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।